माननीय मंत्रीगण आप लोग बैठ जाइए। मंत्री जी लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार के मंत्री लोग और सत्ता पक्ष के लोग रिक्शा से चल रहे हैं। देश में अराजकता की स्थिति ये लोग पैदा करना चाहते हैं। न पेट्रोल की कमी है, कोई एलपीजी की कमी है, क्या नौटंकी है। ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अब इन लोगों को तो पैदल आना चाहिए, इन लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश की। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं अपोजिशन वाले, और आज से नहीं लगातार ये लोग यही काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे चलेगा? बोलिए प्रदीप जी। ये लोग अपना काम नहीं अध्यक्ष महोदय, दूसरों के ऊपर यह जो गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, ये भारत सरकार के गलत विदेश नीति, गलत कुप्रबंधन का परिणाम है। और प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है। अखबार लिख रहा है कि मंदिरों के भोग बंद हैं। बाबू माननीय मंत्रीगण आप लोग बैठ जाइए। मंत्री जी लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण माननीय सदस्यगण अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार के मंत्री लोग और सत्ता पक्ष के लोग रिक्शा से चल रहे हैं। देश में अराजकता की स्थिति ये लोग पैदा करना चाहते हैं। न पेट्रोल की कमी है, कोई एलपीजी की कमी है, क्या नौटंकी है। ये तो नौटंकी कर रहे हैं।
अब इन लोगों को तो पैदल आना चाहिए, इन लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। माननीय अगर प्रदीप ये जी, लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य है इस देश की। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं अपोजिशन वाले, और आज से नहीं लगातार ये लोग यही काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे चलेगा? बोलिए प्रदीप जी। ये लोग अपना काम नहीं अध्यक्ष करते, महोदय, दूसरों के ऊपर यह जो दोष गैस डालते की हैं। किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की किल्लत है, ये भारत सरकार के गलत विदेश नीति, गलत कुप्रबंधन का परिणाम है। और प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है। अखबार लिख रहा है कि मंदिरों के भोग बंद हैं। बाबूलाल जी, हिम्मत है तो बताइए अपने आला को जाकर के। आज लिख रहा है अखबार कि स्कूलों के मध्याह्न भोजन बंद है। अखबार लिख रहा है कि जो आपके बिजली के चूल्हे थे अध्यक्ष महोदय, महीने में 1 लाख बिकता था, आज एक दिन में 1 लाख बिक रहा है। ये गैस का किल्लत इन्हें नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, ये सारा चीज समेट करके ये प्रधानमंत्री को बनाए। इनके प्रधानमंत्री अपने बचने के लिए, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेका है, जिसका परिणाम है ये गैस का किल्लत, ये पेट्रोल डीजल का किल्लत। अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा भी शर्म है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आला को जाके बताएं कि झारखंड में गैस का हाहाकार है, डीजल पेट्रोल का हाहाकार है, ये बताएं जाके। माननीय सरजू बाबू कुछ बोल रहे हैं? हाउस ऑर्डर में नहीं है सरजू बाबू। सरजू बाबू, हाउस ऑर्डर में नहीं आए। सवाल उठाया जा रहा है। झारखंड की सरकार कहती है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है। झारखंड की सरकार ने नंबर दिया है कि इस नंबर पर फोन करिए गैस मिलेगी। उस नंबर पर फोन करने पर गैस मिलती है। सब जगह पेट्रोल मिल रहा है, सब जगह डीजल मिल रहा है, और आवश्यक ये लोग बात कर रहे हैं महोदय। और ये चाहते हैं कि उपद्रव हो अपने ही राज्य में, अपनी ही सरकार उपद्रव कराना चाहे, अपनी ही सरकार चाहे कि हम माननीय सदस्य, कुछ नहीं मिल रहा है। ये बताएं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सब कुछ मिल रहा है, कहीं किसी चीज की बाजार में कोई कमी नहीं है महोदय, सब उपलब्ध है। आज ही गैस के लिए हमने लगाया है लाइन और कहा कि शाम को माननीय गैस आ जाएगी। सदस्य, इसको हम लोग यही छोड़ते हैं, ठीक रहेगा। अब आगे के काम करते हैं। जो भी विषय आप लोगों को सदन के अंदर उठाना था, आप लोगों ने पक्ष और विपक्ष सारा विषय को उठाया, जो प्रोसीडिंग में भी इस विषय आ गया। अब हम लोग आगे की काम करते हैं। बैठिए। सब लोग बैठ रहे हैं, सब माननीय सदस्य लोग बैठे हुए हैं। आप आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह चिंता जब झारखंड विधानसभा चल रहा हो, यह जो महंगाई की चिंता, यह जो डीजल की कमी, पेट्रोल की कमी और गैस की किल्लत की कमी, एक संदेश विधानसभा से देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, ताकि सोई भी सरकार जगे, उसकी निद्रा टूटे, वरना वो इस्तीफा दे और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कहानी यहाँ नहीं प्रारंभ होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से मैसेज जाना चाहिए, लेकिन इनके नेता जब पार्लियामेंट में लगा कि भाई इस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा और कहीं करने लग गए और कल हंगामा हुआ, तो इनके नेता तो पार्लियामेंट में चर्चा करने को ही तैयार नहीं होते हैं कि इस देश के संकट को लेकर के, और यहाँ ये लोग अखबार लहरा रहे हैं। आप तो जानबूझकर के यहाँ क्रिएट करवा रही है सरकार, या कांग्रेस पार्टी अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई मतलब नहीं है यहाँ से उसका, जब इनके नेता पार्लियामेंट में चर्चा में भाग नहीं लेते, वहां से शामिल नहीं होते, वहां भागते, और यहाँ इनके नेता हल्ला कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा इसमें से। आप बैठिए माननीय सदस्य, अब आगे बढ़िए। हो गया। राजेश कच्छप जी, अपना प्रश्न पूछिए। राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न है महोदय, उसमें जवाब आया है महोदय।
जवाब आया है जो मैंने खंड 1 में जो सवाल पूछा है महोदय कि क्या यह बात सही है कि राज्य के अंचलों में ऑटो जनरेटेड म्यूटेशन को निष्पादित किया जा रहा है, स्वीकारात्मक है महोदय। फिर दूसरा खंड में मैंने सवाल किया तो उसमें जवाब आता है महोदय कि भूमि के निबंधन के पश्चात दाखिल खारिज हेतु क्रेता रैयत को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन देना ना पड़े, इसके लिए दिनांक 1 दिसंबर 2022 से सोमोटो म्यूटेशन प्रक्रिया को पूरे राज्य में लागू किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निबंधन पोर्टल से निबंधित सेल डीड पर दाखिल खारिज हेतु झार भूमि पोर्टल अंतर्गत अंचलाधिकारी के लॉगिन में प्रेषित होता है महोदय। देखिए जवाब आया है महोदय। केवल मैं सरकार से इतना जानना चाहता हूं महोदय कि जब से आपका ये ऑनलाइन म्यूटेशन का जो प्रावधान आया है महोदय 2022 से, तो उससे पहले के जितने भी डीडधारी हैं या NGDRS के तहत जो पहले के डीड है जिन्होंने किसी कारण से भूमि का दाखिल खारिज ना कराया हो महोदय, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि इस पोर्टल में एक समय सीमा तय किया गया है और उससे बिफोर का जो है उसमें कहीं भी इस पोर्टल में जवाब नहीं है महोदय। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेश कच्छप जी माननीय सदस्य इन बातों को उद्धृत कर रहे हैं कि ऑटो जनरेट म्यूटेशन सिस्टम लागू होने पर पुराने जो भूस्वामीधारी हैं उनका जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनके संबंध में उनको अभिलेख देने की क्या प्रक्रिया है, ये जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये सोमोटो सिस्टम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि रजिस्ट्री में लोग डीड बदल करके कोमा दे करके या कुछ थोड़ा सा उसको डिफरेंस बना करके फिर से ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, जिस कारण से जो है ना एक्सेप्ट हो जाता है। और उस कारण से ये जो म्यूटेशन का सिस्टम है बहुत पेंडेंसी उसकी बहुत लंबी सूची चली जाती है। तो इस कारण से जब भी रजिस्ट्री होगा तो रजिस्ट्री ऑफिस से वो पोर्टल सीओ के पोर्टल पे वो दिख जाना चाहिए कि इस नंबर का ये खाता नंबर प्लॉट नंबर का ये भूस्वामी का क्रय विक्रय का जो डीड है वो माना रजिस्ट्री हुआ, ये सीधी सीओ को चला जाता है ताकि उसको छेड़छाड़ करके दूसरे तरीके से फिर से अप्लाई करने का सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाए, पेंडेंसी कम हो और पारदर्शिता रहे। यही कारण से ये ऑटो म्यूटेशन सोमोटो सिस्टम। मान्य सर। अध्यक्ष महोदय, दूसरा कोई पूरक है? अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दे रही है महोदय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप 2022 के बाद जो हुआ है कि ऑटो जनरेट म्यूटेशन को आप निष्पादित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 2022 से पूर्व में जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया किसी कारण से, बीमारी की वजह से या किसी कारण से, अज्ञानता की वजह से, जिन्होंने अपना दाखिल खारिज नहीं कराया, उसके लिए क्या व्यवस्था है? और आप जो कह रहे हैं कि अंचल में ऑनलाइन दिखेगा, एक चीज है उससे पहले ऑनलाइन से पूर्व का जो डीड है वो तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा था, वो तो मैनुअल था। तो वैसे जो है जो पीड़ित हैं उनके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है, उसको मैं जानना चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री। दोस्तों, क्या आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास नहीं होगा। ये आपके पास कब आएगा? 5 साल बाद। लेकिन मेरे लाखों स्टूडेंट इस ऑप्शन को यूज करके घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। तो मैं को पायलट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ये ऐसा AI टूल है जिसे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, कहां पर? MS ऑफिस टूल्स के अंदर, तो चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आप चुटकी में PPT बनाओगे। सिर्फ कमांड देना है, एक लाइन लिखना है, 10 से 15 स्लाइड रेडी हो जाएगा। वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कमांड देना है, ये खुद ब खुद किसी भी टॉपिक पे ड्राफ्ट रेडी कर देगा, उसकी समरी रिपोर्ट रेडी कर देगा।
इवन एक्सेल के अंदर पिवट टेबल बनाना हो ये बना के दे देगा। और एक दो नहीं, 1 मिनट के अंदर 34 रिपोर्ट्स बनाना हो ये आपको मिनटों में वो रिपोर्ट्स बना के देगा। मेरे लाखों स्टूडेंट इस टूल का यूज करके अपनी जिंदगी आसान कर रहे हैं, अपनी सैलरी में ग्रोथ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रीलांसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, यहाँ के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, डॉलर्स में, पाउंड्स में इनकी अर्निंग हो रही है। अगर सच में ग्रोथ चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे 3 आवर्स के इस वर्कशॉप के अंदर, जिसका नाम है MS ऑफिस टूल्स यूजिंग ChatGPT इन AI। इसके अंदर मैं आपको एक्सेल के बेसिक से लेके एडवांस फॉर्मूला सिखाऊंगा, लाइव आपको PPT बनाकर बताऊंगा कि कोपायलट और ऐसे बहुत सारे AI टूल कैसे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको रेडी भी करूंगा। आप कहोगे सर आपका कहना बिल्कुल सही है, आप हो कौन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर 16 साल से इंडस्ट्री को ट्रेन कर रहा हूं। 1, 2, 3 नहीं, 5 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को अब तक ट्रेन कर चुका हूं और 300 से भी ज्यादा कंपनीज को मैंने ट्रेन किया है। ये सारी कंपनीज आज मुझे AI टूल्स की ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं और उनके एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉइज इस टूल को सीख रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है और बाकी सभी को कंपनियां निकाल रही हैं जॉब से। नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब बनी जाए और आप एक सक्सेसफुल करियर चाहते हो, इस वर्कशॉप को अभी क्लिक करो नीचे दिए गए साइन अप बटन पे। आप सोच रहे होगे कि सर मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ लेकिन फीस बहुत तगड़ी होगी, सर बहुत ज्यादा फीस होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, पूरे भारत को एकदम मिनिमम अमाउंट पे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। 199 रुपीज में एक पूरा 3 घंटे का वर्कशॉप आपके लिए लेकर आया हूँ। जल्दी से क्लिक करो, क्योंकि फीस कम है तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सीट फुल हो जाती है। तो आप क्लिक करो और सिर्फ 199 में पूरा वर्कशॉप आपका सर्टिफिकेट में मिलेगा। सोचो आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें AI एंड ChatGPT, आपका HR खुश, आपका बॉस खुश, कंपनी ने आपको प्रमोशन, प्लस इस टूल का यूज करके आप अपने लाइफ को भी ग्रो कर पाओगे। और अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपको 15,000 की फ्री बोनसेस भी मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? सीट फुल हो जाए उससे पहले अभी क्लिक कर लो, अदरवाइज ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो दोस्तों, मैं राज सिंह आपका वेट करूंगा, आपका इंतजार करूंगा वर्कशॉप के अंदर। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो। इंडिया के किसी भी कोने पे या वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आराम से बैठकर आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हो, क्योंकि आयरा स्किल भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म आपके डोर स्टेप पे, आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप तक एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम लेकर आ रहा है जिसको मास्टर कर सकते हो आप इस प्रोग्राम में एनरोलमेंट करके। दोस्तों, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्मूलाज को सीखते हो, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाते हो, वीलुकअप जैसे फॉर्मूलाज को सीखते हो, इतना ही नहीं, पिवट टेबल जैसी टेक्निक को सीखकर ऐसे कुछ वैल्यूएबल रिपोर्ट्स अगर आप बना देते हो तो कंपनी आपको ऐसे काम देगी कि जो आप घर बैठे कर सकते हो। अपवर्क से लेके, फ्रीलांसर से लेके, लिंक्डइन से लेके, naukri.com पे भर भर के जॉब्स हैं वर्क फ्रॉम होम के, इवन द फ्रीलांसिंग के। किस टेक्नोलॉजी पे? एक ही टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको मास्टर कर सकता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं। पिछले 17 सालों से मैं इंडस्ट्री को ट्रेन करते आ रहा हूं। अब तक 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूं और 300 से ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज के एम्प्लॉइज को मैं ट्रेन कर चुका हूं। मेरे हजारों स्टूडेंट्स, आज मैं उनको बोलता हूं कि आप फ्रीलांसिंग करो, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, क्योंकि एक इनकम से ना कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपके पास सैटरडे संडे टाइम है या आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जो कि वर्क फ्रॉम होम चाहता है, उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रहा है बिकॉज आपके शहर में आसपास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो MS एक्सेल एकमात्र ऐसा टूल है जिसे सीख कर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। इन सारी चीजों के लिए जितना भी मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ मैं एक 3 घंटे का पावरफुल वर्कशॉप लेकर आया हूं। इस वर्कशॉप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर आप बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्मूलाज को सीखना, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बनाना, पिवट टेबल, फॉर्मूलाज लगाना, वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप उस प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करो, क्योंकि अगर आपने अभी क्लिक किया तो ऐसा एक धमाकेदार ऑफर दे रहा हूं जो आपको आज से पहले कभी नहीं मिला होगा। ये पूरे प्रोग्राम की फीस 199 रुपीज में आपको मिल जाएगी। तो 199 रुपीज पे करके पूरा 3 घंटे का वर्कशॉप आपका, प्लस कुछ और बोनसेस मैं आपको दूंगा। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ सीखोगे, मैं आपको प्रैक्टिस फाइल दूंगा, आप डाउनलोड करोगे, मेरे साथ लाइव वर्कशॉप एकदम हैंड्स ऑन सीखोगे। दोस्तों, तो इंतजार किस बात का है? यही सपोर्ट और कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी का तो आप इंतजार कर रहे थे और आज ये वीडियो आपके सामने है।
तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और मैं राज सिंह आपको मिलता हूं वर्कशॉप के अंदर। देखिए, इसमें जो किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं करा सके वो तो फिर से आवेदन दे सकते हैं। उसका तो जांच होता है कि उसका भू रिकॉर्ड, पुरानी जो उसका अभिलेख है वो सही है अथवा नहीं। मान लीजिए उस दरमियान किसी से खरीद बिक्री कर लिया गया, नहीं किया गया, उसका नामांतरण बात किसी के नाम से हुआ है नहीं, वो तो भू अभिलेख से भी पता चलता है अध्यक्ष महोदय। और उसमें यह मान लिए कि अंचल कार्यालय के द्वारा, सीओ के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया मान लिए, तो उसका टाइम पीरियड रहता है कि एलआरडीसी की यहाँ भी जो है ना अपील में हो जा सकता है। वो सिस्टम बना हुआ। मान लीजिए सीओ के माध्यम से गलतियां की गई या किसी कारण से, अनियमितता के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो एलआरडीसी के कोर्ट में भी उसको अपील करने का पूरा राइट है और वो अपना अभिलेख दिखा करके वो जो गलत पाया गया, रिजेक्शन हुआ है, उसको सुधार करवा सकता है। इसलिए जो पुराने रिकॉर्ड है, ऑनलाइन चालू होने से पुराने रिकॉर्ड की मान्यता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारे गड़बड़ियां हैं, उसको धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सदन के माध्यम से कि पूरे ये भू रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन करने के लिए और इन सारी चीजों को नियमानुसार सुधार करने के लिए हम लोग ने इसको स्वीकृति दी है, ताकि 10-15 साल में ये रिकॉर्ड्स को सही रूप से हम लोग संधारित कर पाएंगे और किसी तरह की दिक्कतें नहीं आ पाएगी। अभी इस राज्य में ऐसा कोई काम शुरू नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, पहली बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस विभाग के तरफ से। इसलिए विसंगतियां और अनियमितता है, इसको हम स्वीकार करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन प्रयास जारी है और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए राजेश जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि ये प्रयास आपका गलत है? मैं तो कह रहा हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि क्या प्रावधान है कि जिसका ऑनलाइन से पूर्व का है, जिन्होंने नहीं कराया, उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? और रही बात आप जो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं कि सीओ के पास में, एलआरडीसी के पास में अपना वो अपील कैसे करेगा? आप तो लॉगिन में जगह ही नहीं दिए हैं, वो कैसे करेगा? उसके लिए जगह तो चाहिए ना। क्या मैनुअल करेगा या फिर उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्या कराना पड़ेगा? और रही बात सीओ और एलआरडीसी की, अरे हमारे लोग सीओ के पास नहीं घुस पाते हैं महोदय, जो सच्चाई है स्वीकार करना पड़ेगा। एलआरडीसी जिला में बैठते हैं, एलआरडीसी मिलेंगे किसी से? आप यकीन नहीं करिएगा, एलआरडीसी जो जिला के पदाधिकारी होते हैं महोदय, इसमें कहीं सारे लोग इस चीज को जानते थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो महोदय, कि आज माननीय सदस्यों के द्वारा भी जिला के पदाधिकारियों को जब फोन किया जाए तो उसमें क्या क्विक एक्शन है? मैंने खुद अपने एलआरडीसी को फोन किया, एक केस को लेकर के मैंने फोन किया, मैंने रैयत को भेजा। रैयत से मिलता नहीं है एलआरडीसी लोग, रैयत से तो मिलता ही नहीं है। वो डीसी मिल सकता है, लेकिन जो नीचे का पदाधिकारी है, के भूअर्जन पदाधिकारी है, के एलआरडीसी है, वो नहीं मिलता है महोदय। सच्चाई है, सीओ के पास जो लोग नहीं घुस पाते हैं महोदय, एलआरडीसी के पास कहाँ घुसेगा महोदय? तो सरकार को ही चाहिए कि इसमें रास्ता क्या है भाई, ये रास्ता तो आपको निकालना है। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं तो ये इस प्रयास में ऐसे ना हो कि उसका जो जमा पूंजी, खून पसीना का जो कमाई से जो प्रॉपर्टी लिया होगा, वो कम से कम उस प्रॉपर्टी उसका गैर कानूनी ना हो जाए या वो दाखिल खारिज ना करा। मैं केवल इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि सरकार क्या इस दिशा में कोई नियमावली बना करके कोई रास्ता निकालेगी? सदस्यों का जो शंका है, कोई नियमावली बना करके वैसे व्यक्ति जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो, रास्ता हो, उसका कुछ नियमावली, कुछ निर्देश, कुछ आदेश विभाग की ओर से बता दे माननीय मंत्री। Dominate the Rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Corner and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX.
Data engineering is surfacing to be one of the most responsible roles, and data engineers are bridging the gap between data analysts and scientists, helping them organize and draw business insights from huge data sets. It is time you experience what does a data engineering role actually encompass. Join us in this next masterclass and unbox the fundamentals of this role and its evolving technology stack. Learn the applications of data engineering at businesses and make your mark at the interviews. Click on the link below to register and don't forget to attend. मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, इस तरह का तो कोई आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विभाग से जानकारी प्राप्त कर लूँगा कि कितने ऐसे मामले हो सकते हैं जिनका दाखिल खारिज माने स्वामित्व रहने के बावजूद भी नहीं हो पाए, और यदि ऐसा है तो उसके लिए विभाग क्या स्टेप ले सकती है। हम विभाग से समीक्षा के बाद इस पर कोई स्पष्ट महोदय 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 क्योंकि विषय इतना ही नहीं है, सीमित है अध्यक्ष महोदय। पूरे प्रदेश में सीओ लोगों की यही हालत है। वास्तविकता क्या है कि आज अगर किसी की अपनी खतियानी जमीन भी है तो ऑनलाइन रसीद नहीं काटता है। ऑनलाइन रसीद काटने के लिए फिर पैसा देना पड़ता है, और अभी प्रत्येक डिसमिल 2000 रुपया। और आप जो तो ये हालत है। आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन रसीद की बात कर रहे हैं। सीओ लोगों को आदेश दीजिए कि भाई आप ये लोग ऑनलाइन मोटेशन सब करें, आप समय पर करें। लटका करके रखता है। मैं तो यहीं की घटना बता सकता हूँ। रांची में अभी वो डीसी यहाँ से चले गए, एक दिन हमारे क्षेत्र के ही व्यक्ति आए, उन्होंने बैंक में सर्विस करता है, उन्होंने लोन पर घर लिया। वो लोग भी रहा था तो कहा कि सर मोटेशन नहीं हो रहे, सीओ 50,000 मांग रहे हैं। हमने कहा कि भाई 50,000 मांग रहे हैं, कहां से हम लोग नौकरी करने वाले देंगे वो बताएं। हमने कहा ठीक है रुको, मैंने डीसी को टेलीफोन किया। उस समय राहुल सिन्हा डीसी थे, क्योंकि गिरिडीह से आए थे, थोड़ा संपर्क भी था। डीसी ने कहा कि सर आप चिंता मत करिए। 2 दिन के बाद पता चला कि मोटेशन नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आकर के बताया, हम बोले क्या हुआ जी? बोला कि सर रिजेक्ट कर दिया। हम बोले छोड़ दो, तुम पोजीशन में हो, जब होगा तो देखा जाएगा। फिर बाद में शायद पैसा वैसा कुछ दे करके लोग करें। इसलिए मंत्री जी आप इस बात को स्वीकार करिए और इस पर आप ठीक करने की दिशा में, ताकि कोई सीओ आपके यहाँ तक क्यों यहाँ विधानसभा में इस प्रकार के प्रश्न करना पड़े विधायकों को। आप इस पर कठोर होइए, आदेश दीजिए सीओ लोगों माननीय मंत्री जी। इतना ही मैं कहूँगा। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जिन्होंने ऑनलाइन अपना मोटेशन अब तक ना कराया, उनके सरकार क्या उपाय ढूंढते हैं, ये इनका सीधा प्रश्न है। सरकार को उस दिशा में कहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि हम विभाग से समीक्षा करके समीक्षोपरांत कुछ करेंगे। तो हमें लगता है कि आप थोड़ा इसको और जोर देके कहिए कि भाई यह आवश्यक है, जिनके मोटेशन ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं उनके भी हम कराने के प्रयास करेंगे और उसके उपाय जल्दी ढूंढेंगे। ये आप कहें माननीय मंत्री जी। हमने कहा कि अभी सदस्य जो कह रहे वही बातें मैंने कहा, खतियानी जमीन का भी ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है, और उसमें भी पैसे लगते हैं तभी रसीद काटता है। आप गरीब बेचारा रसीद नहीं कटा पा रहे हैं, उतना पैसा कहां से देंगे? जिसको जमीन बेचना होता है वो लोग तो इधर उधर करके लोग रसीद काटता है, क्योंकि बेचने वाला खरीदने वाला जो पैसा देता है, लेकिन जिनके पास जमीन है उनका रसीद नहीं काटता है। इसलिए हमने कहा कि विषय वही है उनका भी। सहयोग कर दे रहा हूं। देखिए 2015-16 तक मैनुअल रसीद कट रहा था, विभाग ऑनलाइन व्यवस्था किया ट्रांसपेरेंसी के लिए। 70% लोगों का ऑनलाइन चढ़ गया बाय डिफॉल्ट, 30% का नहीं चढ़ा। मेरा केवल मंत्री जी से यही है, उनका मैनुअल वर्षों से चलते आ रहा है, ऑनलाइन विभाग का दोष है, त्रुटि है कि भैया हमसे छूट गया, या 1 एकड़ की जगह 0 हो गया, या गलत हो गया, उनका नाम परिवर्तन हो गया, पिता का नाम परिवर्तन हो गया कंप्यूटर में, जानबूझ के ही किया वहां पर बैठा वाला लोग। 1 एकड़ है तो उसको 0 कर दिया सर। तो मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्री जी
कैंप लगा के हर एक पंचायत स्तर पे कि जिनका मैनुअल कटता था, जिनका ऑनलाइन में नाम नहीं दर्ज है, आप कैंप लगवाइए पंचायत भवन में और उसको अपने कोई जिला से पदाधिकारी भेजिए, ताकि कितना आवेदन प्राप्त हुआ, कितना का ऑनलाइन इन्होंने किया, ताकि आपके नजर, आप डायरेक्ट सीओ पे मत छोड़िए। जैसे सीओ पे छोड़ेंगे फिर वही 2000 रुपया पहले पूछता है कि जमीन कहाँ है, अच्छा वहां है, मेन रोड में है, बहुत है जी, 10 लाख रुपया डिसमिल वहां है, लगता है कि उसका बाप दादा आजा का खतियानी जमीन उसको ट्रांसफर कर देना है। तो मेरा यही निवेदन है, बहुत अच्छा राजेश जी लाए हैं प्रश्न, मेरा एक ही निवेदन है, चाहे वार्ड स्तर हो चाहे पंचायत स्तर हो, सरकार पेपर में बाकायदा आराम से कीजिए, 3 महीना लीजिए, 6 महीना लीजिए, लेकिन कैंप लगा के ऑनलाइन करा दीजिए। माननीय मंत्री, 1 मिनट, आपका सहयोगी मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है मान्यवर। राजेश जी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने भी चिंता प्रकट की, नवीन जी ने भी चिंता प्रकट की, हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप भाई ने भी चिंता प्रकट की, लेकिन समस्याओं को समग्र रूप से देखे जाने की आवश्यकता जरूर है। नवीन जी ने बड़ी स्वीकारोक्ति के साथ इस बात को स्वीकार किया कि ये जमीन और ये रसीद का गड़बड़ झाला जो शुरू हुआ मान्यवर, यही डिजिटलाइजेशन में हुआ। जब खतियान को ऑनलाइन करने की बारी आई तो 4 मुख्य घटक होते हैं, खाता, प्लॉट, रकबा, चौहद्दी। अब स्थिति ये बनी कि ऑनलाइन करने के क्रम में रैयतों से पैसा लेने के लिए लोगों ने खाता गलत चढ़ा दिया, प्लॉट गलत चढ़ा दिया, रकबा कम ज्यादा कर दिया, चौहद्दी में फर्क कर दिया। अब समस्या ये है मान्यवर कि ये जो रायता इतने दिनों में फैलाया गया है, इसके लिए अब दीपक जी अगर दोषी हो जाए और 3 महीने और 15 दिन के अंदर में इसका समाधान निकाल दें, ये नहीं हो पाएगा। मेरा यही मानना है कि पक्ष विपक्ष दोनों इस बात से सहमत है कि झारखंड के रैयतों को चाहे उनकी रसीद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इसमें समग्र सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि पूरे राज्य में सीओ पैसा ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी था मान्यवर कि पहले राम राज्य था। मेरा बस यही कहना है कि उसके समाधान की दिशा में जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, काफी समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यों के द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों का मानना है कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं और जो लोगों की परेशानी है उसको हम लोग निश्चित दूर करेंगे। और जहां तक सीओ और विभाग के लोगों को भी मैं पाक साफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ अनियमितता करने के कारण से भी इस तरह की स्थितियां बनती है। तो शुरू से गलतियां आई है, लेकिन इतना स्पष्ट मैं करता हूं कि सरकार पारदर्शिता से काम करेगी। कहीं भी यदि लिखित रूप से शिकायत प्राप्त हुआ किसी सीओ या किसी के बारे में, तो निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अमित यादव जी, हो गया अध्यक्ष महोदय, हो गया, हमने तो पूरा हो गया। अब एक प्रश्न के लिए पूरा सदन का समय जाएगा। राजेश जी, हो गया, बट अब इस आप लोग बोलिएगा एक प्रश्न पर, तो हम आसन चुप करके बैठेगा। अब फिर एक माननीय सदस्य खड़ा है, ऐसा थोड़ा होता है। Get minimum 30% off on your favorite international brands. Only on Myntra's Birthday Blast. Shop now. Oh no! बाइक का एक्सीडेंट हो गया और अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। टेंशन किस बात की, डिजिट है ना। वीडियो बनाओ और डिजिट ऐप पर क्लेम डालो। डिजिट बाइक इंश्योरेंस लेना और बिना टेंशन जीना। Renew your bike insurance today. सरकार प्रमाण भी मांग रही है, तो सरकार प्रमाण तो मेरे पास में बहुत सारा है। प्रमाण ऐसे नहीं है कि प्रमाण नहीं है। अगर सरकार को चाहिए कि प्रमाण, अगर वैसे प्रमाण चाहिए तो समाधान की दिशा में केवल जो है महोदय, कोई पोर्टल में उसको व्यवस्था करा दीजिए, तो और ये करा दीजिए और बहुत जल्द कराइए। अगर बहुत जल्द नहीं कराइएगा महोदय तो लोग हाहाकार मचा हुआ है। माननीय मंत्री से सिर्फ इतना ही मेरा कहना था कि ये गंभीर मामला है, एनआईसी में गड़बड़ी हो रहा है, या तो आप
अगर राजेश जी आप आपका खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हो गया, बोल दिया मंत्री जी, उसको देख रहे हैं, सारा विषय तो आ गया, सारा विषय तो आ गया, हो गया। चलिए मंत्री जी बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय कि समीक्षा करेंगे विभाग से जिन बातों को उन्होंने उठाया है, इसके बारे में मैंने स्पष्ट किया कि समीक्षा के बाद इस पर हम कार्रवाई करेंगे, सकारात्मक पहल करेंगे। माननीय अमित यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी माननीय मंत्री जी से वही उसी तरह से अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, पहले सोमरा मुंडा के परिवार से शिबू देवी सीएमटी जमीन को लिया था अध्यक्ष महोदय। जब एसएआर कोर्ट में मामला चला तो फिर से सोमरा मुंडा को वो जमीन ट्रांसफर हो गया अध्यक्ष महोदय। जब सोमरा मुंडा को ट्रांसफर हो गया जमीन अध्यक्ष महोदय, तो उन्होंने जमीन को आलोन तिर्की, ओसरेन सुबानी कुल्लू और मेलसन खलको को जमीन बेच दिया अध्यक्ष महोदय। अब इन लोगों को जमीन बेचने के बाद इन लोग का भी म्यूटेशन हो गया, रजिस्टर 2 में चढ़ गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज के दिन में भी जब ऑनलाइन चेक किया जाता है या फिर मतलब रजिस्टर 2 में देखा जाता है अध्यक्ष महोदय, तो श्रीमती शिबू देवी का नाम आज भी उसमें दर्ज है, जिससे दोहरा जमाबंदी का मामला आ रहा है। सरकार का उत्तर आया अध्यक्ष महोदय की सुनवाई करके अगले 3 महीने में हम कर देंगे। जब अध्यक्ष महोदय हमारे ये कहना है कि एसएआर कोर्ट में जब ये क्लियर हो गया, जमीन इसको वापस हो गया है, तो फिर 3 महीने इसको हटाने में क्या समय लिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय? इसको तत्काल वहां से हटवा दिया जाए, ये मेरा आग्रह है सरकार से। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अमित कुमार जिन बातों को, इसमें खाता संख्या 53 में 2 प्लॉट के बारे में इन्होंने जिक्र किया था, इसको गौर करने की बात है, जिसमें 52-32 है और 52-29 है। तो हम लोग ने ये स्वीकार किया कि श्रीमती शिबू देवी पिता हिरन साहू के नाम से ऑनलाइन पांजी 2 में भाग संख्या पृष्ठ संख्या 5 पृष्ठ 190 खाता संख्या 53 प्लॉट संख्या 52-29 रकबा 24 डिसमिल प्लॉट संख्या 52-32 रकबा 21 डिसमिल कुल रकबा 45 डिसमिल दर्ज है। उसमें एसएआर बात संख्या 76 89-90 न्यायालय की बलराम विशेष विनिमय पदाधिकारी के द्वारा 29/1/2003 तथा एसआर बात संख्या 157-9-10 विशेष विनिमय पदाधिकारी रांची के आदेश 6/6/2011 के आधार पर ऑनलाइन पांजी 2 में पृष्ठ संख्या भाग संख्या 14 पृष्ठ संख्या 283 में खाता संख्या 53 52-29 रकबा 16.41 डिसमिल भूमि सोमरा मुंडा पिता स्वर्गीय सगुआ मुंडा के नाम से जमाबंदी कायम है। प्लॉट संख्या 52-32 का वर्णन उक्त बाद में नहीं है। इन्होंने 2 का जिक्र किया था, 52-32 प्लॉट संख्या और 52-29, लेकिन 52-29 का जमाबंदी ऑनलाइन पांजी 2 में कायम है। उक्त भूमि जो दोहरी जमाबंदी से संबंधित है, एक प्लॉट पर हम लोग ने कार्रवाई की है, इसीलिए माने इनका दोनों प्लॉट का नहीं है, जो दोहरी जमाबंदी से रिलेटेड है वो 52-29 है। उस पर दोहरी जमाबंदी में कार्रवाई होता है अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्ष को बुला करके कागजात देख करके और जो ऑनलाइन जो खतियान में दर्ज है उसको मिलान करके तब सुनवाई करके इसको जमाबंदी रद्द किया जाता है, इसलिए समय लगता है अध्यक्ष महोदय। और समझ करके ही विभाग ने 3 महीने का समय लिया। मैं आश्वस्त करता हूं कि 52-29 वाला जो जमाबंदी दोहरी है उसको कैंसिल करने का 3 महीने का जो समय लिया, उसी अवधि के अंदर इसको हम लोग समाप्त कर देंगे दोहरी जमाबंदी। ठीक है अमित जी, 3 महीना समय बहुत ज्यादा नहीं होता। कोर्ट से जो आया है 32 भी आया, मतलब 5232 भी आया और 5229 का भी आया जजमेंट, और दोनों जमीन इनको सोमरा मुंडा को वापस हो गया और वही जमीन सोमरा मुंडा ने तीनों को बेचा अध्यक्ष महोदय। इनका भी मतलब ऑनलाइन वगैरह सब कुछ हो गया। तो हमारा कहना है जब जजमेंट ऑलरेडी पहले से, हमारा कहना है कि फिर से सुनवाई करने क्या हो सकता है। जब जजमेंट एसआईआर कोर्ट का नाम भी उन्होंने जिक्र किया है, केस संख्या भी जिक्र उन्होंने किया है, जब ऑलरेडी उसकी सुनवाई हो गई है, सुनवाई में उन्होंने तय कर दिया है कि इसका दोहरा जमाबंदी इसको रद्द किया जाए, अब फिर से इनको सुनवाई करने के लिए 3 महीने का समय दिया जा रहा है। हमारा कहना है यहाँ से ये ऑर्डर जाए इनको कि जो एसआईआर कोर्ट ने निर्णय लिया उसको यथावत कर दिया, जो उनका दोहरा जमाबंदी हटा दिया जाए। माननीय मंत्री जी तो स्पष्ट कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि उसमें जो 3 महीना का विभाग समय लिया उस अवधि के अंदर में हम लोग इसको हटा देंगे, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद। Don't judge me, okay? I only indulge जब मूड सही हो। या फिर जब मूड नहीं हो, अदरवाइज कभी नहीं। हाँ
Can't say no to hide and seek Milano. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मैं कोई भी रहेगा मैं उसको सबसे पहला प्रेफरेंस यही दूंगा। मैं यहाँ पे सीधा ये बोल रहा हूँ कि हर बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, और अगर कोई प्रेफरेंस की बात करेगा तो मैं ये जरूर उसको कहूँगा भैया आप फर्स्ट प्रायोरिटी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को दो। हमारी लाइफ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फैमिली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आज की डेट में अगर आप कहते हैं ना कि आपको किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है ना, तो फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट तब होगी जब आप उनको सेफ रखोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट। और सेफ कैसे रखोगे? सेफ रखोगे इसी तरीके से। आप हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमें हमारा प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मैं समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट पूरक प्रश्न में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मामला झारखंड के 35,000 वकील और उन पर आश्रित परिवारों से जुड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, फिर भी इनसे अधिकारियों ने आधा अधूरा उत्तर देकर विधानसभा को गुमराह किया है, जो कि विशेषाधिकार का मामला बनता है। कंडिका 1 में मैंने झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर भी प्रश्न पूछा है, लेकिन सरकार के जवाब में इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया, जबकि 2019 में चुनावी घोषणा पत्र में जेएमएम ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि झारखंड अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाएगी, लेकिन अब 6 वर्ष से अधिक हो गया झारखंड सरकार को उनका एक्ट कहाँ है। इस बीच मनोज कुमार झा जी, राम प्रवेश सिंह जी, जगन्नाथ पंडित जैसे कई वकीलों की हत्या हो चुकी है और सैकड़ों वकील के साथ मारपीट और प्रताड़ना की घटना घट चुकी है। मेरा पहला पूरक प्रश्न है, कब तक सरकार झारखंड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद के द्वारा जो खंडवार पूछी गई है, 1 नंबर खंड में उन्होंने जो बात पूछा हम लोग ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि पत्रांक 299 दिनांक 19/2/2026 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उक्त विभाग के संकल्प संख्या 18/12 दिनांक 9/10/2024 के द्वारा राज्य के 24 जिलों एवं 7 अनुमंडलों में अधिवक्ताओं के लिए जिला विधि परिषद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 24-25 में जिला कोडरमा, सिमडेगा, साहिबगंज, खूंटी, गिरिडीह, चाईबासा, हजारीबाग, लोहरदगा एवं अनुमंडल न्यायालय चांडिल, सरायकेला तथा मधुपुर, देवघर। वित्तीय वर्ष 25-26 में जिला लातेहार, पलामू, बोकारो, दुमका, जामताड़ा अनुमंडल न्यायालय नगर, उठारी, गढ़वा तथा बेरमो में बार काउंसिल भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। इन्होंने तो पूछा था कि वकील परिवार के बार एसोसिएशन की आधारभूत संरचना जैसे बैठने की जगह, एयर कंडीशन, मल्टीपर्पज हॉल और चेंबर, कैंटीन, शौचालय की बेहतर व्यवस्था, सुपेयजल। तो ये जब भवन बनेगी तो उसमें सारी चीजें जो माननीय सदस्य को चिंता है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर होगी और सरकार सभी बार काउंसिलों में ये सारे वकीलों के सुविधा के लिए एक पूरक पूछा माननीय सदस्यों ने, और जो आपने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब तक बनेगा? मैं जवाब दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। ये लास्ट में जो इन्होंने पूछा है कि अधिवक्ताओं के लिए गठित झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के लिए और पूछा है झारखंड स्टेट बार काउंसिल को विशेष पैकेज उपलब्ध कराने। झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो है ना इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस पर तो झारखंड सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन हम लोग ने अधिवक्ताओं के गठित झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के लिए बहुत कुछ हम लोग ने किया है। मैं बता देता हूँ, उल्लेखनीय कि विधि विभागीय संकल्प संख्या 2151 दिनांक 18/9/2024 द्वारा झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निम्नवत अधिवक्ताओं को 7,000 रुपये प्रति माह पेंशन हेतु 1,60,00,000 रुपये मात्र का सहायता अनुदान स्वीकृति वित्तीय वर्ष 24-25 में दी गई। वित्तीय वर्ष 25-26 में भी इस मद में 88 लाख की स्वीकृति दी गई। आगे अंकित करना कि विधि विभाग के संकल्प संख्या 2152 दिनांक 18/9/2024 द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग झारखंड
राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को देने हेतु वार्षिक प्रीमियम की समस्त राशि 6,000 बतौर अनुदान उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 9 लाख रुपया सहायता की अनुदान राशि दी गई। साथ ही विधि विभागीय संकल्प संख्या 2153 दिनांक 8/9/2024 द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्ता गणों को प्रथम 3 वर्ष की अवधि के दौरान वृत्ति की भत्ता को बढ़ाकर 5,000 रुपये करते हुए इसकी 50% समतुल्य राशि 1,50,00,000 रुपये सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 25-26 में इस मद में 3.19 करोड़ की स्वीकृति दी गई। हम लोग ने झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के लिए तो बहुत कुछ सरकार ने किया अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड है, इस संबंध में झारखंड सरकार क्योंकि उनसे रिलेटेड है इसलिए हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे, यही उनका अंतिम पूरकता है। तो स्पष्ट है जी जी। With a brand new design that frees up even more pixels for personalization and an inventory of features to up your game at every level. Like GX Control to help rein in your resources with integrated limiters for RAM, CPU, and network. A sidebar for direct access to your favorite side quests, streams, and posts. And built-in privacy tools like ad and tracker blockers and free no-log VPN. Check into GX Corner for the latest news, deals, and free games. But what really makes our hit different is mods. Giving you the power to change everything from animated wallpapers to themes, sounds, music, and shaders. So you can change everything. Get Opera GX. Make it count. With GoDaddy email, get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Start strong with GoDaddy. मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, अभी जो जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय हर बार की तरह इस बार भी गोल मटोल ही दिया गया। हम पूछ रहे थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू करेगी, जिसका जवाब नहीं मिल पाया। और हर बार जिस तरह से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस पर स्थिति थी माननीय सदस्य जी, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में माननीय मंत्री जी तो बताइए कि इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड विषय है, तो इसमें माननीय मंत्री जी उसको उत्तर को रिपीट कर दीजिए, आप ही के मुखारबिंद से हो। अंतिम पूरक में जो बात पूछे थे उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल जो इंडिया बार काउंसिल से रिलेटेड है, इसलिए इस पर हम लोग कोई विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ट्रस्ट के बारे में इन्होंने कहा है झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमने आंकड़ा बता दिया था। अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, मेरा साफ और सरल क्वेश्चन था कि टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में जो होता है एडवोकेट एक्सीडेंशियल और टर्म इंश्योरेंस वो कब लागू करेंगे या लागू नहीं करेंगे? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपने बहुत दिए हैं, माननीय सदस्यों का जानना है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में आपका क्या विचार है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में मैं विभाग से पता कर लेता हूं, यदि ऐसा कुछ प्रोविजन है तो हम लोग जरूर करेंगे राज्य के कल्याण के लिए। और कुछ मांग था महोदय आपके माध्यम से करना चाहते हैं, जैसे हजारीबाग जिस जिले से आते हैं 1878 में वहाँ कोर्ट बना था, बहुत बड़ा जिला था, लेकिन आज भी देख के हम लोग को ताजुब होता है, बेंच जो रहता है जिसमें हमारे एडवोकेट महोदय लोग बैठते हैं, टूटा हुआ बेंच रहता है, उसमें इस तरह सिक्कर से लगा के बांधा जाता है जैसे बहुत बड़ा कोई उनका हीरा मोती का खजाना है। कमोबेश हर कोर्ट में इसी तरह का देखने को मिलेगा, प्लास्टिक कुर्सी है, उसका जो बैक साइड टूटा हुआ रहता है फिर भी बांध के लोग रखते हैं, बैठने में काफी दिक्कत है। तो सरकार क्यों नहीं उनको बैठने का समुचित व्यवस्था करे, साफ सफाई का व्यवस्था करे, और खास करके हजारीबाग को एक ऐतिहासिक कोर्ट है, उसको ऐतिहासिक दृष्टि से स्पेशल पैकेज दिया जाए। स्पेसिफिक प्लेस स्पेसिफिक कोर्ट के बारे में है, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। माननीय प्रदीप प्रसाद जी का जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लेट से पहुंचा तो अभी देख रहा था।
बीच में कौन बोल रहा है? तो मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि बार बार मैं देख रहा था प्रदीप जी प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने प्रोटेक्शन एक्ट पर एक शब्द नहीं बोला है। इसके लिए बार भवन, ये भवन, वो भवन, लाइब्रेरी, शौचालय, एयर कंडीशन, तरह तरह की चीजें हैं। इनके क्वेश्चन में, शुरू क्वेश्चन में ही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि वकीलों की हत्या हो गई अध्यक्ष महोदय, तो ये कह रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आपने 2019 के घोषणा पत्र में जेएमएम ने दिया था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाएंगे, तो क्या सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का काम किया है? यदि नहीं किया है तो कब तक करेगी, और नहीं करेगी तो कब, क्यों नहीं? बस इतना ही का तो प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, एक बार सबको मिला कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो काम सरकार कर रही है वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए कर रही है, और भी सारा चीजें, कई दुर्घटना हो रही है, उस पर भी बीमा के बारे में मैंने कहा कि विभाग से समीक्षा करूंगी। और मान लिया ऐसा कोई घटना घटती है जिसमें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसको भी मैं देखूंगा कि यदि ऐसा है तो हम लोग करेंगे। जब इन सारे लोगों के वकील लोगों के लिए बहुत सारा चीज सरकार कर रही है तो भी हम लोग करेंगे, लेकिन एक समीक्षा के बाद इस पर कोई सरकार निर्णय लेगी। ठीक। अब तारांकित प्रश्न सुदीप गुड़िया जी। सुदीप गुड़िया जी, आप सुदीप गुड़िया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर मुझे मिला है। चल, अब बढ़ गया सर, असहमत हूँ। बैठे सर। जो उत्तर मंत्री महोदय की ओर से मुझे प्राप्त हुई है पूरी तरह गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आप सरजू बाबू, विषय ऐसा है, पुट करने के बाद भी आएगा कि नहीं कुछ नहीं है, तो पुट करना बहुत फायदेमंद नहीं है। नहीं, अब आगे बढ़ने दीजिए। अब बहुत समय, आप 15 मिनट बचा है मात्र आपको तारांकित के लिए, 45 मिनट समय इसमें चला गया, अब छोड़ दीजिए। चलिए। ऐसे गलत और भ्रामक जानकारियां, अच्छा, हम आपका पुट कर देते हैं। मैं तो मांग करता हूँ कि सदन को जो गुमराह करते हैं ऐसे पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा सवाल किया गया। माननीय सदस्य, प्रश्न जहां जो नंबर तक हम लोग लेते हैं उसके बाद वाला ही पुट होने का संभावना होता है, और उसके बाद फिर नहीं होता है। आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, आप सब चीज समझते हैं। बट चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा सवाल पूछा गया था, क्या यह बात सही है कि रेफरल अस्पताल तोरपा में एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ एनेस्थीसिया रोग पदस्थापित है? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मिला है जो पूर्ण तरह से गलत है। इसमें जानकारी दी गई है कि सप्ताह में 2 दिन प्रतिनियुक्त है, और ये पूरी तरह से गलत जानकारी है। वहां पर अभी किसी तरह के कोई प्रतिनियुक्त नहीं है और वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, और एनेस्थीसिया डॉक्टर जो है उपलब्ध नहीं है। ये जो जानकारी जो दी गई है उत्तर में, वो पूरी तरह से भ्रामक है। माननीय मंत्री जी। सर, अभी माननीय विधायक जी ने जो कहा कि उत्तर जो दिया गया वो भ्रामक है, ये ठीक नहीं लगता महोदय। एक संवेदनशील विभाग है हमारा, हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और खूंटी में तो हमारा सबसे अच्छा सदर हॉस्पिटल चल रहा है, पर्याप्त डॉक्टर है महोदय। इनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि तोरपा के रेफरल अस्पताल में एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है महोदय, तो ये बात सही है, मैं स्वीकार भी करता हूँ महोदय कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, और इसको दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं महोदय, दिन रात काम भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लगभग आपको हम बता दें महोदय कि 600 से अधिक डॉक्टर्स की बहाली करने जा रहे हैं। तो मैं स्वीकार भी करता हूँ कि वहाँ स्त्री रोग नहीं है महोदय, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। हम उनको वहाँ पे हम स्त्री रोग भी देंगे महोदय, और एनेस्थीसिस्ट भी हम देंगे महोदय। ठीक है सुदीप जी, मंत्री का आश्वासन हो गया। अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी जो दी गई है वहाँ पर तो भ्रामक है कि वहाँ पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, वह है ही नहीं। और खंड 2 का मैं सवाल भी कर ले। चलिए एक बार पूछ लीजिए आप। रेफरल अस्पताल तोरपा मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध है, और उसका इलाज
उपयोग किया जा रहा है, ये भी गलत है। वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ भी नहीं है और अल्ट्रासाउंड मशीन का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहां से वो 100 पीस का चीज रह गया है। ये दोनों जो खंड 1 और खंड 2 का पूरी तरह से गलत और भ्रामक यहाँ पर सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं, इरफान अंसारी से सदन को गुमराह नहीं करता है सर, हमारा विभाग गुमराह नहीं करता। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हम हैं और ये गवाह है सर कि आप देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा प्रश्न स्वास्थ्य विभाग में पूछे गए। ये साफ दर्शाता है कि हमारे माननीय जो लोग हैं कितने काम हो रहा है, तो क्वेरी भी हो रहा है महोदय। तो रही बात कि इनका कहना है कि अल्ट्रासाउंड मशीन उपयोग में नहीं है, तो अभी महोदय हम लोग टेंडर कर दिए हैं, टेंडर हो गया है सभी जगह, सभी सदर हॉस्पिटल में, सभी रेफरल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगाए जा रहे हैं महोदय। बहाली कर रहे हैं, अगर बहाली नहीं होगा महोदय तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग एक्सपर्ट को लाकर महोदय अल्ट्रासाउंड मशीन हम चलाएंगे महोदय। हमारी सरकार जो महोदय, मैंने कहा सर जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं महोदय, हम लोग अल्ट्रासाउंड फ्री करेंगे महोदय। ये बजट में मेरा था, आपने सुना होगा महोदय, तो बजट से लगता है प्रश्न बजट से पहले डाला गया था। हम विश्वास दिलाते हैं महोदय कि सभी जगह राज्य के सभी सदर हॉस्पिटल में, सभी रेफरल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी और मुफ्त में हम लोग तमाम जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका इलाज हम लोग कराएंगे। चलिए सुदीप जी। मंत्री महोदय, अल्ट्रासाउंड वहां पर पहले से लगा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और तोरपा के जो क्षेत्र के जो लोग हैं जो हाईवे पर है उसका लोग लाभ भी नहीं ले पा रहे। ये सिर्फ तोरपा ही नहीं, अन्य जैसे बगल के विधानसभा सिसई विधानसभा क्षेत्र, खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लोग भी लाभ लेते हैं। पहले होता था लेकिन अभी उसका लाभ नहीं ले रहे। तो मंत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि इसको अल्ट्रासाउंड मशीन को और स्त्री रोग चिकित्सा कब तक उपलब्ध करा रहे हैं? सर नहीं सर ये कौन होते हैं सर? प्लीज सर, मैं डाइवर्ट मत कीजिए सर। माननीय मंत्री जी सर, एक मिनट माननीय विषय से एक मिनट है। देखिए, माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी का सीधा प्रश्न है और कि उनके जो तोरपा प्रखंड के अंतर्गत रेफरल अस्पताल है उसमें एनेस्थीसिया नहीं है प्लस डॉक्टर नहीं है। अब आप समझिए, कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर पेन हुआ, हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर सप्ताह में कितना दिन जाता है? 2 दिन। ये इमरजेंसी सर्विस है। इसमें इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रेन में बच्चा पैदा हो गया, बस में बच्चा पैदा हो गया। इसमें गंभीरता से वहां पर एक गायनोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और अल्ट्रासाउंड जो है वो चेक, मतलब प्रेग्नेंट के समय में उसमें अल्ट्रासाउंड से टेस्टिंग होता है। वहाँ टेक्नीशियन नहीं है। मंत्री जी स्पष्ट इनको बताएं कि हम वहाँ एक प्रखंड में डॉक्टर देंगे, एनेस्थीसिया देंगे और एक टेक्नीशियन देंगे जो अल्ट्रा मशीन जो है वो करेंगे। उनका वही तो प्रश्न है। आप प्रश्नकर्ता का भी यही प्रश्न है माननीय मंत्री। सर हमें लगा कि नया बात कुछ बोलेंगे। नहीं, कुछ नया वही बात बोल रहे हैं जो ये बोल रहे हैं महोदय। हम तो कह रहे हैं महोदय कि आने वाले दिनों में सर देखिए सर, मैं 666 पद का बहाली करने जा रहे हैं महोदय। टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन पर्याप्त बहाली हम करने जा रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए। और अभी महोदय वहाँ ऐसा नहीं कि हमारा जो हॉस्पिटल है काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे इसी जो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं जा रही है महोदय, एक विशेषज्ञ वहाँ पर है। हम लोग महोदय, ताकि हमारी जो बहनें, जो रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ एक पेशेंट आ गया तो हम लोग इमीडिएट डॉक्टर को वहाँ भेजते हैं महोदय। तो एक डॉक्टर हमारे पास है, जाती है, सुविधा देती है, अपनी सेवाएं देती है, लोगों की, औरतों को जान भी बचाती है महोदय। तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग रोस्टर बना दिए हैं तत्काल कि आपको 2 दिन वहाँ सेवा देना है, इस प्रखंड में देना है, ताकि डॉक्टर का अभाव है महोदय। अब उसको ठीक कर रहे तो समय दीजिए, हम बहाली करेंगे, डॉक्टर की भी बहाली होगी। और जो अल्ट्रासाउंड है महोदय, हम लोग मशीन वहाँ पे लगा है तो उसको हम लोग सुचारू रूप से हम लोग जल्द चलाएंगे महोदय। ठीक है सुदीप जी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बता देते समय सीमा कब तक डॉक्टर दे रहे हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी हमको कब तक उपलब्ध करा रहे हैं जो अल्ट्रासाउंड वहाँ पर जो पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल हो सके। और अध्यक्ष महोदय, एक और इसी के संबंध एक सूचना भी है। वहाँ पर 8 डॉक्टर प्रतिनियुक्त है, लेकिन इसमें से 3 को डिप्यूटेशन कर दिया गया। एक है डॉक्टर मैदान मुंडू, डॉक्टर अपूर्वा घोष और डॉक्टर अजीत, इनको कांके डिप्यूट कर दिया। तो इस तरह से वहाँ डॉक्टरों की भी कमी अभी हो जाएगी और बहुत पहले से ही वहाँ अव्यवस्थित है। अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे तो और ही दिक्कत हो जाएगी।
सर ये बात सही है सर कि राज्य में डॉक्टर्स की कमी है सर, हम स्वीकार कर रहे हैं सर, मैं स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है सर। और आने वाले दिनों में सर हम बहाली निकाल रहे हैं, बड़े बम्पर बहाली निकाल रहे हैं। मैं तमाम सदस्यों से मेरा आग्रह होगा महोदय, एक हमें चिंता भी है महोदय, अच्छा प्रश्न इन्होंने किया महोदय, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं महोदय। आज हमारे यहाँ से झारखंड के डॉक्टर सर बाहर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं महोदय, हम बहुत रिक्वेस्ट करके ला रहे हैं, चाहे बासा जैसी घटना है महोदय, डॉक्टर की गलती नहीं, फिर भी हमको एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। डॉक्टर अगर जहाँ जा रहे हैं तो उसका मनोबल बढ़ाइए। हम लोग महोदय एफडी के माध्यम से, फाइनेंशियल बीड के माध्यम से डॉक्टर्स को हम लोग बहाली कर रहे हैं कि आप गांव में जाइए, पंचायत में जाइए महोदय, जहाँ सैलरी जिसकी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए महोदय, हम लोग 2-2 लाख रुपए सैलरी देकर हम गाँव पर भेज रहे हैं। तो महोदय एक व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं, तो समय दीजिए, हम बहुत जल्द, समय सीमा आपने मांगा है हमसे, हम समय सीमा आपको देंगे महोदय। हमको लगता है 1 महीने के अंदर हम आपको डॉक्टर देंगे। चलिए, माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी, मनोज कुमार यादव जी, माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी नहीं है, किसी को अतराज नहीं, फिर कुछ पूछ रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, वह 8 डॉक्टर है, तो अभी फिलहाल सिर्फ 5 है, तो और 3 डॉक्टर कब तक हमको उपलब्ध करा देंगे, उसको भी थोड़ा बता देते सर। अरे नहीं, अभी जो सर जी देखिए सर, आप उत्तर सुनते नहीं माननीय सदस्य, मंत्री जी आपको कहे कि आपको डॉक्टर उपलब्ध करा देंगे, बोल दीजिए एक बार, फिर से बोल दीजिए, फिर से सुनने में कमी हो गया, बोल दीजिए। सर रांची से बगल में खूटी है सर, और सबसे अच्छा सदर हॉस्पिटल वहाँ चल रहा है, और फिर भी हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है महोदय, वो डॉक्टर्स मांग रहे हैं, तो अच्छा लगता है सर। हम डिप्यूटेशन में अगर किसी को दिए हैं तो वहाँ रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ जरूरी होगी, लेकिन मैं समीक्षा कर लेता हूँ, अगर लगे नहीं डिप्यूटेशन तोड़ना हो तोड़ेंगे महोदय, हम जल्द से जल्द डॉक्टर वहाँ देंगे। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी, भूषण बाड़ा जी, माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी, अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट भूषण बाड़ा जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक राय मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत संवेदनशील माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी है, डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पटना में एक मैडम डॉक्टर थी ना अध्यक्ष महोदय, जिसको 3 लाख रुपया और फ्लैट और काका देने वाले थे, तो उसी को तक कम से कम बुला करके अध्यक्ष महोदय, सीपी बाबू इतना गंभीर सूचना देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैच नहीं करता है सूचना। चलिए भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब हमें मिला है, पर जो हमारा सवाल है, मेरा सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और मिला है विभाग से। सीधा सा मेरा सवाल है अध्यक्ष महोदय, मैं इसको 3 खंड में हमारा सवाल है, तो मैं इसको मंत्री जी को और विभाग को मैं इससे जानना चाहूँगा और बतलाना भी चाहूँगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है और जवाब आप क्या दिए हैं। हमारा सिंपल सा इसमें सवाल है कि सिमडेगा, गुमला, कुलेबिरा, लोहरदगा, लातेहार के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों एवं दुर्घटना के शिकार मरीजों की बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को रांची रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो मेरा इसमें यही मांग था विभाग से कि सिमडेगा जिला में और जो जितने भी दुरुस्त इस तरह से हमारे रांची से दूर हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें हमारा कहना था कि सिमडेगा के साथ साथ जितने भी हमारे दूर के हमारे जिला हैं, जो मरीज जो सीरियस मरीज को रेफर किया जाता है, तो क्यों ना अपने ही जिला में रिम्स के तर्ज वहाँ पर शाखा खोल दिया जाए, जो इस तरह से हमारे जो दूर होने के कारण से बहुत लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। ठीक, तो कम से कम आप मंत्री से उत्तर ले लेते हैं, अब उत्तर ले लेते हैं। सर माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है महोदय, कि जो गंभीर पेशेंट जो एडमिट आते हैं सदर हॉस्पिटल में, तो उनको रेफर कर दिया जाता है। तो महोदय ये बात सही है कि सदर हॉस्पिटल को लोग ठीक कर रहे हैं। अब सदर हॉस्पिटल सिमडेगा जो है महोदय, उसको अगर हम कंपेयर करें रिम्स के तहत महोदय, तो हमें लगता है ठीक नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है महोदय हमारे वहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं सिमडेगा में,
मरीजों का हम लोग इलाज करते हैं भी महोदय, और जो गंभीर बीमारी हो जाता है महोदय उसके लिए हम लोग इलाज करने के लिए पैसा भी देते हैं, मुहैया भी कराते हैं। आयुष्मान भारत के तहत हम लोग पैसा देते हैं, मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत हम लोग पैसा मुहैया कराते हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय अगर कोई पर्टिकुलर मरीज उनका है तो हम लोग उनको पैसा भी देते हैं महोदय। ऐसा नहीं है कि सिमडेगा में सदर हॉस्पिटल में हमारा इलाज नहीं होता है, हजारों की संख्या में हमारे मरीज आते हैं, डॉक्टर्स हैं महोदय, पर्याप्त सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। और रही बात की गंभीर पेशेंट, तो जो पेशेंट आते हैं महोदय उसको रेफर होता है, रांची है, रांची में एडमिट कराते हैं, उसका इलाज भी हम लोग प्राप्त कराते हैं। मंत्री जी, जिस तरह से आप सिमडेगा को देख रहे हैं, आप सिमडेगा आए भी हैं और हॉस्पिटल को भी आप देख रहे हैं, वहाँ छोटा छोटा इस तरह से बीमारी जो है उसको भी जितने भी हमारे वहाँ डॉक्टर हैं वो लोग पता नहीं इलाज से कतराते हैं या तो इलाज नहीं कराना चाहते हैं, तो रिस्क नहीं उठाते हैं वो लोग। छोटी छोटी बीमारी को ही वो लोग सीधे रिम्स से रेफर करते हैं, जिसके चलते वहाँ के जनता और जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं वहाँ हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए मैं रिम्स से 2 का जो इस तरह का बनने का जो हमारे विभाग का यहाँ सोच है और कहना है, अगर इस तरह से छोटे छोटे हम लोग रिम्स का शाखा हम लोग बना दें हम लोग क्षेत्र में, तो बहुत बढ़िया इलाज होगा सर। जिस तरह से मेरा मांग है यहाँ और जिस तरह से इनका जवाब हमको मिला है, यहाँ हम रिम्स का शाखा मांग रहे हैं और हमें जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना अंतर्गत नियमानुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है, और हम तो गंभीर इस तरह का हम माननीय मंत्री जी नहीं कर रहे हैं। और जवाब हमें देखिए सर, ये गुमराह चलिए हमारा इसी जवाब को हमारा क्षेत्र के लोग पढ़ेंगे, देखेंगे सर हम क्या मांग कर रहे हैं और हम क्या जवाब मिल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इनका सीधा प्रश्न यही है कि हम लोग को रांची पेशेंट नहीं लाना पड़े, उनका इलाज उनके क्षेत्र में ही हो, इसका व्यवस्था के लिए बोल रहा है, उसी पर आप बोलिए। सर टू बी फैक्ट सर, मैं फैक्ट बता रहा हूँ सर, हम लोग सब लोग सर सफरिंग कर रहे हैं सर। पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं सर, तो अटेंडेंट को लेके चले आते हैं और सबका प्रयास होता है कि हमारा मरीज है, एक्सीडेंट है, सीरियस है, गंभीर है, डॉक्टर उसका इलाज करे। लेकिन इसी बीच सर क्या होता है कि कुछ लोग जाके हंगामा भी करते हैं महोदय। ये भी एक कारण है कि डॉक्टर उसका जान ना बचा के डॉक्टर अपनी जान बचाता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, कुछ हम नियमावली बना रहे हैं महोदय, आई कार्ड वगैरह बना रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो बिना जो लोग जरूरी उसी का परिवेश हो महोदय। दूसरी बात यह है इलाज के बारे में महोदय, तो सदर हॉस्पिटल सिमडेगा सदर हॉस्पिटल हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, अगर कोई सीरियस पेशेंट आते हैं तो उसका इलाज हम लोग करते हैं महोदय। दूसरा बात है इनकी जो मंशा है महोदय कि वहाँ रिम्स की तर्ज पर वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल बने। आप विधायक हैं, वहाँ के माननीय विधायक है, सब विधायक चाहता है महोदय कि हमारे यहाँ भी अच्छा हॉस्पिटल सरकार बनाए। तो निश्चित तौर पर महोदय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी जिलों में हम एक मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाएंगे। मेरे फ्यूचर में मेरा ये थॉट है महोदय, हमारा एम है, जो लक्ष्य है मेरा, हम आने वाले दिनों में महोदय मैं विधायक जी को अस्वर करता हूँ कि सिमडेगा में महोदय एक मेडिकल कॉलेज हम लोग देंगे महोदय, ताकि आपको पर्याप्त आपको बेहतर भी हो जाएगा, पेशेंट का इलाज भी वहाँ। ठीक है भूषण जी, आपको बहुत अच्छा चीज मंत्री जी दे दिए, धन्यवाद दीजिए। अध्यक्ष महोदय सूचना। क्या सूचना है बताइए। अध्यक्ष महोदय, जनहित में काफी सारे सवाल आ रहे थे तो मैं आपसे अभी समय ले रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कांग्रेस अराजकता का माहौल भारत देश में फैलाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अपनी शासन की विफलताओं को हमारे ऊपर ये टिकरा फोड़ने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सेंसेक्स क्रैशेस 3000 पॉइंट्स इन 4 days, इन्वेस्टर लूजेस 10 लाख करोड़। अध्यक्ष महोदय, जो रुपया का वैल्यू हो गया है, डॉलर बढ़ते जा रहा है अध्यक्ष महोदय, रुपया गिरते जा रहा है। क्रूड ऑयल तेल जो लाई जा रही है अध्यक्ष महोदय, पहले $45 में मिल रहा था प्रति बैरल, अब $100 मिल रहा है प्रत्येक बैरल अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, किसानों को आने वाले समय में यूरिया की इतनी किल्लत होने वाली है, भारत देश में यूरिया फर्म्स ऑपरेशन बंद कर दी है क्योंकि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी अब कमी होने वाला है अध्यक्ष महोदय। तो ये स्थिति है और आज अराजकता आप कहते हैं हम फैला रहे हैं ये माहौल, मगर वो आपकी विफलता, आपकी विफल शासन का नतीजा है। ये कांग्रेस के ऊपर टिकरा ना फोड़ा जाए। धन्यवाद। क्या बोल रहा है? बोलिए सत्ता जी। अध्यक्ष, एक जरूरी सूचना, माननीय मंत्री जी का ही घोषणा है कि इलाज के दौरान किसी का भी मृत्यु हो जाता है तो बिल भुगतान नहीं करना है। कल जो घटनाएं घटी, एक परिजन के साथ इलाज के दौरान होली के दिन 4 मार्च के दिन उनके साथ घटनाएं घटी। झरिया विधानसभा के
व्यक्ति के साथ और इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। 2.25 लाख के आसपास बिल हुआ। मात्र 20,000 के लिए SRP हॉस्पिटल छोड़ नहीं रहा था। ये आज पेपर में सुर्खियां बना हुआ है कि आज माननीय मंत्री जी घोषणा करते हैं लेकिन लागू नहीं होता है, तो फिर घोषणा क्यों होता है माननीय मंत्री जी? हो गया इसको संज्ञान में लिया जाए। ये सभी हॉस्पिटल मेरी व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार कई बार पहले भी बोल चुका, एक आपका स्टाफ नहीं रहता इतने दूर में। चलो भाई, क्या विपक्ष में नहीं देना है तो बस हटा दीजिए इन लोग को। उधर उस दिन में 3 दिन पहले भी मुझे चिल्लाना पड़ा ऊपर में, तब दौड़ कर आया। ये तो रोज का वही धंधा है। एक आदमी कोई कागज हमको भेजना है तो रहो यार, चेहरा इधर से उधर नहीं, रोज का हालत है ना। ठीक एक आदमी के पास स्टाफ नहीं है। चलिए आपका बात मान लिया। एक आदमी को परमानेंट उस जगह पर रहने के लिए एक आदमी परमानेंट रखिए या मत रखिए। यहाँ विपक्ष यहाँ से लेकर वहाँ तक है, एक आदमी नहीं रहता है अध्यक्ष महोदय। इसका कारण क्या है हमको ये समझ में आज तक नहीं आया। या तो आपके पास आदमी नहीं है, रोज का वही नहीं। एक दिन और मैं चिल्लाया था, एक बार और भी व्यवस्था पहले बहुत पहले किया था अध्यक्ष महोदय, कि रोज का यही स्थिति है। चलिए, विपक्ष लॉबी में जिन लोगों का ड्यूटी अलर्ट है वो लोग सारे लोग उस लॉबी में ही अपना सेवा देंगे। गजब स्थिति है, गायब हो जाते हैं सबके सब यहाँ से। आपका संज्ञान ले लिया गया। आप शून्य काल की सूचना माननीय सदस्य रोशनलाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बैठिए। चलिए रोशनलाल जी पढ़िए ना, पढ़िए। वर्ष 1984 में बड़कागांव के महोदय में लौटती रामनवमी जुलूस के झंडे को जलाने के बाद 1989 से 2018 तक प्रशासन ने जुलूस निकालने नहीं दिया। 2018 में दोनों समुदाय के समझौते से पुनः शुरू हुआ। 2024 में शांतिपूर्ण जुलूस पर बैरिकेडिंग के बाद लाठीचार्ज फायरिंग कर रोक दिया गया, जो धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। अतः वर्ष 2026 में रामनवमी जुलूस जो आम रास्ता है उससे निकालने की अनुमति देने की मांग सदन से करते हैं। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार चौरसिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक महत्व से भरा पड़ा हुआ है, जैसे राधा कृष्ण मंदिर, तलिया भवंडी, नाग बाबा मंदिर, बोकिया पहाड़ी मंदिर, बराव, भैंसाखुर मंदिर, जमुने, मलय डैम सतबरवा, रानीताल डैम चैनपुर, शाहपुर किला, जो पर्यटक क्षेत्र में जहां सरकार के पहल से पर्यटक सौहार्द में बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अतः जनहित में वरिष्ठ पर्यटक स्थलों को विशेष पैकेज की राशि से विकसित कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम के मुसावनी, डुमुरिया, धालबूमगढ़ एवं गुड़ा बांधा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजदूर सिलिकोसिस से पीड़ित है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उपायुक्त से 15 दिनों की में रिपोर्ट मांगी गई थी, किंतु 10 माह बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सरकार मेडिकल बोर्ड गठित कर वैज्ञानिक जांच पद्धति तय करे तथा पीड़ितों एवं मृतकों के आश्रितों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराए। माननीय सदस्य शत्रुघ्न महतो जी। अध्यक्ष महोदय, 15वीं वित्त आयोग के स्वास्थ्य मद से प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया जा चुका है, परंतु किसी भी स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, दवा उपकरण आदि उपलब्ध नहीं है, जिससे आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, दवा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती। अध्यक्ष महोदय, राज्य में मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं की उम्र 50 होते ही उनका नाम मैया सम्मान योजना का सूची से स्वतः हट जाता है। इस तहत मैया को 25,000
महिलाओं को 25,000 रुपया से सीधा शून्य पर आ जाता है। अतः आसन के माध्यम से सरकार से मेरा मांग है कि व्यवस्था ऐसा किया जाए ताकि महिलाओं के नाम 2500 रुपया का सूची से हटते ही 1000 के पेंशन के सूची में स्वतः जोड़ दिया जाए। माननीय सदस्य कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ रहा है। हाथी ग्रामीणों की फसलें नष्ट कर रहे हैं, घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अधिकांश पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिला, अतः सदन से अनुरोध है कि समस्या समाधान हेतु ठोस कार्य योजना लागू कर प्रभावित परिवारों को शीघ्र उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रमना प्रखंड के बुलका पंचायत स्थित अतियारी गर्दा एवं बरहिया गांव वर्तमान प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है। अध्यक्ष महोदय, आदिम जनजाति बहुल्य गांवों की भौगोलिक दूरी विकास और प्रशासनिक कार्यों में बाधक है, अतः जनहित के उक्त गांवों को मिलाकर नया पंचायत सृजित करते हुए इन्हें मात्र 2.5 किलोमीटर दूर स्थित सगमा प्रखंड में सम्मिलित करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य नरेश प्रसाद सिंह जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र के बदिया प्रखंड में सालगा से मगरदा मुख्य पथ तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। यह सड़क गढ़वा जिला के 2 प्रखंड बरडीहा एवं भवनाथपुर को जोड़ता है, अतः उपरोक्त वर्णित सड़क का निर्माण कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद सहित पूरे राज्य में लगभग 6500 युवक ऊर्जा मित्र के रूप में राज्य और राजस्व हित में 10-15 वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, परंतु वर्तमान में स्मार्ट मीटर लग जाने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी एवं आजीविका की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। सरकार ने अपने वादा के अनुसार उनकी मांग को नहीं माना, अतः सरकार से मांग है कि ऊर्जा मित्रों को मानव दिवस कर्मियों के रूप में समायोजित किया जाए। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुरनी प्रखंड के पेशम पंचायत स्थित ग्राम सुइयाडी एवं परसभनी के बीच नारंगो नदी पर पुल न होने पर जर्जर सड़क से हजारों ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। बरसात में यह मार्ग पूर्णतः बाधित रहता है, अतः जन सुविधा हेतु में सुइयाडी और परसभनी के बीच नारंगो नदी पर पुल, मेन रोड तक पक्की सड़क एवं गार्डवाल के लिए अविलंब निर्माण की पुरजोर मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कार्यरत आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी गण अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसमें प्रमुख रूप से नेशनल हेल्थ मिशन के सीएचओ के समान 32,000 रुपये वेतन की मांग, अपना मूल पद आयुष चिकित्सा पदाधिकारी में परिवर्तन कराने, प्रति वर्ष 5 से 10% इंक्रीमेंट बढ़ाने तथा झारखंड राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर करने, महिलाओं की मेटर्निटी लीव, टीए इत्यादि प्रमुख मांगे हैं, जिसे पूरा करवाया जाए। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय युवाओं का। हजारीबाग जिला अंतर्गत विज्ञापन संख्या 1/2019 द्वारा गृह रक्षक की नियुक्ति का परीक्षा फल विगत 5 वर्षों से अधिक समय हो गया अध्यक्ष महोदय, और वहाँ पे गड़बड़ी के कारण अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। अतः सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि संशोधित परीक्षा फल को अविलंब प्रकाशित करने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला कोलेबिरा विधानसभा अंतर्गत ठेठांगर प्रखंड के NH 143 मुख्य मार्ग जोराम पंचायत के जमपानी स्कूल के पास हमेशा तेज गति से चलने वाले वाहनों के चपेट में आने की वजह से कई स्कूली छात्राओं की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है। अतः जमपानी स्कूल के पास NH 143 मुख्य मार्ग पर
वाहनों की गति को धीमा करने के लिए 2 स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार की है। माननीय सदस्य मंजू कुमारी जी। Now, every time you hear about an unfortunate car incident, what is the first thought that comes to your mind? Insurance, hai na? But real heroes don't wait for accidents. They make safety a habit. This National Road Safety Month and beyond, let's celebrate those who choose responsibility every single day. And when life takes an unexpected turn, ICICI Lombard stands by you, your silent partner in every journey. Cashless repairs and roadside assistance, personal accident cover up to rupees 15 lakhs and no claim bonus up to 50%. Stay protected, drive safe, choose ICICI Lombard Comprehensive Car Insurance. MyWeb's biggest sale of the year. Get web hosting with free domain and email all for just 69 rupees per month. And yes, the same price at renewal, guaranteed. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ विधानसभा क्षेत्र के कृषि प्रधान क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, जहां बड़ी संख्या में किसान सब्जी, फल एवं अन्य फसलों का उत्पादन करते हैं, लेकिन कृषि मंडी एवं भंडारण की सुविधा के अभाव में किसानों को अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है अध्यक्ष महोदय। अतः किसानों के हित में जमुआ विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंडी तथा उच्च क्षमता वाला आधुनिक कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ताजुद्दीन। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला के सकरी गली से साक्षरता मोड़ तक सड़क लंबे समय से खराब है एवं बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुका है, जिससे आम जनता, मरीजों, छात्रों और व्यापारियों को उक्त मार्ग में आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। इन सड़क दुर्घटनाओं यहाँ पे सड़क दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना बनी रहती है। अतः सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उक्त सड़क का निर्माण करवाया जाए। माननीय सदस्य राम सूर्या मुंडा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक एवं उत्क्रमित विद्यालयों के जर्जर भवनों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। कई विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है, जहां पुट्टी, रंगाई, पुताई एवं आवश्यक मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है, जबकि कुछ विद्यालय भवन इतने पुराने और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि वहां नए भवनों का निर्माण भी आवश्यक है। महोदय, इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सभासद नियमावली 2012 संशोधन 2022 के अनुसार पीजीटी +2 शिक्षक को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वित्तीय वेतनमान दिए जाना है। नियुक्त शिक्षक की सेवा 12 वर्ष जुलाई 2024 पूर्ण हो चुकी है, फिर भी उन्हें ये लाभ नहीं मिल रहा। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से तथाशीघ्र वरीय वेतनमान देने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत तुर्चाची प्रखंड के केंदुआडी गिरिडीह जिला के पीटन प्रखंड को जोड़ने वाला पथ लगभग 500 मीटर वन विभाग के सेंचुरी प्रोजेक्ट क्षेत्र में आने के कारण नहीं बन पाया। अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित में उक्त पथ का निर्माण कराया जाए, ताकि दोनों जिला के लोगों को आवागमन में सुलभ हो। महोदय, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के शिक्षकों को ससमय कालबद्ध प्रोन्नति नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य सरकारी कर्मियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर एसीपी और 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर एमएससीपी तथा 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर वेतन ग्रेड प्रोन्नति दी जाती है। अतः सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप सरकारी शिक्षकों को भी एमएससीपी एवं वर्ष 2016 से बंद कालबद्ध वेतन
ग्रेड प्रोन्नति के प्रावधान को पुनः लागू करने की मांग मैं सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहरी क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी मैदान का निर्माण कार्य संवेदक मेमर्स जैन कंपनी रांची के द्वारा बहुत ही निम्न गुणवत्ता से कराया जा रहा है। कार्य की निविदा हेतु कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो चतरा से निर्गत हुआ है, जो कि संदेहास्पद है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उपायुक्त चतरा से जांच कराकर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी होने पर संवेदक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय सदस्य सुरेश कुमार बैठा जी। अध्यक्ष महोदय, कांके विधानसभा क्षेत्र स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी में पिछले 15-20 वर्षों से कार्यरत 156 संविदा सुरक्षा कर्मियों को 1 फरवरी 2026 से हटाकर होमगार्ड बहाल कर दिए गए हैं। ये कर्मी पिछले 1.5 माह से हड़ताल पर हैं। इनके भविष्य और अनुभव को देखते हुए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इन सभी 156 अनुभवी सुरक्षा कर्मियों का विलंब पुनः सेवा में बहाल किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति हेतु निकाली गई विज्ञापन 1/2010 जिसकी परीक्षा 2017 में हुई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोस्टर का पालन नहीं होना बताकर रद्द कर दी गई। पुनः उसी नियुक्ति को उपायुक्त पलामू द्वारा वर्तमान में विज्ञापन संख्या 1/2025 द्वारा 10वीं के अंक को आधार बनाकर लिया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः इस नियुक्ति को परीक्षा के आधार पर निकालने की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिला बने कई वर्ष हो गए, फिर भी स्थायी पुलिस लाइन वहां पर नहीं बन पाया है, जिससे जिले में पदस्थापित पुलिस बल को आवास, प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ती है। यदि जल्द पुलिस लाइन का निर्माण हो तो पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगा। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं मांग करती हूं कि रामगढ़ जिला में स्थायी पुलिस लाइन जल्द से जल्द वहां पर बनाया जाए। माननीय सदस्य सुदीप गुड़िया जी। अध्यक्ष महोदय, तोरपा विधानसभा अंतर्गत बानो प्रखंड में पबुरा मोड़ से कैबेटांग होते हुए उड़ीसा सीमा को जोड़ने वाली पथ को आरयू विभाग द्वारा निर्मित है एवं वर्तमान समय में अति जर्जर अवस्था में है। यह मार्ग उड़ीसा सीमा को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं इस पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य दशरथ गगराई जी। अध्यक्ष महोदय, सरायकला खरसवां जिला अंतर्गत छोटा बम्बो से खरसवां भाया बलियातांड, गितिलता, जामडी, चिरोडी, छोटा चकड़ी, तलाईकेला, पदमपुर पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। इस पथ को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर आरसीडी पथ में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि इस पथ को आरसीडी रोड में अपग्रेड किया जाए। धन्यवाद। आज सदन की प्रथम पाली के कार्रवाई को देखने के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय के छात्र छात्रा उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उन तमाम छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। जल्दी बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप NH 22 पर चतरा से जब हम गया जाते हैं डोभी होकर के, हंटई होकर के, आए दिन घटना घटते रहती थी, कोई न कोई एक्सीडेंट। आज 2 आदमी की डेथ हुआ है महोदय, रोज घटना हो रही है। अब पूरा आना जाना बंद है महोदय। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार को संज्ञान में ले और NH केवल एक पुल के हाइट खाली ऊपर कर देगा महोदय, तो हमको लगता है कि एक्सीडेंट नहीं घटेगी। इसलिए सरकार संज्ञान में ले और तुरंत कोई न कोई कार्रवाई करे। रोज हमारा मेन रोड बंद रहता है। माननीय सदस्यगण, बहुत सारे ध्यान आकर्षण की सूचना लंबित
होते जा रहे हैं, जिस कारण आगामी काल शनिवार दिनांक 14/3/2026 की कार्रवाई 10 बजे पूर्वाह्न से होगी। प्रारंभ में लंबित ध्यान आकर्षण की सूचना 1 घंटा तक ली जाएगी। मान्य क्या बोलना, हम देख रहे हैं, हम विशेष परिस्थिति में देख रहे हैं। मैडम क्या आप? अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों सरकार की ओर से मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि माननीय विधायक, सांसद, गृह निर्माण स्वावलंबी सरकारी समिति को हस्तांतरित किए गए जमीन जिसका रजिस्ट्रेशन बंद है, 3 दिनों के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया जाएगा। महोदय, अमूमन तो मैं विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री की ओर से सरकार का जो पक्ष रखता हूं, तो हमारी पूरी यह सोच होती है और एक कमिटमेंट भी होता है कि वही आश्वासन दिया जाए जिसका अनुपालन सरकार कर सके। महोदय, इस प्रकार का आश्वासन मैंने उस आधार पर दिया था जब माननीय सदस्यों ने ये कहा कि अध्यक्षीय कार्यालय में उपायुक्त रांची के साथ हुई वार्ता के आलोक में, जैसा कि डीसी रांची ने ये प्रॉमिस किया था कि 8 दिनों के अंदर हम पोर्टल खोल देंगे, तब मैंने कहा कि अगर उन्होंने कहा था कि 8 दिनों के अंदर पोर्टल खोल देंगे, तो मैं 3 दिनों के अंदर पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलवाने का मैंने सदन में आश्वासन दिया था। उसके बाद महोदय, हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी को बुलाया, हमारे राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी साथ में थे, और कल डीसी रांची, एडिशनल कलेक्टर रांची से बातचीत हुई। तो जो बातें अब सामने तथ्य के रूप में सामने आई हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। 5 मिनट समय लेते हुए जो घटनाक्रम है इस जमीन के आवंटन को लेकर के, विधायक एवं सांसद के गृह निर्माण हेतु जमीन आवंटन का आवेदन पत्र 28 जून 2016 को राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव को दिया गया था और अनुरोध किया गया था कि समिति को भूमि हस्तांतरित करे या आवंटित करे। उसके आलोक में गृह निर्माण हेतु कांके अंचल के मौजा चूटू के थाना संख्या 164, खाता संख्या 118, प्लॉट संख्या 115 में 35 एकड़ गैर मजरूआ मालिक प्रति कदीम भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव अभिलेख संख्या 14/1617 में उपलब्ध कराया गया। उसके बाद महोदय, जिसके आलोक में 35 एकड़ जमीन को संयुक्त सचिव राजस्व को उपलब्ध करा दिया गया कि उक्त स्तर पर 35 एकड़ जमीन स्वावलंबी सरकारी समिति को उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद महोदय, गृह निर्माण समिति के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को 35 एकड़ जमीन के लिए 1,70,62,500 रुपया जमा करा दिया गया। हस्तांतरित भूमि का इकरारनामा 1/6/2018 को पूरा कर लिया जाता है, वो भी पूरा हो गया। महोदय, इस तरह आप देखेंगे कि जमीन हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो इतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ी कि हस्तांतरण की प्रक्रिया 1 साल 11 महीने 3 दिनों में पूरी कर ली। 2018 में ये ट्रांसफर हो गया। अभी स्थिति क्या है वो हम बताना चाहते हैं। भूमि की वर्तमान स्थिति कुल 35 एकड़ भूमि जो इस समिति के लिए आवंटित किया गया था, जिसमें 3.30 एकड़ भूमि पर रिंग रोड बन चुका है, 2 एकड़ भूमि पर आदिवासी मसना वहां पर स्थापित किया गया है, 3 एकड़ भूमि पर 7 डोभा बना हुआ है, 3 एकड़ रिंग रोड के दक्षिण प्रति गड्ढा पड़ा हुआ है,
इस तरह 35 एकड़ जमीन के विरुद्ध अभी वर्तमान में 23.7 एकड़ भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा खेती की जा रही है। महोदय, कल रात में मैंने और गंभीरता के साथ तमाम दस्तावेजों को मैंने खंगाला तो पता चला कि भूमिहीन परिवार के श्री बंधना करमाली, श्री जुड़वा करमाली, श्री चरकू करमाली, श्री ललकू मुंडा, श्री राजू मिर्दाहा व अन्य के नाम से 1970-71 में वही जमीन जो समिति को एलोकेट किया गया, हस्तांतरित किया गया, इन लोगों के नाम से ये भूमिहीन थे और इनके नाम से जमीन बंदोबस्त की गई थी। उसके बाद जब ये प्रेशर पड़ा तत्कालीन सरकार की ओर से कि विधायक और सांसदों के लिए जमीन चाहिए, तो आनन फानन में जो भूमिहीन वहां पर कब्जा उनका था, वो वहां खेती कर रहे थे, बिना सो कॉज पूछे हुए तत्कालीन सरकार के प्रेशर पर जमीन की बंदोबस्ती रद्द कर दी गई महोदय। लेकिन जमीन पर उनका कब्जा आज भी दाखिल है। मैंने काफी मेहनत किया है। ये फोटोग्राफ्स है उस जमीन की जहां पर की जो भूमिहीन है वो आज भी जमीन पर खेती का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हो, हमारे प्रतिपक्ष विधायक जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम वैसे जमीन पर, मैं तो अपने बारे में कहना चाहता हूं कि मैं भी इस समिति का सदस्य हूं, लेकिन उस जमीन पर अगर हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन होता है तो गरीब आदिवासियों के जमीन पर हम अपना मकान तो नहीं बनाएंगे। मैं सदन में आज ये घोषणा करना चाहता हूं। क्या हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह सदन उन गरीब आदिवासी की जमीन जिनके नाम से 1970-71 में बंदोबस्त किया गया था, क्या ये सदन तैयार होगा? जनप्रतिनिधि सभी तैयार होंगे कि उन्हें वहां से विस्थापित करके हम लोग अपने रहने के लिए मकान बनवाएं? हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे सदन से ये सहमति लेना चाहते हैं। क्या तैयार होंगे मौजूदा? अब मैं आता हूं, पहले इस जमीन की बात कर ली जाए। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जब जमीन बंदोबस्त था, लैंडलेस थे लोग, आदिवासी जाति के थे, तो आनंद फानन में कैसे उनके जमीन को कैंसिल कर दिया, उनके सेटलमेंट को कैसे कैंसिल कर दिया गया? ये सारा हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के प्रेशर पर यह काम हुआ महोदय। ऐसी जमीन हम जनप्रतिनिधियों को नहीं चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं, वो जमीन हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलवा भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, तो भी वहां के ग्रामीण उस जमीन पर अपना कब्जा किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाले नहीं है। अब वैकल्पिक व्यवस्था पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, हमने कहा है कि 2 महीने के अंदर ऐसी जमीन जो विवाद रहित हो, इस समिति के लिए आप आवंटित करें, ताकि जो कमिटमेंट है हमारा कि हम इस समिति को, विधायक और सांसदों के गृह निर्माण की समिति को जमीन उपलब्ध करा दे, जमीन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कुछ बोलिएगा, बोलिए। माननीय पूरक प्रश्न नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का जवाब हो गया। गवर्नमेंट ने अपना कुछ जानकारी है तो कोई पूरक प्रश्न नहीं है भैया, जानकारी है तो कुछ। आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आपसे कौन पूरक? नहीं, राजनीतिज्ञ कम जनप्रतिनिधि हैं, और उसके बाद आप राजनीतिक होता तो झारखंड के धरती पर गैस और पेट्रोल का किल्लत नहीं होने देता। मैं समझ गया। बहुत बड़े राजनीतिक तो आप लोग हैं।
नहीं नहीं, राजनीति आप लोग इतने संस्कारी राजनीतिज्ञ हैं कि गरीबी हटाओ का नारा दे दे करके श्रीमती इंदिरा गांधी वाली पार्टी की आप लोग हैं, जो आज गरीबी तो नहीं हटा, गरीब हट गए, उसी पार्टी के लोग आप लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन राजनीतिक बात कीजिएगा। इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपने नाम लिया उनका, तो मैं बहुत ही गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की किरकिरी हो रही है, अगर स्वर्गीय इंदिरा गांधी होती तो ये नौबत नहीं आती, वो विश्व को बतला देती कि भारत की हस्ती क्या है। ऐसा है अध्यक्ष, एक मिनट सुनो यार, अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। देखिए अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, जो मृत हो गया उसके बारे में, लेकिन इतिहास तो इतिहास रहता है ना अध्यक्ष महोदय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हजारों किलोमीटर जमीन चीन को यह करके दिया कि मेरा सर में बाल नहीं है, तो वहां कुछ नहीं उगता है, तो बाल ये दे दिया, चाइना को दे दिया, उसी पार्टी के लोग हैं। चलिए, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 31 अरब 88 करोड़ 21 लाख 84 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें डॉक्टर नीरज यादव, श्री जयराम कुमार महतो एवं श्रीमती पूर्णिमा साहू स्वाभिस के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 49 से 51 तक व्यापक है। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं मांग करती हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगी। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
AI can now build a website in 90 seconds, while the only AI most people over 40 know is ChatGPT. Disappear for a month and do this instead. Stop. Please stop using ChatGPT like it's Google. Get AI certified in 28 days and you won't recognize yourself. So I'm over 42 and I just got AI certified in less than a month. One program changed everything. I didn't quit my job or spend thousands on courses. Instead, I joined the 28-day AI challenge. What if I've never worked with AI before? Perfect. This challenge is built for people over 40. Yeah. A simple learning routine that fits your life, not disrupts it, and the best part, you're AI certified at the end. So when does the program start showing results? In 1 week, you'll feel unstoppable. Yeah. In 2 weeks, you'll have your strategy. In a month, you'll wonder why you didn't start sooner. Tap the screen to join us.
dominate the Rift with Opera GX. Install any official LoL esports mod from GX Store to unlock bonus content and features. Browse the collection and choose a mod. Open GX Corner and scroll to the Riot section with a brand new co-streaming hub. Set your language and choose a stream. Only on the browser for gamers. Only on Opera GX. Every champion starts with a dream. To crack IIT, to conquer NEET. But dreams need direction. Take your first big step. The Allen Scholarship Admission Test. Earn scholarships. Prep with the best. Don't wait for tomorrow. Begin today. Register now.
शुरू कर दीजिए। डॉक्टर नीरज यादव अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। डॉक्टर नीरज यादव अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। शुरू करने दीजिए, इसको ले लो। ओह नो, बाइक का एक्सीडेंट हो गया और अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। टेंशन किस बात की, डिजिट है ना। वीडियो बनाओ और डिजिट ऐप पर क्लेम डालो। डिजिट बाइक इंश्योरेंस लेना और बिना टेंशन जीना। रिन्यू योर बाइक इंश्योरेंस टुडे। शुरू करने दीजिए, आपको ले लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड एवं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग चैतन्य का कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। हम एक बात सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं महोदय। हम एक सचेत नागरिक के तौर पे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हम पक्ष विपक्ष मिलकर सामूहिक प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है महोदय। हमने बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल की है। हमें सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व का बोध होने के साथ साथ संवेदना भी जरूर होनी चाहिए महोदय। हम सब ने कोरोना जैसे महामारी को भी सामूहिकता का और संवेदनशीलता का परिचय दे करके उसे लड़ा है महोदय। लेकिन आज हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं महोदय कि जब हम सुबह सुबह सदन आ रहे थे तो बाहर में मीडिया के भाई बंधु खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों के द्वारा अराजकता फैलाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अब कोशिश क्यों हो रही है महोदय? ये कांग्रेस के लोग एलपीजी की कमी बता करके लोगों को पैनिक करने में लगे हैं महोदय। कालबाजारी को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है महोदय। हम ये विशेष रूप से कहना चाहेंगे महोदय कि एलपीजी की कोई कमी मोदी सरकार नहीं महोदय। अभी किन्हीं को बोलने की इजाजत आप नहीं देंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस अध्यक्ष आप अपना बात रखिएगा प्रदीप जी। ये कांग्रेस आप रखिएगा, थोड़ा बोलने दीजिए प्रदीप जी, बोलने दीजिए फिर रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था नहीं महोदय, आज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको व्यवस्था पर बुलवाएंगे ना, व्यवस्था में बुलवाएंगे। आप बैठिए, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बजट एक मिनट मैडम महोदय नहीं, फिर मेरा समय महोदय नहीं, आपका समय नहीं जाएगा। आराज सिन्हा जी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते तो बोल लीजिए, तो प्रदीप जी को देंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक विषय पे आया था अध्यक्ष महोदय। आज सुबह से लगातार प्रदीप जी भी अखबार दिखा रहे थे अध्यक्ष महोदय। मुझे लगा कि वर्तमान जो सरकार है अध्यक्ष महोदय, ये बड़े बड़े शब्दों में लगातार घट रहे थे लागू गरीबों की पेट्रोल सब्सिडी योजना बंद। अध्यक्ष महोदय, बहुत ताम झाम के साथ ढिढोरा पीटकर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे थे अध्यक्ष महोदय पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए अध्यक्ष महोदय। युवाओं को लुभाने की चुनाव के पहले कोशिश की अध्यक्ष महोदय, और आज यह नतीजा आ गया कि इस योजना को बंद कर दिया अध्यक्ष महोदय। सरकार कभी इस पर भी तो कुछ बोले अध्यक्ष महोदय। ठीक, चलिए प्रदीप जी आप बोलिए। मेरी व्यवस्था यह है अध्यक्ष महोदय, ये आज का जो डिमांड है वो आदिवासी कल्याण विभाग पर है, सामाजिक सुरक्षा जो तमाम विषयों पर है अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने अपना कटौती प्रस्ताव रखा है। तो इससे कंसर्न विषयों पर अपने विचार को रखें, ये माननीय अध्यक्ष जी से मेरा आग्रह होगा। और मेरी बात पूरी होने दीजिए अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है कि ये आदिवासी विरोधी है, तो पूरा जग जाहिर है, इसीलिए आदिवासियों की ये बात ही नहीं करना चाहते। इनकी इच्छा नहीं, उधर जाती ही नहीं नजर कि भाई आदिवासियों का कैसे कल्याण होगा। जिस बात में दम नहीं, क्या ये वो अखबार दिखाते हैं
क्या ये अखबार झूठा है? इतनी लंबी लाइन, क्या मंदिरों के भोग बंद हो गए? इतनी, ये सब बात झूठे हैं। लोग आज सड़कों पर लोग 3 किलोमीटर लाइन लगा रहा है। देखो मीरा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया चल बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में यही सूचना देने का काम करते हैं क्या महोदय? आपका समाज सुरक्षित है, आपका समाज सुरक्षित है। अब शुरू हुआ है महोदय हमें आपका समाज सुरक्षित है। नहीं, हम कहना चाहते माननीय सदस्य वरिष्ठ जरूर है प्रदीप यादव जी, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी वही है क्या महोदय? आज कांग्रेस के हमारी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी नहीं है क्या? आज उनको इनके दल के लोग आज अपमानित करने का काम करते हैं महोदय। आज सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद आज अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं महोदय। हाथ में संविधान लेके संविधान के खिलाफ बोलने का काम करते हैं महोदय, और ये हमें ज्ञान की बात सिखाएंगे महोदय। अरे हमें अपना बात रखिए मैडम, अपना बात बोलिए ना आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माँ बाप ने दो खिला के नहीं पढ़ाया महोदय। हम भी थोड़े बहुत अक्षर का ज्ञान रखते हैं, हमें ज्ञान देने की कोशिश न करें। माननीय सदस्य, अपना बातों को रखिए, आपको समय प्राप्त है, समय मिला है, आप रखिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बेकार का वार्तालाप से कोई फायदा है नहीं। से महोदय, हम बैठिए ना जी, आप बोलिए ना इधर। मैडम आप, नीरज जी आप बोलिए ना, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठने के लिए हम है ना, आसन है, आप अपना बात को बोलिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से ये हंगामा करते हैं महोदय, आज हमें लगता है ये कांग्रेस के लोग ऐसे ठग हैं जो रेगिस्तान में रेत की कमी पैदा कर देने की क्षमता रखते हैं महोदय। सत्ता में रहते हुए अराजकता का माहौल पैदा करने इनके जेहन में है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी की ओर मुखातिब होती हूँ महोदय। Make it count. With GoDaddy email, get a professional address that matches your domain. It builds trust, boosts credibility, and helps grow your brand. Start strong with GoDaddy. इन्होंने जो आज ये है बजट महोदय, जिसके कटौती प्रस्ताव में हमने बोलने का काम किया, 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं महोदय। लेकिन हम आते जाते हम सभी लोग आंगनबाड़ी की व्यवस्था देखें या सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र को देखें महोदय, आज हमारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आज कुपोषित बच्चे आते जाते नजर आते हैं महोदय। हमें कामकाजी महिलाओं के लिए जो छात्रावास की घोषणा की थी महोदय, ये भी आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बच्चों की थाली में पोषण नहीं, लापरवाही परोसी जा रही है महोदय। बासी मिड डे मील खा करके आज बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। आखिर ये खिलवाड़ बच्चों के साथ कब तक चलेगी महोदय? अभी देखिए HIV पॉजिटिव कर रहा है बच्चों को। कहाँ गए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी? महोदय, हम आप ही की तरफ मुखातिब होकर कर रहे हैं महोदय। आज जामताड़ा जिले में 13 साल की बच्ची का स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण खतरे पे पड़ जाती है महोदय। हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या हमारे नौनिहालों को आज जीने का अधिकार नहीं महोदय? आज एम्बुलेंस में AC नहीं रहने के कारण आज दिक्कत होती है, और जो कांग्रेस से माननीय मंत्री हैं वो साइकिल और रिक्शा की सवारी में व्यस्त रहते हैं महोदय। तो अफसोस तो होता है ना महोदय, तो अफसोस होगा तो बात को सदन में रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लगभग 55-56% के लगभग में आज पिछड़ों की आबादी है महोदय, लेकिन आज हम अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं महोदय। कारण क्या है महोदय? आज पिछड़ा वर्ग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा के अधिकारों से भी पिछड़े हैं महोदय। कारण महोदय, इतनी बड़ी आबादी रहने के बावजूद जो 7 जिले लातेहार, सिमडेगा,
गुमला, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका जैसे पिछड़े क्षेत्र में आज पिछड़ों का आरक्षण महोदय शून्य है। क्या वहां पिछड़ों की आबादी नहीं है महोदय? हम कैसे पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करें महोदय? आज हम मोटी मोटी सुंदर सुंदर किताबें हमें जैसे आते हैं दे दी जाती है, लेकिन उसके एक एक अक्षर को पढ़ने से, उसकी सेंटेंस को पढ़ने से जो सामने निखर के आती है, वो महोदय यही सच्चाई है कि आज हम पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आज ये सरकार कोई पहल नहीं की और 7 जिलों में जो पिछड़ा हुआ जिला है वहां पर हमें आरक्षण 0 मिलता है महोदय। और आरक्षण नहीं तो संरक्षण कैसे महोदय? आज भारत में आपका राष्ट्रीय स्तर पर में जवाब दीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है महोदय। ये मोदी सरकार ने 2018 में दिया महोदय, जिसमें ये अधिकार मिला कि पिछड़ों को जो शिकायत होगी उसकी जांच के बाद में उस पर सुनवाई भी नहीं होगी। इससे क्या हुआ महोदय? ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है ये मजबूत भी हुआ और स्वतंत्र आयोग माना गया महोदय, और इसमें अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है। लेकिन ये शिकायत के तौर पे नहीं, एक सुझाव के तौर पे महोदय। हमारे झारखंड में आज क्या है महोदय? आज संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। हम अपील कर सकते हैं, हम वहाँ सलाह दे सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होगी महोदय। तो सलाह केवल देने से यह आयोग मजबूत कैसे होगा महोदय? ये अंतर केंद्र और राज्य की आयोग में है महोदय। हम चाहते हैं कि अगर पिछड़ों की भलाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसकी शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, वरना किताबों में सुंदर सुंदर मोटे मोटे काली अक्षरों से लिखा हुआ रहेगा, वो काला दिन ही हो जाएगा पिछड़ों के लिए। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहेंगे कि हम आज आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। और आप देख ले, अभी आउटसोर्सिंग की खूब सारी बातें होती है महोदय। प्राइवेट कंपनियां जो विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नियुक्तियां करती है या हो रही है, जो भी है महोदय, इसमें पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है महोदय? आज हमें समीक्षा कर उसमें भी आरक्षण लागू करने के लिए कार्य करने की जरूरत है महोदय। और हम ये कहना चाहेंगे, विशेषकर छात्र छात्राओं के साथ आज एसटी, ओबीसी, एससी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सरकार को हम सुझाव देना चाहेंगे जनहित में महोदय कि जो सरकारी विद्यालय हैं या जो मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय हैं, यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए एसटी, एससी, ओबीसी जो प्रमाण पत्र बनते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, उसे शिविर लगा करके उन्हें ये सुविधा दी जाए ताकि उन्हें बार बार सीओ बीडीओ कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। और हमें विश्वास है माननीय मंत्री जी काफी संवेदनशील हैं, इस पे पहल जरूर करेंगे महोदय। आज हम अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी छात्रावास की अगर बात करें तो आज हमें नहीं लगता है कि हर एक जिले में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि हम अपने कोडरमा की ही बात लेते हैं। जे कॉलेज जो एक नामी मात्र एक कॉलेज है महोदय, जो रोड के किनारे ही है, रांची पटना रोड के किनारे महोदय, उसकी स्थिति ऐसी जर्जर हो गई है महोदय, ऐसी जर्जर हो गई है, वहाँ कभी भी दुर्घटना घट सकती है, कभी भी हादसा हो सकता है। तो माननीय मंत्री जी एक बार निरीक्षण जरूर करवा लें और ऐसे भवनों को मरम्मत कराए, जरूर सौंदर्यीकरण कराए, सुदृढ़ीकरण कराए और हर एक जिला में पिछड़ा वर्ग के लिए भी कम से कम एक एक छात्रावास देने का काम जरूर करें। अगर पिछड़ों की हित की बात करते हैं महोदय, तो ये जो 27% आरक्षण, इसे हम घोषणा बना करके न रखें महोदय, इसे हम कागजी सुंदरता के लिए न रखें, इसे हम अप्लाई करें। आज बात आती है हमारे वृद्ध माता पिता की
आज बात आती है हमारे दिव्यांग जनों को, जिनको आज सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है महोदय। आज हम उनको, अभी हम बुक देख रहे थे माननीय मंत्री जी, आपका इतना सुंदर लिखा हुआ था कि वृद्ध जनों को, दिव्यांग जनों को 1000 मात्र पेंशन देते हैं, और उसकी बाईं ओर क्या लिखा हुआ है, जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाले हैं उनको हम 2500 रुपया देते हैं। अरे उन्हें आप काम दे दीजिए, हम 2500 के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये वृद्ध माँ बाप की क्या गलती है, आज इन दिव्यांग जनों की क्या गलती है, आज मात्र उनको हम 1000 रुपया देते हैं महोदय, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनको पैसे की जरूरत है। आज हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम न जाए, दिव्यांग जन दूसरे पे आश्रित न रहे, वो तो भगवान के मार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हैं ही, हम उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर क्यों कर रहे हैं? क्या ये न्याय हो रहा है? झारखंड में आज इस प्रकार का देखने को मिलता है महोदय, और लोग हम लोगों के पास आते हैं कि हमार पुतैया के दीदी 2500 मिलो है और हमरा दीदी की मिलो है 1000 रुपया तो नहीं दे है। कुछ जवाब देने का नहीं रह जाता है महोदय। कल माननीय सदस्य कालिंदी जी भोजपुरी बोल रहे थे, दादा हम इन झारखंड करे किए और बूढ़ा माए बाप के अगर सेवा नहीं करबे, दिव्यांग के सेवा नहीं करबे, तो कहियो रावरे मन के माफ नहीं करबे। ये हमार बात के रावरे मन सुन लिए, से ले कहत ही कि रावरे मन आज अगर संवेदनशील है किए तो इकर पर ध्यान देवे पड़ी महोदय, और हम आज पूरा ईमानदारी और संवेदनशीलता कर साथ हम अपन सत्ता पक्ष कर भाई बहन के ही बात कहे लाएगी। और मंत्री जी रावरे बड़ी संवेदनशील है कि इकर में जरूर बात करिए, हमारे वृद्ध माए बाप के, दिव्यांग जन के 1000 रुपया नहीं 2500 रुपया रावरे देवे काम करिए मंत्री जी। हम जाना थी महोदय, घड़ियों देखा थे, से ले ज्यादा नहीं बोलब। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रश्न आते जाते रहते हैं महोदय, लेकिन इसमें क्या है महोदय, एक सेकंड जी महोदय, सूरज जी सब व्यवस्था पर नहीं, सब अध्यक्ष महोदय, नाम आया इसीलिए मंगल को अध्यक्ष महोदय बोलने के लिए दिए। मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माननीय सदस्य भी बोल रही थी वृद्धा पेंशन को लेकर। With a brand new design that frees up even more pixels for personalization and an inventory of features to up your game at every level. Like GX Control to help rein in your resources with integrated limiters for RAM, CPU, and network. A sidebar for direct access to your favorite side quests, streams, and posts. And built-in privacy tools like ad and tracker blockers and free no-log VPN. Check into GX Corner for the latest news, deals, and free games. But what really makes our hit different is mods. Giving you the power to change everything from animated wallpapers to themes, sounds, music, and shaders. So you can change everything. Get Opera GX. महोदय इनकी सरकार थी, इनकी गवर्नमेंट थी, रघुवर दास की गवर्नमेंट थी महोदय। हम लोग मोटरसाइकिल में घूमते थे ग्रामीण क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय। उस समय जितने बूढ़ा बूढ़ी है उन लोगों को पेंशन कैसे मिलता था इन लोगों की सरकार में महोदय, कि एक बूढ़ा बूढ़ी मरेंगे तब जाकर एक पेंशन मिलेगा महोदय। लेकिन जब से हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने हैं, बड़े बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन घर तक पहुंचाने का काम किया है महोदय। और महोदय उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर वृद्धा पर इन लोगों को चिंता है तो क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि वृद्धा पेंशन हर महीना मिलना चाहिए, और 8 महीना 10 महीना में भेजने का काम करता है महोदय। ये वृद्धा पेंशन केंद्र की 60% और राज्य की 40% है।
पहले केंद्र को बोलिए बढ़ाने के लिए। मैया सम्मान योजना तो ये इतिहास है, झारखंड में इन लोगों की गवर्नमेंट में इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ पहले इन लोगों को बोले। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फागुन के बाद में चैत्र आता है, इसमें थोड़ी कुछ बीमारी होती है सर्दी खांसी की महोदय, लेकिन अभी सत्ता पक्ष को ना दिल्ली की बीमारी हो गई है, दिल्ली फोबिया हो गया है महोदय। अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है और माननीय कालिंदी जी को एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। इनका याददाश्त थोड़ा कमजोर हो रहा है महोदय। आज इनको पता नहीं कि पहले वृद्धा पेंशन 600 रुपया मिलता था, पहले दिव्यांग पेंशन मात्र 600 रुपया मिलता था। जब हमारी रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार आई महोदय, हम लोगों ने बढ़ा के 1000 रुपया किया। ये हमारे माननीय सदस्यों को ज्ञात नहीं है महोदय। और दूसरी बात महोदय, पहले कौन सा पेंशन मिल रहा है, क्या पैसा मिल रहा है, ये पता नहीं चलता था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जन धन खाता खुला और हर एक महीना का पैसा उनका खाता में जाने लगा। आज गरीबों का कल्याण हुआ और ये जो लोग हैं आज इनको पता नहीं कि किस प्रकार पहले बिचौलिए उन पैसों को खा जाते थे महोदय। अरे क्षेत्र में घूमिए तब सच्चाई जानकारी होगी, केवल यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाह रहे थे महोदय कि कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन वो मात्र 1, 2, 3, 4 ही प्रश्न यहाँ पर पकड़ा पाता है महोदय, लेकिन उसके बाद वाले पे बहस नहीं होती है। तो जो जब प्लीज महोदय, बहुत समय लिए हैं इसलिए वो ग्रीन बत्ती नहीं जलाई। जोड़ के आप जितना समय छोड़िए ना, वो उसी को नोट करता अच्छा बोलने दीजिए ना महोदय। महोदय ये क्या है महोदय कि 2, 3, 4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी आता नहीं है। अब उसमें जो जवाब मिलता है उसमें हम लोग को संतुष्ट होना पड़ता है, तो समय नहीं मिलता तो आपके सामने रखेंगे। देखिए महोदय, हम ये जो प्रश्न आए उसी को आप रखिए ना महोदय। वन्य प्राणी आश्रयनी में बाहर के लोगों को अवैध रूप से बसाया जा रहा है, ये हमारा प्रश्न था। तो प्रश्न का जवाब आया अस्वीकारात्मक। ठीक है महोदय। महोदय 1 सेकंड महोदय प्लीज। मैडम अब महोदय 1 सेकंड सुनिए ना। आप वाद विवाद में हैं, वाद विवाद में हैं। 1 मिनट महोदय, आप विषय को बाद में भी रख सकते हैं, बाद में भी कभी सूचना में खड़ा होकर विषय को रख सकते हैं। इतना लंबा नहीं रखेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री है महोदय, कल बोले थे, उन्हीं का जवाब है महोदय। तो यहाँ पर है महोदय कि अस्वीकारात्मक, लेकिन खंड 2 में क्या बोला जा रहा है कि फुटलहिया चितरपुर वन में अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर जो रह रहे हैं, वैसे 28 अभियुक्तों के विरुद्ध 8 वनवाद दर्ज कर न्यायालय को भेजा गया और डेट भी दिया गया है महोदय। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं महोदय कि हमने प्रश्न किया था, सरकार का जवाब ही विरोधाभास वाला है। कहाँ के लोग हैं महोदय, कहाँ से आ रहे हैं महोदय, इनको कौन बसा रहा है महोदय। आज ये कोडरमा की डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है महोदय, ये पूरे झारखंड के लोगों को, यहाँ के मूलवासियों को कठिनाई होगी महोदय। इसलिए हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री कल बोल रहे थे हिंदुस्तान को बचाइए। हम सहमत हैं, लेकिन क्या झारखंड जल रहा उसे बचाएंगे महोदय, ये हम कहना चाहते हैं। नहीं महोदय प्लीज 1 मिनट महोदय, इतना समय खाएं 1 मिनट हमको। एक बहुत ही गंभीर मामला है महोदय, ये दुग्ध व्यवसायियों का है और ये कोई ग्वाला या यादवों की बात नहीं है जो दुधारू पशु रख करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं, उनकी समस्या है महोदय। 1 मिनट का समय मात्र लेंगे। ये दुधारू पशु गाय भैंस खरीद कर बिहार, यूपी, अन्य जगह से झारखंड में प्रवेश करते हैं, तो उनके साथ में थाना या चेक पोस्टों में महोदय आतंकवादी जैसा व्यवहार होता है। झारखंड में जो पशुधन रोजगार का एक बड़ा साधन है महोदय, इसे आज कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है महोदय। अगर किसी प्रकार का कार्य करना है तो जो कंटेनर में ठूस करके जो बाहर ले जाया जाता है महोदय, उस पे कार्रवाई हो। अगर दुधारू पशु लाने वाले या महोदय आधा सेकंड इन पर अगर होता है महोदय, तो आज हम या हमारे बच्चे
आज मिलावटी दूध पीने के लिए मजबूर हो जाएंगे महोदय। ये लगातार शिकायतें आ रही थी महोदय, और ये हम चाहते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, माननीय आप हो ले लेंगे, कागज तो भेज दीजिए, आप कागज भेजवा दीजिए जल्दी, आप दे दीजिए कागज को। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं भेजवा दीजिए ना कागज, आप भेजवा दीजिए, हम प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा देंगे, आपका कागज को प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा देंगे, आप दे दीजिए। चलिए, ओह ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम आपका गंभीरता को समझ रहे हैं, इसीलिए ना बोले प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा देंगे, आप दीजिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग के बजट आवंटन के समर्थन में और विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपनी बातें कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँगी कि झारखंड का ये बजट केवल आंकड़ों का बजट नहीं है, ये हमारे सामाजिक न्याय, महिला सम्मान और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक उसको अवसर देने का ये बजट है। और जो लोग इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये सिर्फ बजट की कटौती नहीं है, ये राज्य के हमारे गरीब गुरबा, हमारे कमजोर वर्गों के अधिकारों की कटौती है। इस बजट में अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 14,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके अतिरिक्त कुल मिलाकर के 34,000 करोड़ का आवंटन किया है, जो नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। ये निर्णय ही बताता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। अध्यक्ष महोदय, निर्णय लेने वाले पर निर्भर करता है कि वह बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े कर्जों को राहत देकर के प्राथमिकता देते हैं कि राज्य की महिलाओं बहनों को उनके खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करके देते हैं। सरकार का ये साफ फैसला है कि झारखंड खास करके पहली बार हमारी आधी आबादी के लिए इतना संवेदनशील कार्यक्रम और योजना लेकर के आई है, जो धरातल पे मौजूद है और इसका लाभ भी सारी महिलाओं को मिल भी रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये हमारे झारखंड के हर एक व्यक्ति को संदेश है कि झारखंड की महिलाएं अब सिर्फ बेनिफिशियरी या लाभार्थी नहीं है, ये अब राज्य के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, महिला होने के साथ मेरे यहाँ पे सब साथी, महिला साथी भी हैं, वे सब भी जानती है कि अगर महिला के हाथ में पैसा आता है तो वो उसका खुद का पैसा नहीं होता है, वो पैसा वो पूरे परिवार के लिए होता है। और आज जो महिला सम्मान की राशि आ रही है, उसमें महिलाएं सर्वप्रथम अपने बच्चों के खाने के लिए, उनके पोषण के लिए, बच्चों के खर्चों के लिए और अपने परिवारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल कर रही है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड एक, अगर आप इकोनॉमिकल बेसिस पे देखें तो थोड़ा हमारे राज्य की महिलाओं के हाथ में उतना पैसा नहीं आता है। 2500 रुपये शायद यहाँ बैठे हम लोग जितने विधायक हैं या जितने कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उनके लिए 2500 रुपये ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन झारखंड के अंदर जो जंगल है, पहाड़ है, गांव है, उन महिलाओं के हाथों में या उनके अकाउंट में जब 2500 रुपये का नोटिफिकेशन आता है या वो 2500 रुपये अपने हाथों में लेते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक रहती है। अध्यक्ष महोदय, और जब ये योजना चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ये फिजूल खर्ची होने वाली है, महिलाएं अपने व्यक्तिगत सजने संवरने के लिए इस्तेमाल करेंगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं उन्होंने शायद कभी भी अपनी माँ के, जब माँ अपने किसी भी निर्णय की प्रक्रिया लेती है या वो अपने बच्चों के लिए त्याग करती है तो उसकी जो संवेदना होती है उसको समझने का कभी प्रयास नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है समाज की कि घर में अगर कोई भी बहन खाना बनाती है, आर्थिक सहायता भी नहीं है, ये एक समाज में सबकी सोच को बदलने के लिए एक बड़ा प्रभावशाली कदम है। अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता है कि
सभी लोग यहाँ बैठे, सभी लोग इस मेरी बातों से जरूर सहमत होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और हमारे विपक्ष के साथियों को भी ये समझना चाहिए कि उनकी एक एक बात में सत्यता होती है। और आपकी पार्टी ने, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो, महिलाओं के लिए चाहे 1000 रुपये हो, 1500 हो, 2100 हो, 2500 हो, आपने जितने भी वादे किए हैं किसी भी राज्य में आप लोगों ने पूरे नहीं किए हैं। और आपके ये जो वादे हैं ये एक टाइम पीरियड फ्रेम के लिए रहते हैं, चुनाव का समय आता है, वादे आते हैं, महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन होता है, महिलाओं की शक्ति का आशीर्वाद लेने की बात होती है। लेकिन आजकल सिर्फ झारखंड की नहीं, देश की महिलाओं को भी ये पता है, जब 50% की आबादी में हम हैं तो आपके हर एक हक अधिकार की बराबरी में भी हम ही हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी को ये परेशानी होती है कि 2500 रुपये आज झारखंड की महिलाओं को दिया जाता है, अभी अगस्त में फिर 2 साल पूरे भी होंगे। झारखंड एक ऐसा राज्य है अध्यक्ष महोदय जिसने अपने संसाधनों से जुटा करके झारखंड की मैया को, जो पहले 1000 रुपया था, उसको बढ़ा करके 2500 रुपये देने का काम किया है। और आज हम गर्व से कहते हैं अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की इस पॉलिसी को देख करके देश के दूसरे राज्यों में भी इसकी प्रशंसा की जाती है और इसका अनुकरण किया जाता है। आज जब हम महिलाओं की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो जब हम स्कूली हमारी बच्चियों के, किशोरियों के पास में आए तो सबसे पहले उन्हें सशक्त कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे राज्य में जो सभी को पता है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना चल रही है। ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, कोई मॉनेटरी वैल्यूज के साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, एक किशोरी बच्ची के अंदर में आत्मविश्वास पैदा करना, उसके मानसिक रूप से शिक्षा के लिए उसे प्रेरित करना और शारीरिक रूप से वो मजबूत रहे, ये इस योजना का असली मकसद है अध्यक्ष महोदय। और इस माध्यम से, इस योजना के माध्यम से हम बाल विवाह की रोकथाम को रोकने का काम करते हैं, आत्मनिर्भर उन्हें बनाने का काम करते हैं, और जो किशोरी बच्चियां अपनी शिक्षा के लिए और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा प्रोत्साहित हो, ये उसके लिए कार्यक्रम है। और इसके लिए सावित्रीबाई फूले जी ने तब ये कार्यक्रम शुरू किया था, शिक्षा के लिए पहल की थी, जब हमारा समाज में महिलाओं को शिक्षित होने से रोका जाता था। अध्यक्ष महोदय, आज उन्हीं की प्रेरणा से हम हमारी बच्चियों को किशोरी समृद्धि योजना के साथ जोड़ रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो बजट है, ये बजट सिर्फ आज का बजट नहीं है, ये हमारे आने वाले, हमारी पीढ़ियों का बजट है। और हमारे बच्चों के बाल के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार 11,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। कुल बजट में से महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 34% है और बच्चों की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 11% है। ये बताता है कि सरकार भविष्य के नींव को मजबूत करने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य ने वह समय भी देखा है जब पेंशन के लिए एक लंबी कतार लगी रहती थी और लोगों को वर्षों का इंतजार करना पड़ता था। पेंशन कौन ले रहा है? पेंशन हमारे बड़े बुजुर्ग, माता, हमारी चाची, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे चाचा जी, दादाजी, नाना जी, ये लोग लेते थे। उस समय का दौर था जब इन्होंने 18-19 साल सत्ता में रहे और 18-19 वर्ष में इन्होंने सिर्फ 12 लाख लोगों को पेंशन से जोड़ा। और जैसे हमारे मंगल कालंदी जी भी बता रहे थे कि लिस्टिंग में ऐसा नाम होता था कि जब 2 लोग हैं, ये जिंदा है, जब ये हटेंगे तो तीसरा का नाम आएगा, ये परिस्थिति होती थी। लेकिन हमारी अबुआ सरकार ने 5 से 6 वर्षों में, मैं हर्ष के साथ आपको बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, 34 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया है और उनके हाथ में, उनके घर में जाकर के उनको पेंशन देने का काम किया है। क्योंकि ये सरकार यहाँ रांची से नहीं चलती है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे गांव से सरकार चलती है।
अगर आप तुलना करेंगे 19 बनाम 5 वर्ष तो आपको तुलनात्मक दिख जाएगा। यहाँ है 12 लाख इन्होंने जोड़ा है और हम सिर्फ 5 से 6 वर्षों में हम लोगों ने 34 लाख जोड़ा है, जो बहुत बड़ा नंबर है अध्यक्ष महोदय। आज इस बजट में सर्वजन पेंशन के लिए 3500 करोड़ से अधिक का आवंटन किया है। अन्य पेंशन योजनाओं के लिए 1500 से करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास के क्षेत्र में भी सरकार लगातार काम कर रही है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए का काम आवंटन किया गया है। आदिम जनजाति क्षेत्रों में लगभग 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और बच्चों के लिए उनके पोषण के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति हमारा पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक को ये सुविधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारा पहला है मरांगोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सरना मसना कब्रिस्तान घेराबंदी, ढोल नगाड़ा मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति। ये केवल योजनाएं नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे झारखंड की अस्मिता, हमारे संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो शिक्षा हमारा सबसे बड़ा माध्यम है और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाखों बच्चों को सहायता दी जा रही है। लेकिन हाल ही के दिनों में छात्रवृत्ति के भुगतान में आई समस्या आपके सामने सभी को पता है, क्योंकि भारत सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में कटौती कर दी है, जिससे राज्य के हमारे बच्चों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है और इससे लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। और कुछ दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य भी सुन रही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि अब हम इससे संबंधित नियमावली में संशोधन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अब यही निश्चय उन्होंने लिया है कि भारत सरकार पैसा दे या ना दे, हमारी जितनी क्षमता है हम अपने बच्चों को उनके लिए संसाधन जुटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में कुछ डेटा शीट्स हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक का 2023 और 24 में इसका डिमांड था 271 करोड़, लेकिन हमें मिलता है 77 करोड़। 2024 और 25 में हमारा डिमांड था 253 करोड़, हमें मिलता है 33 करोड़। 2025 और 26 में 371 करोड़, लेकिन हमें मिलता है नो रिलीज। पिछला वर्ग प्री मैट्रिक का 2023 और 24 में हमारा डिमांड था 68 करोड़, हमें मिलता है 7 करोड़। 2024 और 25 में था 66 करोड़, मिलता है 13 करोड़। 2025 और 26 में ये 46 करोड़ था, मिलता है 4 करोड़। अध्यक्ष महोदय, अगर हम डिमांड 3 डिजिट का रखते हैं हमें मिलता है डबल डिजिट, अगर हम डबल डिजिट रखते हैं तो हमें मिलता है सिंगल डिजिट। और अगर आप देख सकते हैं ये झारखंड में ये पहली बार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने बार बार झारखंड के साथ भेदभाव किया है और हमारे झारखंड के लोगों की हमेशा से उनको तिरस्कृत किया है। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब आवास का पैसा आना था वो आज तक पैसा नहीं आया और उसी के बिना पर राज्य सरकार ने अबुआ आवास लाने का काम किया। जब हम लोगों ने बैंक ऋण में जब बाधा आई तब हमने सीएम ईजीपी लाने का काम किया। जब इन्होंने पेंशन रुकवाई और पेंशन के लिए लंबी कतार खड़ी रखी तब हमारी राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की योजना लेकर के आई। इसका स्पष्ट सामने में प्रस्तुत है कि अगर सामने में ये हमें सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ये समाधान कभी हमें दे नहीं सकते। ये समाधान देने का काम झारखंड सरकार के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल साथ में खड़ा है, क्योंकि ये राज्य के लोगों की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार न डरती है, न झुकती है, न किसी के रोड़े अटकाने से अटकती है। हमारी सरकार हमारी जनता का समर्थन लेकर के निरंतर आगे बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने अभी कहा कि शिक्षा हमारे लिए सबसे मजबूत आयाम है और ये वही शक्ति है जिससे समाज का कोई भी व्यक्ति गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकल सकता है। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने
मरांगोम के स्कॉलरशिप योजना लेकर के आई और इस योजना के तहत झारखंड के गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के बच्चे आज देश में नहीं विदेश में पढ़ रहे हैं। और आपको इसकी जानकारी सुन के बहुत हर्ष होगा अध्यक्ष महोदय कि 100 वर्षों से 100 बच्चों से अधिक हमारे बच्चे विदेशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और ये शिक्षा पाना आप अध्यक्ष महोदय उन बच्चों से समझ सकते हैं जिस बच्चों ने कभी हमारे देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सपना नहीं देखा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं विदेश में जाकर के अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा। आज गांव में रहने वाला वो बच्चा, उसके सपने आज सब साकार हो रहे हैं और विदेश में जाकर के वो अपने विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। ये एहसास है अध्यक्ष महोदय, ये एहसास उस एक बच्चे विद्यार्थी का है, उसके परिवार का है, एक गरीब गुरबा परिवार का है जो ये समझता है कि झारखंड के विकास के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, छोटी मेहनत मैंने की है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, ये उसकी सोच है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के माध्यम से ट्यूशन फीस, उसके रहने का खर्च, उसकी यात्रा का व्यय और उसके अतिरिक्त खर्च भी सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं ताकि उसका पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई में, ज्ञान में और उसकी एक्सीलेंस में केंद्रित रहे अध्यक्ष महोदय। क्योंकि झारखंड सरकार का यह संदेश है कि प्रतिभा किसी वर्ग या संस्थान की मोहताज नहीं होती। अगर प्रतिभा है तो सरकार आपके साथ अड़िग खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आने वाले ये सारे छात्र झारखंड के विकास को एक नई दिशा तय करेंगे, आधुनिक ज्ञान और वैश्विक अनुभव को लेकर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि झारखंड की धरती में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। और जब अध्यक्ष महोदय हाल ही फिलहाल में जब मुझे भी मौका मिला था, इंग्लैंड में मैंने बच्चों को से रूबरू हुई थी, बच्चों ने अपनी कहानियां व्यक्त की और ये बता रहे थे अध्यक्ष महोदय कि हमारे लिए झारखंड सरकार ने वो कर दिखाया है जो शायद उन्होंने खुद अपने लिए कभी नहीं सोचा होगा। और वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास इतने सारे लोगों के सामने उन बच्चों को देख करके हम भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे कि आज एक कल का लगाया हुआ पौधा जिसमें हम खाद दे रहे हैं, हम धूप दे रहे हैं, आज वो इस तरीके से फल देगा जिसपे हमको नहीं आप सभी को नाज होने वाला है आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हाल ही फिलहाल में माननीय मंत्री जी की तरफ से कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है जिसमें खास करके हमारे गरीब बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कठिन परीक्षाओं की जो तैयारी होती है उसकी गुणवत्ता को रखते हुए एक मार्गदर्शक तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आने वाले समय में हमारे झारखंड के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन सच्चाई ये है कि अध्यक्ष महोदय, जब कोई प्रतिभा जरूर होती है किसी के अंदर में, अगर सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है उसको, तो वो दिग्भ्रमित भी हो जाता है। और आजकल झारखंड के बच्चों में, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी बताया था, हमारे बच्चे जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के भी बच्चे रहे हैं, वो भी इसी तरीके के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स भी लाए हैं और उत्तीर्ण भी हुए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी, इस सब के पीछे ये हम जो योजना बना रहे हैं, धरातल में ला रहे हैं, समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग सुविधाएं दे करके एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? हम झारखंड की जनता को पढ़ा लिखा करके मजबूत कराना चाहते हैं। आर्थिक सहायता जो उन्हें मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है, उनसे वो अपने व्यवसाय खोल करके अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हैं। हमारे गरीब गुरबा लोग जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आज वो डट करके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने में पूरी दृढ़ता के साथ में कहेंगे, ये वो आत्मविश्वास कहलाता है अध्यक्ष महोदय। और बस इसी के साथ अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो बजट है, ये बजट हमारे महिलाओं के सम्मान का बजट है।
ये बजट हमारे बच्चों के भविष्य का बजट है, ये हमारे सामाजिक न्याय का बजट है और ये बजट झारखंड के हर एक उस व्यक्ति का बजट है जिसकी हिस्सेदारी कहीं न कहीं हमारे इस बजट के अंदर में आती है, जिसको हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं सदन से आग्रह करना चाहूँगी कि इन विभागों के लिए जो बजट पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं, अंत में एक पंक्ति कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। हमारी सरकार का इरादा साफ है, क्योंकि नेक इरादा निभा रहे हैं हम हर एक वादा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोहार। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 का विशाल बजट सदन के पटल पर रखा है। लेकिन महोदय, मैं जमशेदपुर पूर्वी की जनता और राज्य की आधी आबादी, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की ओर से इस तथाकथित जनहितैषी बजट के असलियत सामने रखने और इस बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपने बात को रखने के लिए खड़ी हुई महोदय। यह बजट अबुआ दिशोम बजट के नाम पर है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसे अबुआ दिशोम बजट तो कहा गया है, लेकिन इसमें से हमारे असली अबुआ, हमारे आदिवासी, हमारे शोषित, हमारे पीड़ित, हमारे पिछड़ा, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे कहीं खो से गए हैं महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल इसे अबुआ बजट का नाम दिया गया था और इस साल इसे अबुआ दिशोम बजट का नाम दिया गया है। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट दस्तावेजों की तुलना करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा महोदय कि किस तरह बजट को जो है आंकड़ों की पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी है और ये खोखले वादों का पुलिंदा मात्र है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ महोदय क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा था कि किस प्रकार पिछले बजट के दस्तावेजों को वर्तमान बजट के दस्तावेजों में कॉपी और पेस्ट किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि बजट जो है उसे, जो कॉपी पेस्ट की राजनीति ये कर रहे हैं उसे वो त्यागे और जो योजनाएं, जो घोषणाएं ये करते हैं उसे जमीन पर उतारने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने अपने बजट को विकास का दस्तावेज बनाने के बजाय केंद्र के प्रति खिलाफ शिकायत पत्र बना दिया है। आदरणीय महोदय, जाहिर सी बात है, जब योजनाओं का क्रियान्वयन विफल हो तो दोष दिल्ली को देना आसान हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस बजट भाषण को पढ़ा तो मुझे मिर्जा गालिब की एक शायरी याद आई जिसे मैं बोलना चाहूंगी। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र ने धन भी दिया, केंद्र ने योजनाएं भी दी, लेकिन जमीन पर काम तो राज्य सरकार को करना था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को दोष देने से रांची की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती महोदय। आज की हमारे झारखंड की जनता को आरोप नहीं परिणाम चाहिए, लेकिन इस बजट दस्तावेज में केवल और केवल आरोप है, परिणाम कहीं गायब है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट दस्तावेजों को विकास का दस्तावेज होना चाहिए, समाधान का दस्तावेज होना चाहिए, आत्ममंथन का अवसर होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने इस दस्तावेज को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मंच बना दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र पर आरोप लगाने से पहले राज्य सरकार बताए कि राज्य में बेरोजगारियां क्यों बढ़ी, पलायन क्यों अभी तक नहीं रुके, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी तक सुधरी क्यों नहीं। जब इन सवालों के जवाब नहीं होते हैं तब केंद्र पर दोषारोपण करना, आरोप लगाना शासन नहीं है, ये अपनी विफलता को छुपाना मात्र है। और जनता भली भांति समझती है अध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में भी जो है लोग झेलते थे, देखते थे। जिस प्रकार वहां की जनता ने उस सरकार को बेदखल किया, बहानेबाज सरकार को बेदखल किया, और जनता, वहां की जनता भी यही चाहती है और पूरे राज्य की, हमारे झारखंड राज्य की जनता भी चाहती है कि आरोप की जो राजनीति है वो बंद हो और परिणाम नजर आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में
झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है महोदय, क्या यह बजट झारखंड की जनता की जरूरतों से निकाला गया है या बजट सरकार की मजबूरियों से लिया गया है? क्योंकि इस बजट दस्तावेजों में आम जनता के लिए तो कुछ नहीं है महोदय, ना युवाओं के लिए रोजगार है, ना किसानों को राहत है, ना स्वास्थ्य और शिक्षा में जो है सुधार है, ना ही हमारे आदिवासी समाज को सम्मान है महोदय, ना ही महिलाओं को सुरक्षा है महोदय। लेकिन यही कहना चाहूंगी, बजट को घोषणा जो किया गया है, इस बजट को समाधान का पिटारा होना चाहिए, लेकिन ये बजट घोषणाओं का पुलिंदा मात्र है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे झारखंड की युवा पूछ रही है सरकार से कि नौकरियां कहाँ हैं। हर साल सरकार नौकरी देने का, रोजगार देने का वादा करती है और हर साल हमारे हजारों युवा रोजगार के नहीं मिलने की वजह से पलायन करने पर मजबूर है महोदय। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि पिछले 6 सालों में कितनी नौकरियां बनी वो बता दें। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं पलायन रोकने के लिए कौन कौन से सरकार ने रोड मैप बनाए हैं वो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड की आत्मा आदिवासी समाज को कहा जाता है महोदय, लेकिन इस बजट में आदिवासी समाज को सम्मान तो है नहीं, सिर्फ कोरा आश्वासन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पहले ही पेशा कानून को लेकर हमारे समाज को, आदिवासी समाज को ठगा गया और अब वनाधिकार पर चुप्पी है, भूमि सुरक्षा पर अस्पष्टता है और सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो है अधूरा निवेश है। यह बजट समाज को हक देने के बजाय केवल सपने दिखाने वाला बजट है महोदय। ये बजट अत्यधिक अनुमान पर आधारित है, ये बजट अत्यधिक कर्ज पर निर्भर है, ये बजट पारदर्शिता से कोसों दूर है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से सरकार द्वारा जारी एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR रिपोर्ट 2025-26 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ महोदय। यह ATR रिपोर्ट विपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नहीं है महोदय, ये ATR रिपोर्ट झारखंड सरकार की खुद की अपनी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि बजट 2025-26 में की गई कुल 68 योजनाओं में से केवल 8 ही पूर्ण हुई हैं। 59 घोषणाएं प्रक्रियाधीन हैं और एक पर तो काम चालू ही नहीं हुआ है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा अपने आप में सरकार के बजट क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है महोदय। इस ATR रिपोर्ट में बार बार कहा गया DPR बन रहा है, स्वीकृति मिल गई है, भूमि चिन्हित हो रही है, टेंडर की प्रक्रिया चल रही, जिस प्रकार हमें प्रश्न पूछने पर मिलता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन कभी हमें ये नहीं बताया गया कि कार्य कब तक धरातल पर उतरेगा, कब तक कार्य पूर्ण होगा। केवल और केवल जो है और इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका वास्तविक लाभ हमारी जनता को कब मिलेगा, ये इस पर कभी जो है बताया नहीं गया महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या केवल प्रक्रिया में रहना ही सरकार की उपलब्धि है? क्योंकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और किससे जुड़ी अधिकांश जो योजनाएं हैं आज भी प्रक्रियाधीन है और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं महोदय। और सबसे गंभीर उदाहरण ला, तसर, महुआ और चिरौंजी जैसे वनोपजों की MSP पर खरीदी के मामले का है महोदय। पिछले बजट में घोषणा की गई, लेकिन ATR में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि इन उत्पादों का क्रय संबंधित विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। ये बेहद गंभीर मामला है महोदय, ये सरकार की कार्य शैली को दर्शाता है। माननीय महोदय, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटित बजट का 64% से 75% तक का धन अनयूटिलाइज रह गया और इसे सरेंडर भी कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कथित लापरवाही के कारण बालिकाओं की मौत, छात्राओं में एनीमिया की उच्च दर डराने वाले आंकड़े हैं। बोकारो के एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हाल ही में आग लगने की घटना हुई, वो सुरक्षा मानकों पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़े करता है महोदय। गुमला और गढ़वा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में
2 बालिकाओं की मौत ने सरकारी स्कूलों को जांच के घेरे में खड़ा कर दिया है। इस पर एक मामले में अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का आरोप भी लगा है महोदय। एक अन्य विद्यालय में छात्राओं ने शिक्षकों की कमी, पंखे और सैनिटरी नैपकिन की कमी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सर्वजन पेंशन योजना का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन बजट के जो आंकड़े हैं वो सरकार की नीयत की पोल खोल रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 25-26 में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन आश्चर्य की बात है महोदय, इस वर्ष 26-27 में बजट में 34 लाख लाभार्थियों का हवाला देते हुए, उसका ढिंढोरा पीटते हुए सरकार ने राशि घटाकर मात्र 3,517 करोड़ कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे निराश्रितों, हमारे बुजुर्गों, हमारे महिलाओं, हमारे दिव्यांग जनों के 333 करोड़ से अधिक की यह कटौती क्यों की गई? क्या यही सरकार का सामाजिक न्याय है महोदय? इसके अलावा झारखंड में वनाधिकार कानून लागू होने के बावजूद हजारों परिवार को पट्टे नहीं मिल रहे। आदिवासी छात्रावासों की स्थिति दयनीय है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति में देरी राज्य में तो आम सी बात हो गई है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बच्चों का भविष्य भी झारखंड में अधर में पहुंच गया है महोदय। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और ड्रॉप आउट काफी ज्यादा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज बच्चों में निवेश नहीं किया गया तो क्या कल राज्य का जो भविष्य है वो कमजोर नहीं होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, बाल बजट के नाम पर बजट में 10,793 करोड़ रुपए का प्रावधान तो है, लेकिन बिना शिक्षा बच्चों का कैसा विकास होगा ये भगवान जाने। मैं सम्मानित समस्त सदस्यों से आग्रह करती हूँ कि इस विषय पर ठोस कार्यवाही के लिए मिलजुल कर कार्य करें। महोदय, मैं जमशेदपुर से आती हूँ। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय कब तक धरातल पर उतरेगा? हर साल केवल नाम बदलकर घोषणाएं कर देने से क्या हम आदिवासी समाज का भविष्य बना रहे हैं महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा सूचकांक के मामले में भी झारखंड में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। बजट में सम्मान के नाम पर कुछ महिलाओं को तो 2,500 रुपए दे दिए जा रहे हैं महोदय, लेकिन राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है महोदय। मैया सम्मान योजना का जो इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ कि मैयाओं का जीवन तो आप एक बार में एक दिन के लिए बना देंगे, पर अगर आप उन्हें रोजगार देंगे, उनके कौशल में विकास करेंगे, उन्हें अवसर देंगे तो उनका भविष्य बनेगा महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि राज्य में महिला आयोग जैसी संस्थाएं, बाल संरक्षण आयोग जैसी संस्थाएं ठप क्यों हैं? मीडिया के अनुसार हमें पता चला है कि 4,014 शिकायतों को अभी भी न्याय का इंतजार है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने प्रश्न पूछा था तो मुझे जवाब मिला था ये जो है सरकार के पास प्रक्रियाधीन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य की जनता, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां पूछ रही हैं कि सरकार इस पर विचार कब तक करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे दलों ने चुनाव के समय ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल बीत गए हैं, इस पर अभी तक कोई ठोस पहल या कार्रवाई या कदम नहीं उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे संतों ने सदियों पहले आदर्श नेतृत्व का जो है मार्ग दिखा दिया था। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में लिखा है, मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहू एक, मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहू एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अर्थात ये है कि एक मुखिया को, एक नेता को वैसा होना चाहिए जैसा हमारे शरीर का मुख होता है। मुख भले ही भोजन खुद ग्रहण करता है, लेकिन उस भोजन से अंग के प्रत्येक अंग, शरीर के प्रत्येक अंग का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार सरकार के पास कर आते हैं, राज्य की संपत्ति, कर, संसाधन, ये सभी चीजें सरकार के पास आती है। इसका लाभ
समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी को पहुंचना चाहिए महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट संवेदनशील नहीं है, यह बजट समावेशी नहीं है, यह बजट सामाजिक न्याय की आत्मा को संतुष्ट भी नहीं करता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट केवल और केवल आंकड़ों की बाजीगरी है, उन युवाओं के लिए नहीं है जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। ये बजट उन आदिवासी भाइयों के लिए नहीं है जो अपनी जमीन को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। ये बजट केवल और केवल सत्ता के प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने का एक दस्तावेज है महोदय। ये बजट दिशाहीन, दिशाविहीन बजट है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सभी जो माननीय सदस्य हैं सत्ता पक्ष के बार बार हमारी संख्या दल पर जो है मजाक बनाते हैं, तो उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, चिंगारी छोटी जरूर होती है, चिंगारी छोटी जरूर होती है, लेकिन वक्त आने पर वो आग भी लगा सकती है। हम संख्या दल में भले ही कम है, लेकिन कमजोर कतई नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, मैया सम्मान योजना के लिए जो है प्रत्येक जो महिला होती है, प्रत्येक महिला जो 18 से 49 उम्र की होती है, 50 उम्र की होती है, उन्हें इसका सम्मान मिलता है, लेकिन हर महीने जो है 50 उम्र की सीमा को पार करने वाली महिलाएं हैं, जिनकी संख्या लगभग अगर इस 18 महीने में देखा जाए तो 14 लाख समथिंग कुछ आता है महोदय, 14,40,000 कुछ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहती हूँ, इतने लोग जब ऑटोमेटिकली काटे जा रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी हमें बताएं कि कितने मैया लोगों को इससे जोड़ा गया है, क्योंकि हर प्रखंड में इन्होंने कहा कि आपके समय में बुजुर्ग लाइनें लगाते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी मैया सम्मान योजना पाने के लिए हर एक प्रखंड, हर एक ब्लॉक में मैया कतारबद्ध होकर खड़ी है, धूप में छाता लेकर खड़ी है, उनके लिए ये क्या कहना चाहेंगे? हर एक माननीय सदस्य के बाद हर एक महिला आती है कि हमें मैया सम्मान योजना नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय रामेश्वर उरांव जी, आज के विषय पर बोलने के लिए आप पहला पुरुष सदस्य हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद महोदय। मैं देख रहा था, मंत्री तो पुरुष है। हाँ। महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग के डिमांड के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हूं। कितने भी वक्ता बोले, सबों ने आंकड़ों का सहारा लिया, योजनाओं की चर्चा की, लेकिन मैं आंकड़ों का सहारा लेकर योजनाओं पर नहीं बोलूंगा। कतई मुद्दे हैं आदिवासियों के, वो अछूते रह जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता हमारा। कभी कभार हम चर्चा भी करते हैं, जैसे हाल में ही चर्चा किए थे हम टीएसपी का, इस तरह की चर्चा करते हैं, तो मैं उन्हीं मुद्दों पर बोलूंगा जो नीति, योजना या इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवैल्यूएशन पर आधारित जिन पर होता है। महोदय, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंदर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है, देश में है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राज्यों में 26-27 राज्यों में है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। काम क्या है? शोध करना, शोध करके बताना कि आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति क्या है, और फिर सुझाव देना कि कैसे इनको उन्नत किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि झारखंड का जो टीआरआई है मृतप्राय है। मैं पहले कह देता हूं कि कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, परामर्श दे रहा हूं, गौर करें, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं जवाब नहीं चाहता हूं, ये मृतप्राय डायरेक्टर नहीं है सर। मैं इससे जुड़ा रहा, नौकरी के दरमियान में भी
संस्थान से जुड़ा रहा जाता था, लाइब्रेरी में ऊपर चढ़ के पढ़ता था, अच्छी अच्छी किताबें हैं, खूब पढ़ता था, अच्छा लगता था। आज स्थिति वैसी नहीं है, डायरेक्टर साल भर से नहीं है, स्टाफ नहीं है। मैंने पता किया क्यों ऐसा हुआ कि नियमावली नहीं बनी है, नियमावली नहीं बनी है तो स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो सकती, खाली पड़ा हुआ है। ये खाली पड़ा हुआ है तो जो शोध संस्थान खाली रहेगा, इसमें अध्ययन नहीं होगा, शोध नहीं होगा, तो फिर नीतियां कैसे बनेंगी, योजनाएं कैसे बनेंगी, योजनाएं नहीं बनेंगी तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर नहीं होगा तो इवोल्यूशन कैसे होगा। बात यहाँ पर है सर। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर आपके मार्फत से माननीय मंत्री जी को कि जितना जल्दी हो सके इसको सुधार, इस पर सुधार करें। बहुत अच्छी संस्था है, मैं बराबर जुड़ा रहता, मैं बराबर जाए, अभी हाल में छोड़ा हूँ, नहीं जा पाता हूँ, लेकिन बराबर लाइब्रेरी में जाके बैठ कर ऊपर पढ़ा करता हूँ। महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा महोदय, वो है अब आदिवासियों के बीच में एक तरह से दहशत होने जा रहा है। मेरे जैसे लोगों को संविधान पढ़े हुए हैं, संविधान में आर्टिकल 334 के तहत सीट का रिजर्वेशन है हम लोगों को पार्लियामेंट में, असेंबली में, लेकिन सेंसस जो 1 अप्रैल 30 सितंबर फिर फरवरी में होगा, इसमें क्या होने जा रहा है? 2001 सेंसस के अनुसार हमारा क्या हुआ था? हमारा लिंडा जी बैठे हुए हैं और ये तो हेमराम साहब तो नहीं है, हेमलाल जी नहीं है। कितने दहशत में हम लोग थे, बहुत दहशत में रहते थे। सीट घट गई थी, 6 सीट असेंबली की, 6 सीट आदिवासियों की घट रही थी, पार्लियामेंट का 1 सीट घट रहा था। हम तो किसी तरह से रोक पाए, लेकिन उड़ीसा के 2 सीट घट गए असेंबली के, छत्तीसगढ़ के 3 सीट घट गए, राजस्थान की 1 सीट घट गया, महाराष्ट्र का 1 सीट घट गया। इतना अधिकार में कटौती, इतना अधिकार में कटौती हमारी होती है सीट जनसंख्या कम होने से, और जनसंख्या के आधारित ही होता है। तो पहला तो ये कहना है हमारा सर कि जनसंख्या अभी जनगणना होने वाला है, हम चौकस रहे, सरकार चौकस रहे कि जनगणना ठीक से हो। अब होता क्या है कि जंगल पहाड़ में लोग जाना नहीं चाहते हैं, बेचिरागी गांव साबित कर देते हैं और शून्य लिख देते हैं जनसंख्या। ऐसा नहीं हो, सभी जगह जाएं लोग, जनगणना करें, इनोवेटर जाएं, जनगणना करें और फिर सही हो। और डिलिमिटेशन पर भी सर, डिलिमिटेशन होगा तो पॉपुलेशन के आधार पर सिर्फ नहीं होना चाहिए, एक पॉपुलेशन के आधार पर न्याय हो, तो जो जिनका पॉपुलेशन घटा हो उनका सम्मान, न्याय और सम्मान के सिद्धांत से चलना होगा। अभी तो शुरू होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा, दहशत पैदा कर रहा है आदिवासियों के बीच में। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा सर, आदिवासियों के बीच शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अभी हाल में ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है, हम कहाँ हैं, झारखंड कहाँ है? झारखंड नहीं बना था तो आदिवासी लड़के यूपीएससी कंप्लीट करते थे, बीपीएससी, उस जमाने में बीपीएससी कंप्लीट करते थे। आज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम सब कुछ दे रहे हैं, एजुकेशन बढ़ा, साक्षरता दर बढ़ी है। आजादी के समय आदिवासियों के बीच साक्षरता दर 1.75% था, आज 60 से ऊपर है, लेकिन क्वालिटी क्या है हमारी है? ये क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर सोचने की जरूरत है। और विभाग, हमारे कमरा बाबू बहुत सेंसिटिव आदमी है, वो जरूर सोचेंगे इस पर क्यों हो रहा है। कोचिंग सेंटर खोलने से नहीं होगा, कोचिंग सेंटर खोल दिए, पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम कहाँ पहुंच रहे हैं? छलांग लगा रहे हैं क्या, आसमान को छू पा रहे हैं? नहीं छू पा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। तीसरी बात, चौथी बात ये कहना चाहूंगा महोदय, यहाँ चर्चा हुई थी एक दिन और मंत्री जी काफी बढ़िया जवाब दिए थे ट्राइबल सब प्लान पर। ट्राइबल सब प्लान 275(1) के तहत प्रोविजन है। उद्देश्य क्या है? It aims to bridge the gap between ST population and others by directing plant resources
from central ministries and state budgets proportional to the ST population in 22 state and UT. ये रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल इलाका में उद्देश्य क्या है इसका महोदय? उद्देश्य ये है कि जनरल एरिया में और ट्राइबल एरिया में गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है विकास का। ये दोनों गैप को भरने के लिए ट्राइबल सब प्लान बना था, लेकिन फायदा नहीं हुआ। वही जो गांव में आज जंगल पहाड़ के गांव में जो है वही रोड है, वही पानी की व्यवस्था है, वही बिजली की व्यवस्था है। बिजली तो है ही नहीं, बहुत जगह जाती भी नहीं है। सब शिक्षा भी उसी तरह का है, स्कूल है भी तो टीचर नहीं है। ये सारी समस्याएं हैं ट्राइबल सब प्लान की। चर्चा बहुत अच्छी हुई थी, राजेश कच्छप जी शुरू किए थे और मंत्री जी उसका जवाब दिए थे। बड़ी अच्छी चीज है। जो इनको सीधे आता है उनका तो काम हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन मिनिस्ट्री से जो डिफरेंट मिनिस्ट्री जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में पैसे आते हैं उसका हिसाब कैसे रखा जाए, मुद्दा ये है। और जब तक हिसाब नहीं रखेंगे तो ये जो प्रोविजन है संविधान का वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसको हमको समझना है। और रिक्वेस्ट करेंगे हम कैमरा एजेंडा जी से कि इस पर ध्यान दें और फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे बात करके वो कौन किस विभाग में कितना पैसा आता है, वो कहाँ खर्चा होता है। बड़ी मुश्किल है, गजब गजब की चीजें हम तो इसमें ST कमीशन में रह के देखे हैं इसको। उड़ीसा में पुलिस की गोली खरीदी गई थी TSP फंड से। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग बना था TSP से। इस तरह तरह के कितना गिनाऊंगा, तरह तरह के होते, ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। फिर चौथा, पांचवा कहना चाहूंगा महोदय, जंगलों पहाड़ों में हम लोग रहते हैं, आदिवासीगण या नॉन आदिवासी भी रहते हैं। एक ब्रिटिश पीरियड में ऐतिहासिक अन्याय किया गया था इनके साथ, उनको भगा दिया गया था, हटा दिया गया था 1927 का फॉरेस्ट राइट एक्ट। और उससे पहले भी 1876 का फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट कंपनी थी, उस समय कंपनी आ गई थी, ब्रिटिश कंपनी आ गई, ब्रिटिश सरकार बन गई थी। तो उस समय से ही हमको भगाया जा रहा है, आदिवासियों को भगाया जा रहा है। लेकिन 2006 में जो FRA बना और FRA बनने के बाद जो हमको ऐतिहासिक न्याय दिया गया उसका फायदा राज्य को नहीं मिल पा रहा है। आंकड़े देख करके दुख होता है, देखो दुख होता है महोदय। बहुत ही झारखंड में तो बहुत ही स्लो है प्रोग्रेस। 25 से 30% पेटिशंस जो मिले थे वो रिजेक्ट कर दिए गए, उसको रिव्यू की जरूरत है। 18.67% पेटिशंस अभी पेंडिंग है, इसको भी जल्दी करा। आपका विभाग ही आपका विभाग भी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, वही नोडल डिपार्टमेंट है, इसको देखिए। ये सब चीजें जरूरी हैं। अभी एक साथी को और भी होना होता है, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो इतने ही ध्यान देना चाहता था कि आंकड़े पर तो सभी बोलेंगे, आंकड़े पर मैं नहीं बोलूं, जो मुद्दे हैं उस पर बोलूं। ये चीजें हैं, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा महोदय आपको, आपने समय दिया। और रिक्वेस्ट यही है कि मंत्री जी इस पर गौर करें और कोशिश करें कि स्थिति में सुधार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य नरेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस बजट पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
के लिए झारखंड सरकार के बजट के समर्थन के पक्ष में बोलने का अवसर दिया है। हमारी सरकार के द्वारा झारखंड विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 26-27 में 1,56,560 करोड़ का जो अब वह विषम बजट प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य हित में राज्य के समग्र विकास के लिए एक मिसाल है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री ने ऐसा मिसाल कायम किया है कि राज्य की जनता ने उन्हें दोबारा प्रचंड बहुमत देकर के राज्य को संवारने का मौका दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। इन्होंने राज्य के 3.5 करोड़ जनता के विकास के लिए हमेशा उसकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त ग्रहण करने के क्रम में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधा निःशुल्क प्रदान करने के लिए प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का निर्माण कर गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क आवासन करने का बीड़ा उठाया है, जो चरणबद्ध तरीके से काम चलाया जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण के लोग के बच्चों एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए वर्ग 8 के लिए छात्राओं के लिए शैक्षणिक निरंतरता को प्रोत्साहित करने एवं ड्रॉप आउट रेट रोकने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान करने का बीड़ा उठाया है, जो कर रहे हैं। और इसके लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 में 136 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की सभ्यता और संस्कृति को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए हमारी सरकार ने धूमकुड़िया भवन, सरना स्थल घेराबंदी, श्मशान शेड का निर्माण सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। और अल्पसंख्यक लोगों के लिए कब्रिस्तान का घेराबंदी हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, जिसके लिए हम अपनी सरकार को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और महिला बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में इस राज्य के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से सजग बनाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके लिए 18 वर्ष से 50 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रति महीना 2,500 रुपए
डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है और डीबीटी जिससे राज्य में ही नहीं अपितु देशों तो पूरे भारत देश में झारखंड का सम्मान बढ़ा है। सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 14,065 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट लाया है। इसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। महोदय, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए हैं, किंतु निःशक्त व्यक्ति, आदिम जनजाति के लोग जो असहाय महिला हैं एवं HIV एड्स से ग्रसित हैं और वह 50 वर्ष की उम्र तक पहुंच गए हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने पेंशन योजना लागू कर उनको पेंशन दे रही है। और इसके लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में हमारी सरकार ने 22,905 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इसके लिए मैं कल्याणकारी सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के पक्ष में हम बोलने के लिए हुए हैं और इसके साथ ही इसके विरोध में जो कटौती प्रस्ताव है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ। महोदय, इन विभागों की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को और उपलब्धियों को गिनाने से परे जो अच्छाई है, जो बहुत ही अच्छा ढंग से हो रहा है, उसमें जो मैया सम्मान योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित रूप से राज्य के महिलाओं को इसमें एक अलग पहचान मिल रहा है, बहुत अच्छा ये हो रहा है। इसके साथ साथ ये सच्चाई है कि दिव्यांग को जो पेंशन मिलता है 1,000 रुपया, उसको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। उसका यदि सहारे का लाठी सरकार संभाले, सरकार बने तो और अच्छा होगा और उसका राशि जो है पेंशन की राशि उसको भी बढ़ाने का काम हो तो हमको लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा। और वहीं पेंशन के संबंध में माननीय सदस्यों का आया कि पहले जो कतारें थी उसमें जो सुधार हुआ है, एक बड़ा सुधार यह है कि पहले जिले से SDO उसको स्वीकृति देते थे, अभी अंचल से उसको स्वीकृति मिलती है। जिसको जरूरत है अंचल पर जाकर के अपना काम करा लेते हैं। कल्याण विभाग का और जो दूसरा ही है छात्रवृत्ति के संबंध में, छात्रवृत्ति के संबंध में सबसे ज्यादा परेशान छात्र अभी निराश हैं। केंद्र सरकार द्वारा छात्र के साथ जो भेदभाव और यहाँ के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसके खिलाफ में सरकार को सामने आने का जरूरत है और उसका समाधान करने का जरूरत है। छात्रवृत्ति सबको समय पर मिले और निर्बाध रूप से सभी का शिक्षण पढ़ाई का कार्य जारी रहे, ये प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको संरक्षित करने के लिए जो योजनाएं चल रहा है, उन योजनाओं को यदि हम लोग देखें तो भारत में झारखंड की संस्कृति और परंपराओं को जिस नज़र से संरक्षित किया जाना चाहिए, वो नजरिया निचले स्तर तक जब हम लोग जाते हैं तो झारखंड में यदि देखें, जहाँ कम संख्या में आदिवासी हैं या फिर वैसे परंपराएं, झारखंडी परंपराएं हैं, उनको संरक्षित करने का प्राथमिकता ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज्यादा वो परंपराएं, वो संस्कृति खत्म हो रहा है और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस पर काम करने की जरूरत है। इस काम को यदि हम लोग देखें तो महत्वपूर्ण जो योजना है, धूमकुड़िया आवास हो,
माझी भवन हो या फिर जाहिर थान का घेराबंदी का ही हो, इन सब योजनाएं 7, 8 या 10 जिलों के अलावा बहुत ही कम हो रहा है। वहीं कब्रिस्तान का घेराबंदी को भी यदि हम लोग देखें तो 6-7 जिले के बाहर उसका काम एकदम नगण्य है। धनबाद में ही हम यदि उदाहरण के संबंध में बोले तो सिर्फ 4 से 6 का कब्रिस्तान का ही हो रहा है। और इसके जो जिस योजना को लिया जाता है उस योजना में यदि माननीय के माध्यम से प्रस्ताव हो तो जो जरूरी है, जिसका भूमि सबसे ज्यादा संरक्षित होना जरूरी है, प्राथमिकता के आधार पर वो दे सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था किया जाना चाहिए। समय हो गया। और एक ये है महाराज, 1 या 2 है। दूसरा जो कल्याण विभाग का एक घटना आया पाकुड़ जिला का, आदिवासियों का जमीन ITDA का राशि का जो फर्जी निकासी हुआ, ये निकासी से झारखंड को सबक लेने की जरूरत है। वहाँ फर्जी निकासी को पकड़ने का काम बैंक के अधिकारी करते हैं, उस विभाग के अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये जो लापरवाही करीब 10 महीना चला, फरवरी 2025 से लेकर के दिसंबर तक, इसमें विभाग के किसी पदाधिकारी का नजर नहीं गया। बैंक कर्मी जब इसको किए तब ये हुआ। और इसके कार्रवाई में जो हुआ, कार्यालय अधीक्षक, कंप्यूटर ऑपरेटर और अनुसेवक पर कार्रवाई किया गया। उस बैंक खाता का संचालन जो कर रहे थे, जो हस्ताक्षरी है, उन पर कोई सोकोई तक नहीं हुआ। ये यदि रहता है तो दूसरे जिलों में भी तो उन अधिकारियों का मनोबल पूरा ही रहेगा कि हम लोग कुछ भी करें, हम लोग पर कुछ नहीं होगा। यदि इस पर एक सबक लेते हुए पूरे राज्य में इसको यदि किया जाए तो हमको लगता है आने वाला दिन इस तरह की घटना नहीं होगी। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो और एक महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना में 2022-23 में जितने आवेदन आए, उन आवेदनों का अब तक स्वीकृति नहीं हुआ। इसके बाद के आवेदनों का छोड़ दे। राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन सब योजनाओं को धरातल पर यदि ले जाते हैं तो निस्संदेह झारखंड को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंडी जनमानस मजबूत हो रहे हैं और राष्ट्रीय पटल पर भी वो मेधावी छात्र नजर आएंगे। जो कोचिंग संस्थान जो खोलने का आया है, ST-SC बच्चों का मुफ्त कोचिंग संस्थान, उससे बहुत ही अच्छा ढंग से लोग शिक्षण ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पिछड़ों के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था हो, ये हम आग्रह करना चाहेंगे। और इसी आग्रह के साथ हम अपने विचार को समाप्त करते हैं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान। सभापति महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, बजट पर वाद विवाद और आंकड़े के संदर्भ में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कि हमारा समय तो एकदम लिमिट है। मैं 2-3 बिंदुओं पर केवल प्रकाश में डालूंगा सभापति महोदय। पहला तो राज्य में जितने बालिका आवासीय विद्यालय चल रहे हैं, उन विद्यालयों में आज नहीं, हमको लगता है कि 1-8 दशक पहले वो मिडिल तक चल रहा था, मतलब उत्क्रमित मध्य विद्यालय, आज वहीं के वहीं है। जैसे मध्य विद्यालय में अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मैं सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि चूंकि मैं भी अनुसूचित जाति से जाता हूं, सरकार इस पर ठोस निर्णय ले और कम से कम 10+2 तक अब बालिका आवासीय विद्यालय को पूरा राज्य में अपग्रेड करें। दूसरी बात महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए यह महत्वपूर्ण बजट है। ऐसे बजट पर जो उनका छात्रावास बने हैं, हमको लगता है सदियों पुराना हो गया। आप जहाँ जाइए, जिस विद्यालय में जाइए, वहाँ देखिएगा छात्र जो छात्रावास है जीर्ण अवस्था में है। पंखा छोड़ दीजिए, आप बाथरूम छोड़ दीजिए, भवन भी पानी टप टप चूते रहता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, इन चीजों पर आपने बजट में प्रावधान किया है,
लेकिन केवल प्रावधान करने से नहीं होगा, उसका कैसे प्रतिपालन हो, इस पर भी सरकार कम से कम सचेत रहना चाहिए, कैसे उसका उद्धार होगा। तीसरी बात मैं महोदय बता रहा हूं कि राज्य भर में जो आंगनबाड़ी भवन है उसका बहुत खराब स्थिति है। बाल विकास परियोजना के संख्या के अनुपात पोस्टिंग नहीं है। हम अपने जिला से मैं बताता हूं कि चतरा जिला में 12 CDPO का पद है, मात्र 2 ही CDPO वहां पर स्थापित है। क्या होगा देख रेख? अच्छा, उनके पास पहले गाड़ी आती थी, मिलती थी गाड़ी। अब मान ले 3 प्रखंड उनको जिम्मा दे देते हैं आप, तो कैसे वो संचालित? बिल्कुल समय के अंदर मैं बोलता हूँ, अब क्योंकि मैं वहां भी देखते रहता हूँ, 1 मिनट के अंदर में आप टोक दे रहे हैं। तो वहां अब गाड़ी नहीं है, अब 3, 4, 5 ब्लॉक में प्रभारी बना दे रहे हैं CDPO के, तो कैसे वो संचालित करेगी, कैसे वो देख रेख करेगी? तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए निश्चित तौर पे हम माननीय मंत्री जी से कहें कि गंभीर चिंतन करें, कैसे समाधान कर सकते हैं। बेहतर समाधान की ओर का आपको विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो, क्या व्यवस्था है? सुरेश दा, कितना व्यवस्था करिएगा? बैठिए ना, जल्दी जल्दी बोलिए। अच्छा, व्यवस्था सुन लीजिए। आदिवासी का मामला है महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य नीरा यादव जी बता रहे थे कि आदिवासी को जो है यहाँ के सरकार जो है सम्मान नहीं देते हैं। महोदय, 1 सेकंड का बात है महोदय, जब राम मंदिर उद्घाटन हुआ महोदय, तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को जो है आदिवासी समझ करके उनको। धन्यवाद सभापति महोदय। राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 54% है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस भारी भरकम बजट में उनकी भागीदारी मुख्यतः साइकिल और छात्रवृत्ति जैसी सीमित योजना तक सीमित रह जाती है। और उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछड़े वर्ग के छात्र पिछले 3 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित है। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की भावनाओं के साथ अन्याय है। सभापति महोदय, बजट का बंटवारा जनसंख्या की वास्तविक हिस्सेदारी को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, लेकिन यदि हम बजट के आंकड़ों को देखें तो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी बेहद कम दिखाई देती है। महोदय, मान्यवर कांसीराम जी का प्रसिद्ध नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। महोदय, मेरा आग्रह है इस सिद्धांत का पालन केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि सरकारी बजट और योजनाओं में भी होना चाहिए। मान्यवर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावास निर्माण का उल्लेख किया है। मैं इस परिकल्पना का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही यह मांग करता हूं इसी प्रकार के आधुनिक छात्रावास अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए भी बनाया जाए ताकि सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। मान्यवर, सरकार सरना और मसना स्थलों के विकास पर कार्य कर रही है, जो सराहनीय कदम है। इसी प्रकार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रगाहों की घेराबंदी और विकास का प्रयास कर रही है, यह भी स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा आग्रह है शमशान घाटों के विकास और संरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान बजट में किया जाए ताकि सभी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा की रक्षा हो सके। सभापति महोदय, यदि हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, हज समिति और अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान कार्य करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है, विभाग अक्सर कब्रगाह की घेराबंदी को ही अपनी बड़ी उपलब्धि बताता है, जबकि इन संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में ठोस प्रयास की आवश्यकता है। महोदय, कई संस्थानों में निदेशक के पद खाली हैं, सीओ नहीं है और कहीं कर्मचारी नहीं है। यदि संस्थान ही कमजोर रहेंगे तो योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू कैसे होंगी? मान्यवर, रांची से हज यात्रा के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब ये सुविधा बंद हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हमारे अल्पसंख्यक अभिभावकों को शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस सुविधा को पुनः बहाल करने पर विचार करना चाहिए। महोदय, अनुसूचित जाति के आर्थिक सशक्तिकरण के विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेलंगाना राज्य में दलित बंधु योजना के तहत प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपए की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है, जिससे वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। मेरा आग्रह है झारखंड सरकार भी
दलित बंधु योजना के तर्ज पर एक सशक्त योजना प्रारंभ करे ताकि दलित समाज को आर्थिक, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल सके। साथ ही अध्यक्ष महोदय 30 सेकंड। मैया सम्मान योजना निसंदेह एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस योजना से हमारी बहनें, हमारी दीदियों के जो सपने और उड़ान और इच्छा हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सीमित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा उनके सपनों को उड़ान दिया जाए, उन्हें उनमें डेवलपमेंट, कौशल डेवलपमेंट कैसे हो, उन्हें रोजगार से कैसा जोड़ा जाए, उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, सरकार को बजट में इसका प्रावधान करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं अंत में 15 सेकंड लूंगा। दिव्यांगों, वृद्धों, विधवाओं और ट्रांसजेंडर को 1000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए का सरकार पेंशन देने का कार्य करे, मानदेय देने का, जो भी पेंशन देने का कार्य करे, मैं ये मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। ताजुद्दीन अंसारी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के वर्ष 2026-27 का बजट पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में एवं सरकार के पक्ष में अपनी बातों को रखूंगा। आपने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा विभाग जो इस राज्य के सामाजिक संरचना के बड़े वर्ग को आच्छादित करता है, उसके कल्याण के लिए प्रस्तावित बजट पर पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं। और आज इस बजट के वाद विवाद में बहुत बारीकी से सुन रहा था और मैं कंफ्यूज भी हो रहा था कि इसमें विपक्ष की ओर से हमारे बोल रही है माननीय सदस्य साहू जी, वर्ड अल्पसंख्यक को गायब कर दी। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि अल्पसंख्यक का तो आज है वाद विवाद, तो अल्पसंख्यक, तो इतना वर्ड अल्पसंख्यक से इन्हें नफरत है कि वर्ड अल्पसंख्यक यूज ही नहीं की। फिर मैं बाकी सदस्यों से भी सुना, तो सबके जुबान में सारे विभाग का था, प्लीज बोलने दें प्लीज। हाँ, तो बाकी सदस्यों से भी मैं सुन रहा था, तो अल्पसंख्यक तो है वर्ड। आज बजट में भी मैं बुक्स भी पढ़ रहा था, तो पता नहीं इनके ज़हन में इतना ज्यादा नफरत। फिर मैं सोचा कि ये तो माइनॉरिटी सेल रखी है अल्पसंख्यक विभाग, ये अल्पसंख्यक वर्ग है इनका संगठन, तो उससे भी बंद कर दी। कहीं फर्स्ट एंड लास्ट तक इनके जुबान से शायद अल्पसंख्यक वर्ड नहीं निकला। इससे साफ दर्शाता है कि सबका साथ, सबका विकास इनके बस के बाहर का चीज है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी मैया सम्मान योजना में बहुत ही बारीकी से बोल रही थी। सैंबल मिल जाना, जीत जाना, सदन में आ जाना, ये अलग चीज है। अगर क्षेत्र जाने से ये मालूम होता है कि इस 2500 रुपया मैया सम्मान योजना का हमारी बहनें क्या कर रही हैं। मुझे 4 चक्का का बहुत कम शौक है, मैं बाइक उठाता हेलमेट पहन के एरिया में जाता हूं और उन स्कूलों में और उन कोचिंग सेंटर में जाता हूं जहां पे हमारी माँ बहनें, खास करके बहन जो स्टूडेंट है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन, वो शौक से कहती हैं कि भैया ये मैया सम्मान योजना जो आपकी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने जो दी है, उसमें जो हमें फायदा हो रहा है, मेरे पिता गरीब हैं, इस पैसे से मैं कोचिंग सेंटर में जाके आज मैं कोई ANM, कोई अच्छे नौकरी में अभी ज्वाइन की है। इसका भी जानकारी जरूर हमारी सदस्य बहन को होना चाहिए। और एक चीज भी कह रही थी वो कि सारी योजना धरातल पे नहीं, सिर्फ शिलान्यास होता है, उद्घाटन का नौबत नहीं आता है। थोड़ा सा ये भी जानकारी ले लें कि रघुवर सरकार में हाथी उड़ाया था, कहां तक पहुंचा है। मैं अब इस पॉइंट पे आता हूं। माननीय सभापति महोदय, झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 46,114 साइकिल का वितरण किया तथा आय वृद्धि योजना के तहत 2024-25 में
अल्पसंख्यक समुदाय के लाभान्वित बीच परिसंपत्ति के विपरीत रूप में ट्रैक्टर का भी वितरण किया है। साथ ही रोजगार सृजन योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों युवतियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुल 3553 लाभार्थियों के बीच 146 करोड़ अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है, ताकि उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2000 इसमें 250 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी की स्वीकृति दी गई है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि मदरसा में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा भी मदरसा का पाठ्यक्रम में शामिल कर छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और जनहित संबंधित विषयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय न केवल सामाजिक न्याय बल्कि राज्य के समावेशी विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले यह आग्रह करना चाहूंगा कि झारखंड राज्य में हमारे भाई एक कह गए, झारखंड राज्य में पुनः रांची से हज एम्बार्केशन पॉइंट की व्यवस्था की जाए, जैसा कि पूर्व में उपलब्ध था। इससे राज्य के हज यात्रियों को काफी सुविधा प्राप्त होगी और उन्हें अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब हमारे राज्य से ही हज यात्री रवाना होंगे तो वे राज्य की तरक्की, अमन, चैन और विकास के लिए भी दुआ करेंगे, जो राज्य की सकारात्मक पहचान को और सुदृढ़ करेगा। इसके साथ ही मैं बोल देता हूं, बोलिएगा आप फिर। इसके साथ ही रांची स्थित हज हाउस का उपयोग वर्ष भर, प्लीज बोलने दीजिए ना, वर्ष भर आप बोली थी, हम तो सुने थे, थोड़ा सा सुनने का सलाहियत रखिए ना प्लीज, बोलिए। वर्ष भर रचनात्मक, मैं ये कह रहा था। इसके साथ ही रांची स्थित हज हाउस का उपयोग वर्ष भर रचनात्मक एवं जनहितकारी उद्देश्यों के लिए किया जाना। प्लीज कंटिन्यू होने दीजिए ना। माननीय, बोलिए जल्दी से बोलिए। ये देता ही नहीं है महोदय। देखिए माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को हम बता दें कि माननीय रघुवर दास की नेतृत्व वाली सरकार ने ही हज हाउस बनाया था, वो भी एकदम मेन बीच रोड में, और जो सुविधा मिली थी उस समय सो सुविधा अभी आपको नहीं मिल रही होगी। मैं बता रहा हूँ, चलिए। तो इसके साथ ही इसका भी एक मिनट मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ ही रांची स्थित हज हाउस का उपयोग वर्ष भर रचनात्मक एवं जनहितकारी उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। हज के अतिरिक्त अवधि में इस परिसर का उपयोग अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए यूपीएससी, नीट, जेईई तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग एवं अध्ययन केंद्र के रूप में किया जा सकता है। साथ ही हज हाउस के रखरखाव एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए इसे नियमानुसार मैरिज हॉल या सामाजिक कार्यक्रम स्थल के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। इससे प्राप्त आय का उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की शिक्षा और उन्नति के लिए किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि अन्य राज्यों की भांति झारखंड में भी स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का गठन किया जाए। इसके माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षा, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे वे भी समाज की मुख्य धारा में सशक्त रूप से आगे बढ़ सकेंगे। इसी प्रकार राज्य के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के महान सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज अथवा झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी के नाम से राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इससे राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता कम होगी तथा झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई पहचान स्थापित होगी। संथाल परगना क्षेत्र, विशेषकर पाकुड़ और साहिबगंज जिले में रहने वाले बांग्ला भाषी मुसलमानों के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय सामने आता है। कुछ तत्व उन्हें अनुचित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ कहकर निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि वे पूर्ण रूप से भारत के सम्मानित नागरिक हैं। राज्य सरकार को उनके जीवन, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए
ठोस और प्रभावी कदम उठानी चाहिए तथा ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार और अफवाहों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर पूर्व की भांति बांग्ला भाषी मुसलमानों को शेरशाहवादी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सदन की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। किए जाने की व्यवस्था झारखंड में भी सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं एवं सामाजिक न्याय से संबंधित लाभ प्राप्त करने में भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो। साथ ही साहिबगंज जिले के दियारा क्षेत्रों में स्थित अनसर्वे लैंड का शीघ्र सर्वेक्षण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। इससे वहां के निवासियों को अपनी भूमि का विधिवत अभिलेख प्राप्त हो और आवश्यक पड़ने पर वे अपनी जमीन को वैध रूप से उपयोग कर विक्रय कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकेंगे। इसके साथ ही इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा, जिससे राज्य के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त संथाल परगना क्षेत्र में ऐसे उद्योग कौशल आधारित रोजगार और आजीविका परियोजना स्थापित की जानी चाहिए जिनमें स्थानीय समुदाय पारंपरिक रूप से दक्ष है। इससे वहां के लोगों को सम्मानजनक रोजगार अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी नई गति प्राप्त होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने मंत्री महोदय के साथ आसाम गया हुआ था। वहां डबल इंजन की सरकार है। वहां जब ये आदिवासियों के हित में बात करने वाले जब आदिवासियों के घर गए तो पता चला जो 100 साल पुराना आवास है उसमें रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। वहां तो डबल इंजन की सरकार है। और झारखंड में हम तो चैलेंज के साथ कह सकते हैं, हम जिस विधानसभा जिस क्षेत्र से आते हैं कि क्या स्थिति है। सिर्फ सैंबल लेके जीत जाने से नहीं, एरिया भी घुमा करे और जिसका नतीजा तो साफ है, कि सच बात बता रहे, झारखंड घूम के कंटिन्यू जनता ने हमें इस तरफ बैठने का मौका दिया है और आप घर पे बैठ के इलेक्शन लड़ते सैंबल के बल पे और दिल्ली के बदौलत, तो आपको उस तरफ बैठाया है। अभी 40-50 साल वेट कीजिए, उधर ही बैठे आप। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार है आसाम में जो आदिवासियों का हाल करके रखा है। थोड़ा सा आवाज से अपनी हक की बातों को बोलने वालों का घर तक जला दिया जाता है। हम लोग आज आसाम से निकलते कल उनके घर को जला दिया जाता है। 100 साल पुराना जो अंग्रेजों का जमाने का बना हुआ आवास है, आज तक उसको रिपेयरिंग नहीं किया गया है। और वो आके झारखंड में खास करके संथाल परगना में ढिढोरा पीट के गए। खैर, वो अपनी तहजीब में जो सीखे हैं उसी मुताबिक बात करते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री अभी तो यहाँ तक कह गए कि भाई रिक्शा में चलो, अगर मुसलमान मिले तो जहाँ 10 रुपया लगता है उनको 4 रुपया दो। क्या पूरे देश में पूरे दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक सम्मानित पद में मुख्यमंत्री, उनका ये जुबान होता है। और एक वर्ड मुसलमान भी नहीं बोल पाते, वो बेचारे मियाँ बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं। और हम इंडिया गठबंधन के अपने संस्कार पे हमारी परवरिश, अपने इस इंडिया गठबंधन वाले अपने तहजीब के दायरे में रहते हैं, अपने बड़े छोटों का कदर करते हैं, अपने दायरे में रह के बात करते हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आसाम गए थे, सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का काफी बड़ा समूह उनसे मिलने के बावजूद हर वर्ग के लोग मिले, हर वर्ग के लोग आसानी से मिले, आसानी से बात किए। इनके आवाज में जो प्यार है, जो अपनापन है, जो आज इसका नतीजा है कि कंटिन्यू झारखंड में कंटिन्यू फुल बहुमत से सरकार इस तरफ बनी और आप उस तरफ बने। हम सच है कि पहली बार जीत के आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे संस्कार में परवरिश हुई है। अभी भी सीख जाइए आप लोग, नहीं तो जिंदगी भर उधर ही बैठे रह जाइएगा। इधर आने का कोई संभावना दूर दूर तक नहीं होगा। और एक सदन के माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे, अभी रमजान भी महीना चल रहा है,
हम आज के बाद शायद बोलने का मौका नहीं मिले, तो आप सबों को रमजान का विदाई और ईद का मुबारकबादी और शरहुल के साथ साथ रामनवमी का भी हम आज ही आप लोगों को मुबारकबादी देना चाहेंगे। हो सकता है और बोलने का मौका ना मिले, पर एक रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने सदन के सभी साथियों से, हम पता नहीं बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं दीदी, अभी आपको प्रणाम कर लेते हैं, मुबारकबादी दे देते हैं। होली का भी दे दिए, होली का पहले दे चुके थे और अभी रामनवमी और अभी सरहुल सबका दे देते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों को चलने वाले हैं, हमारा कल्चर सारे लोगों को चलना सिखाया। और मैं अभी टाइम है, अभी मेरे पास 2 मिनट टाइम, 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम है, प्लीज 1-1.5 मिनट टाइम है। सुनिए ना, एक चीज कहना चाहेंगे कि अभी सारे धर्म का अभी त्योहार सामने है। हम अगर एक विधानसभा से मैं भी आता हूं तो 81 विधानसभा से कोई न कोई हमारे सभी बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहन हैं, सारे हमारे दोस्त हैं, सारे लोग विधायक हैं। अपने अपने क्षेत्र को पर्व का, इस त्योहार का को धूमधाम से मनाने का प्रयास करें, ये विनती करेंगे। क्योंकि हमारे जो कुछ साथी बैठे हैं, जाके जहर का बोली ना बोले, प्यार का बोली बोली, क्या बोलते हैं दीदी, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री मंजू कुमारी, माननीय सदस्य श्री मंजू कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बोलिए राजेश जी। सभापति महोदय, मैं आज वास्तव में ये जो दाहिने साइड बैठे हुए हैं उधर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, मेरे से मतलब उधर से आपके से बाएं से मैं धन्यवाद दूंगा। इसीलिए धन्यवाद दूंगा कि नीरा यादव जी ने अपना वक्तव्य में कहा इस बात को कि यूपी और बिहार से जब लोग गाय लेकर के आते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो कहने का मतलब है महोदय, आज रेजुलेशन पास कराया जाए कि वैसे बजरंग दल जो गाय और बैल को अगर कोई खेत भी रहा होगा, ले जा रहा होगा, उसको जिस प्रकार से इन लोगों का जो बजरंग दल के लोग जो मोब लिंचिंग करते हैं, उस पे इन लोगों का भी समर्थन मिलना चाहिए, उन पे अंकुश लगने का। ये आज इन लोगों का कहना है। और बाकी तो ये लोग सारे गैस और ये पे सारे नेहरू जी को ही दोष दे रहे हैं, इनकी अपनी फितरत है। मंजू कुमारी, माननीय सदस्य। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज इस सदन के माध्यम से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। यह केवल एक प्रशासनिक विभाग नहीं, बल्कि राज्य की आधी आबादी, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी है। मैया समान योजना के तहत 18 से 50 वर्षों के आयु वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपया मिलता है सभापति महोदय। लेकिन पिछले 1 वर्षों से पोर्टल पर आवेदन नहीं लिया जा रहा है सभापति महोदय। क्यों जाएंगे उधर? लेकिन अभी 51 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत वंचित, असहाय, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है अध्यक्ष महोदय, जो कम राशि है। इससे बढ़ाना चाहिए। नए योग लाभुकों को नहीं जोड़ा जा रहा अध्यक्ष महोदय। पीला कार्डधारी, गुलाबी कार्डधारी, सफेद राशन कार्डधारी परिवार को कन्याओं का विवाह के अवसर पर 30,000 आर्थिक सहायता, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन कुछ चुनिंदा परिवारों को ही लाभ मिल पाता है, जिसकी पहुंच मुख्यमंत्री हाउस
या पदाधिकारियों तक होती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026 से में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 250 करोड़ का बजटीय उपबंध था, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 1100 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण का प्रस्ताव है, जो बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, जिस मद में 176 करोड़ का बजटीय उपबंध पिछले वर्ष से बहुत कम है। आज तक झारखंड राज्य महिला आयोग, झारखंड राज्य पोषण मिशन आयोग, झारखंड निशक्ता आयोग का पुनर्गठन पिछले 4 वर्षों से नहीं किया गया है, जो गंभीर विषय का है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति आयोग का लगभग 6 साल हो गया। अध्यक्ष महोदय, अभी तक गठन नहीं किया गया है। उनका पीड़ा, दुख, तकलीफ कौन सुनेगा? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब चाहिए। सरकार से असहाय एवं वंचित वर्गों को ठंड के प्रभाव में बचाने के लिए 9 लाख कंबल बांटने का जो बजटीय उपबंध किया गया है, यह सरकारी राशि के लूट का एक हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार के कुछ चुनिंदा वेंडरों सिंडिकेट बनाकर उच्च मूल्यों पर कार्यादेश करा लेते हैं और निम्न कोटि का कम्बल आपूर्ति कर देते हैं, और यह पिछले 6 वर्षों से गोरख धंधा चल रहा है। जांच का विषय है और जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष में इस मद में 22,099 करोड़ का बजट प्रस्तावित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकार कैंप लगाई थी पूरे झारखंड राज्य में। आवेदन लिया गया था सावित्रीबाई फुले का, कन्यादान का, मैया सम्मान का, जो अभी ब्लॉक में धूल फाक रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक पोर्टल नहीं खुला। अध्यक्ष महोदय, उसका आवेदन पोर्टल कब खुलेगा? अध्यक्ष महोदय, और उसका वो लोग का जो धूल फाक रहा है आवेदन, उसका आवेदन कब ऑनलाइन होगा, कब उन लोग के खाते में पैसा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब चाहिए। जनगणना के 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल आबादी 3.29 करोड़ है। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 26.21%। कल्याण विभाग की मूल परिकल्पना यही है कि समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य वर्गों के माध्यम विकास के अंतर को समाप्त करना, बेहतर शिक्षा, आजीविका, सुदृढ़ीकरण, रोजगार, बुनियादी आधारभूत संरचनाएं प्रदान करने का मूल भाव है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा कुल 143 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिसमें लगभग 24,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि इन सभी आवासीय विद्यालयों के लिए सहायक शिक्षक के कुल 1006 पद सृजित है। अध्यक्ष महोदय, एवं प्रधान अध्यापक के 111 पद सृजित है। यानी कि कुल 1117 पद के विरुद्ध 260 ही कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, 25% शिक्षकों के भरोसे विद्यालय चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007 में ही 232 शिक्षकों की बहाली हुई थी। लगभग 19 वर्ष बीतने को है, लेकिन खाली पदों पर बहाली नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, घंटी आधारित शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 छात्र में नियुक्ति शिक्षकों की प्रोन्नति विभागीय स्तर पर कई वर्षों से लंबित है। लगभग सभी आवासीय विद्यालय भवनों का मरम्मती एवं रख रखाव समय पर नहीं होने के कारण की स्थिति जर्जर हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कभी भी घटना घट सकती है।
इतना ही नहीं, छात्रावासों की स्थिति काफी जर्जर हो गई है अध्यक्ष महोदय। विद्यार्थियों का रहना दुभर हो गया है अध्यक्ष महोदय। साथ ही गर्ल्स हॉस्टल में शौचालय नहीं रहता है, सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है, उन लोग के सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई वैसा वहाँ पहल नहीं किया गया है। हमारे कस्तूरबा विद्यालय जमुआ प्रखंड कारोडी में है, जो जमुआ प्रखंड मुख्यालय से कारोडी लगभग 15-20 किलोमीटर है। इतना सुनसान जगह में है अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, न स्वास्थ्य व्यवस्था है, न प्रशासन पुलिस का व्यवस्था है। इतना स्थिति बदतर है वहाँ पर अध्यक्ष महोदय। साथ ही जिसके कारण छात्राओं को काफी दिक्कत हो रही है अध्यक्ष महोदय। महोदय यह बताना चाहूंगी कि इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3,568 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। छात्र छात्राओं को समय छात्रवृत्ति नहीं मिलता अध्यक्ष महोदय। बस थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय हम लोग को बोलने का मौका दीजिए, सीखने का मौका दीजिए अध्यक्ष महोदय। आप बोल लीजिए, उतना में तो आपको बहुत बात आ जाता है। मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर नहीं होना एक गंभीर मामला है। सरकार यथाशीघ्र समाधान निकालने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। विद्यार्थियों को खराब गुणवत्ता वाली साइकिल वितरण किया जा रहा है, जो कुछ ही महीनों में खराब हो जाता है। अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगी कि मरांग गोमतो जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति 2025-26 में 24 छात्रों को ही मिला, जबकि सरकार के कैबिनेट में निर्णय लेकर 25 छात्रों को बढ़ाकर 50 कर दिया था। सरकार का यह कार्य यहाँ के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ धोखा है। ऐसा क्यों अध्यक्ष महोदय? चलिए हो गया। थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अभी अध्यक्ष महोदय 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बोल रही थी कि $40 प्रति बैरल कच्चा तेल का कीमत था, जो $100 बैरल हो गया है। लेकिन भारत डीजल गैस में दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। झारखंड सरकार का वादा था कि 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ अध्यक्ष महोदय? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगारी जी, 4 मिनट बचा हुआ है। नमन जी 4 मिनट बचा है। चलिए बोलिए। अब सरकार का उत्तर होना है। अध्यक्ष महोदय, बजट के कटौती प्रस्ताव के विरोध में और हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो बजट है 3,568 करोड़ 19 लाख का, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने वक्तव्य को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समुदाय इस देश के पहले निवासी है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जेनेटिक शोध में भी माना है, पुरातात्विक शोध ने भी माना है, और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी इस बात को माना है कि आदिवासी समुदाय पहले निवासी है इस देश के। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदिवासी समुदायों की जनसंख्या बड़ी तेजी से घट रही है। इसका कारण है अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समुदाय अपने नस्लीय अस्तित्व, पहचान और आजीविका, जिनका आधार जमीन, जंगल और नदी नाला है अध्यक्ष महोदय, जिसे संरक्षण देने के लिए आदिवासी समुदायों ने लंबा संघर्ष किया है। अध्यक्ष महोदय, संथाल क्षेत्र में तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू जैसे हमारे पुरखे रहे हैं, उसी रीति से वीर बुद्धू भगत, वीर शहीद तेलंगा खड़िया, वीर साहबा, और उसी तरह कोल्हान में पोटो हो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये हमारे
आदिवासी वीर शहीद जिन्होंने आदिवासी समुदाय के अस्तित्व, पहचान और आजीविका जो जल जंगल जमीन पर आधारित है उसे संरक्षण देने के लिए लड़ाई लड़ा है और लड़ाई लड़कर इन्होंने अंग्रेजों के शासन काल में गुलामी के समय एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और सोए जो रहिया सब कुछ गंवाइया, विल्किंसन रूल जैसे कानूनों को अंग्रेजों से लड़कर लिया है अध्यक्ष महोदय। और मैं उस समय का याद करता हूं जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, कुछ लोगों ने अंग्रेजों से पेंशन लिया, स्वतंत्र सेनानियों को पकड़वाने के लिए साजिश रची और मैं एक ऐतिहासिक घटना को याद करता हूं। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के समय आया था, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए और प्रशासनिक स्वायत्त शासन के लिए इसमें प्रावधान किए गए थे अध्यक्ष महोदय। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कुछ लोग अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे और स्वतंत्र सेनानियों को पकड़वा रहे थे, उस समय आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के लड़कर ये इन कानूनों को बनाया था अध्यक्ष महोदय, जिन कानूनों में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल और आने वाले समय में पेशा कानून बना। अभी अनुसूचित पेशा कानून का नियमावली भी हम बनाए हैं अध्यक्ष महोदय। 2006 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 दिया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं स्मरण करता हूं जब भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा ने आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़े जमीनों को इसलिए संशोधन का प्रस्ताव लाया था ताकि वे पूंजीपतियों को, आदिवासियों को जमीन को दे पाए। अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार कानून 2006 को कमजोर करने के लिए, जंगलों को अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 बना है अध्यक्ष महोदय, इसको 2023 में इन्होंने संशोधन लाकर पूंजीपतियों को दिया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में सचदेवा जंगल को उजाड़ दिया गया, अरावली के पहाड़ी श्रृंखलाओं को उजाड़ा जा रहा था महोदय। भाजपा जंगलों का संरक्षक कभी नहीं हो सकता है, आदिवासियों का संरक्षक कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने आदिवासियों के विरोध में और जंगलों के संरक्षण के विरोध में हमेशा से ये कानून लाते रहे अध्यक्ष महोदय। इनका एक ही मकसद है, इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर कमजोर करना और शासन में बैठे रहना। एक ही मकसद, एक ही ध्येय इनका है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो बजट है आदिवासियों का सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक स्वावलंबन और आत्मविश्वास में बढ़ाने वाला बजट है अध्यक्ष महोदय। इसकी मैं सराहना करता हूं हमारे माननीय मंत्री जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को। भाजपा ने जिस तरह से आदिवासियों को कुचलने का काम किया है, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे मंत्रियों ने विपरीत परिस्थिति में भी आदिवासियों के मनोबल को ऊंचा किया है अध्यक्ष महोदय। आज जो मैं इतने ऊंची आवाज में बोल पा रहा हूं, ये उसी का परिणाम है, नहीं तो इनके विरुद्ध में तो बोल पाना भी मुश्किल था। मैं फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि हम मिल के लड़ रहे हैं। तब आज सरकार का उत्तर हम माननीय मंत्री सरकार का उत्तर।
माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारा कल्याण विभाग का बजट में जो बहस हुई उसके लिए जिन माननीयों ने भाग लिया, विधायक कल्पना सोरेन जी, ताजुद्दीन अंसारी जी, नमन कोंगाड़ी जी, रामेश्वर उरांव जी, नरेश सिंह जी, चंद्रदेव महतो जी, मैं आप सब लोगों को आपका राय के लिए, आपका सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो विपक्ष से नीरा यादव जी और पूर्णिमा साहू जी, जनार्दन पासवान जी, जयराम महतो जी, मंजू कुमारी जी, हम उसको इस रूप में ले रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो मैं आपकी राय को ग्रहण करता हूं और आपकी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे तो अपनी कमी दिखाई नहीं देगी, तो आपने दिखाया, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, हम लोग आज के दिन में सोचा, जैसे पिछले कल में हम लोग आदिवासी कल्चर के लिए चिंता करते थे, तो मानदर एक इंडिकेशन था देने का कि इसके माध्यम से हमारे झारखंड के लोगों में एक सचेतना पहुंचे। इस बार सर हमको बहुत बार ऐसा चीजें एक जूझने का मौका मिला, प्रेस के माध्यम हो या अन्य माध्यम हो। हम लोगों को एमएलए या अन्य क्वेश्चन पूछते हैं, गणतंत्र दिवस क्या है, स्वतंत्र दिवस क्या है, मनाया क्यों जाता है, होता कब है, और इससे भी ज्यादा और भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह का। तो सर मेरे दिमाग में आया कि इस बार हम लोग कल्चरल चीजों को न दे करके एक बुद्धि बनने वाला, क्योंकि सभी विधायक हम लोग इससे रूबरू होते हैं और हमारे जितने भी सदस्य आते हैं उसको टाइम टू टाइम हम लोगों को पुलिस में या तो संविधान में सजेशन करना पड़ता है। तो इसमें आईपीसी और सीआरपीसी का नहीं हो पाया है, मैं उसको दोबारा दे दूंगा उसमें। तो मगर मेरा यही मनसा था इस विषय पे कि हम सभी विधायकों को प्रॉपर परफेक्ट कानून विधि विधान के मामले में, क्योंकि हम लोग पूरा देश का, राज्य का संविधान विधान बनाते हैं और नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उन किताबों को मैंने प्रोवाइड किया है महोदय जी। तो मगर मैं इन बातों से ज्यादा, आप लोगों ने सभी ने कहा, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे सत्ता उधर हो चाहे सत्ता इधर हो, कुछ ना कुछ तो परेशानी बनता ही है। और इसीलिए आप लोगों ने जो भी हमें कहा है उसको तो मैं आत्मसात कर ही रहा हूं, लेकिन चूंकि सर हमको एक संविधान ने एक आदिवासी मिनिस्ट्री के रूप में दिया है सर, एससी और ओबीसी एडिशनल है, तो इसीलिए मैं थोड़ा एसटी पर प्रायोरिटी करने चाहता हूं और वो करते रहता हूं सर। इसलिए हम इस विषय पर ये जरूर कहेंगे कि हमें कई बार, हमको मन तो नहीं कर रहा है लेकिन आक्षेप लगाना भी जरूरी है। अभी सर हम लोग असम गए थे, एक्सप्लॉइटेशन, आदिवासियों का डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है। एक्सप्लॉइटेशन 2 टर्म से पहले माननीय प्रधानमंत्री असम गए थे, उन लड़कों ने मुझे को बताया और उसने घोषणा किया कि आदिवासी हम बनाएंगे, आपको टी गार्डन का पेमेंट हम बढ़ाएंगे और जमीन पट्टा भी हम आपको देंगे। लेकिन इन 10 वर्षों में उस घोषणा का कुछ भी, 5 ही सीट था सर, आप लोगों का बीजेपी का 5 ही सीट था। आदिवासी जो 40 सीटों में डोमिनेट करते हैं, उन लोगों ने वोट करके 60 सीटें दे दी उसको, फिर दोबारा 60 सीटें करी। इसलिए करी, इसलिए करा क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका टी गार्डन का वेजेस बढ़ाएंगे
और आपका आदिवासी स्टेटस देंगे। सर, हम ये कहना चाह रहे हैं, भारत देश में अगर कोई ब्राह्मण है सर, कोई झा है, कोई तिवारी है, तो पूरे भारत देश में वो तिवारी ही रहता है, ये झा ही रहता है। असम में वो उरांव मुंडा हो संथाल खड़िया नहीं है, वो हो उरांव मुंडा संथाल खड़िया सर। छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, हमारा झारखंड में है, बंगाल में है, भारत के कई राज्यों में है, असम में नहीं है। आपने कहा, आपने धोखा दिया आदिवासियों को, आपने स्टेटस नहीं दिया। 2,500 रुपया एक दिन में देता है, 2,500 रुपया, 6,000 नमक भात खाएगा तो नहीं पूरेगा पैसा। 500 रुपया केरल में मिलता है पर डे, 400 रुपया कर्नाटक में मिलता है, और तमिलनाडु में भी 400 मिलता है। आपने वहां भी कहा हम लोग बढ़ाएंगे, वहां भी नहीं बढ़ा पैसा माटी का। जी जी, हम वहां जाके आए हैं। माननीय मंत्री जी होना चाह रहे थे आज, हमें लग रहा था कि झारखंड के परिदृश्य के बारे में बताएंगे मंत्री जी। मंत्री जी बड़े काबिल है, मैं जानता हूं, संघर्षशील भी है। असम तो गए, लेकिन मैं कहूंगा कि भी झारखंड में जो ट्राइबल छात्रावास है, आप वहां जाते, वहां देखते किस हालत में बच्चे रह रहे हैं। वहां आपको रहने की ठीक से नहीं है, पेयजल ठीक से सुविधाएं नहीं है, वहां पर रसोईया भी नहीं है, बच्चे अपने से खाना पकाते हैं। हमने पिछले बार भी सदन में आपसे कहा था कि कम से कम वहां नाइट गार्ड भी होना चाहिए लड़कियों के छात्रावास में, तो वहां पर रसोईया नहीं है, नाइट गार्ड नहीं है लड़कियों के छात्रावास में। लकड़ी चून चून करके अध्यक्ष महोदय, दुमका की बच्ची तो आपको गोपी कंदर की जंगलों से लाती है, तब वहां खाना पकाते हैं, तो गैस की कनेक्शन भी उपलब्ध कराते। तो ये चर्चा करके यहाँ की तो हमें अच्छा लगता। असम के आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप देश के नेता बनिए, हमें इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ जो हालत है, इसलिए मंत्री जी से हम कहेंगे कि आप सभी छात्रावास में आदिवासी छात्रावास घूमिए और भी छात्रावास बनाइए। सर, इसलिए थोड़ी सी मंत्री जी, आपको सुझाव ही है, आपको मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस बात की तकलीफ है, जब 1970 में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, अध्यक्ष महोदय, गिरिडीह कॉलेज में 3 ट्राइबल लड़के थे। आज वहां 5,000 से अधिक की संख्या ट्राइबल बच्चों की हो गई, लेकिन छात्रावास की संख्या नहीं बढ़ी। वहीं की नहीं, यानी पूरे राज्य की यही स्थिति है। तो आप लड़कों की छात्रावास बढ़ाइए, लड़कियों की छात्रावास बढ़ाइए, और उसको बिल्कुल अप टू डेट जिसको कहते हैं बनाइए। वहां गैस की कनेक्शन भी बच्चों को उपलब्ध कराइए कि हमारे बच्चों और बच्चों को गोपी कंदर की जंगल से लकड़ी चुन करके लाना पड़े, तो ये बड़ा दुर्भाग्य। और 6 वर्षों से आपकी सरकार यहाँ पर है अध्यक्ष महोदय, इसलिए आप वहाँ और यहाँ आप भाषण आप लोग देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ झारखंड पर ध्यान दीजिए। कुछ बोल रहा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य के विषय के संदर्भ में सरकार के उत्तर के क्रम में माननीय मंत्री को बोलना चाहिए। हम समझते हैं, अच्छी बात है, हम जानते हैं कि हमारा अधिकार क्या है, लेकिन जब राज्य में ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज में जो भी कमी है वो तो हमारे अधिकार क्षेत्र में, वो हम पूरा करेंगे। लेकिन आदिवासी भाइयों को लेकर अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई इशू डेवलप होता है तो उसकी चर्चा झारखंड विधानसभा में क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? सरना कोड की बात हो जाए या फिर उनके मान सम्मान की बात हो जाए, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे? पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी झारखंड में निवास करते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे नेता प्रतिपक्ष? क्यों घबराते हैं? यही तो कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया चुनाव के पहले असम में, वो पूरा नहीं किया और घोषणा करके वोट तो ले लिया, लेकिन आदिवासी भाइयों के हितों की रक्षा आपके प्रधानमंत्री ने नहीं की। माननीय मंत्री जी, आप मंत्री जी समझ रहे हैं, आप चलिए अपना बात को रखिए। समझ गए सर, चलिए आप बात स्टेट के विषय में भी बोलेंगे सर। हमारा लैंड मैडम, कटौती प्रस्ताव एको दिन तो वापस लीजिए, आप एको दिन लीजिए, अभी हम आज लीजिए, आज लीजिए। करना हम
कल्याण विभाग का बजट है, आज लीजिए बैठे, सब लोग हैं इसमें, अल्पसंख्यक कल्याण, आदिवासी कल्याण, पिछड़ा वर्ग, सारे लोग का हितैषी हैं। बैठिए, चलिए मंत्री जी। सर हम आप ही से पूछ रहे हैं मंत्री जी। जी सर। अच्छा, रघुवर दास ने CNT एक्ट में संशोधन ले आया, क्यों ले आया था? आदिवासी का जमीन को साफ करो। ये अच्छा एटीट्यूड था क्या? नहीं था। सरना कोड तो खैर ये रिकॉग्नाइज का बात है, आइडेंटिफिकेशन का बात है, ये तो आप लोग ओके कर ही नहीं रहे हैं। पूरे के पूरे झारखंड सरकार ने अब तक उधर भेज दिया केंद्र में, वही तो रिस्पॉन्स आए, क्यों नहीं देना चाहेंगे? परिसीमन में आपने 2001 में सीटें घटा दी, फिर घटाएंगे, तो क्या ये मुद्दे नहीं है क्या? सर हम लोग हिंदपीढ़ी में अभी जो कोचिंग करे हैं उसमें 3 बच्चा लोग लिखा था लास्ट टाइम, अभी फिर लिखेगा अप्रैल मई में, लेकिन IIT जैसा बच्चे उसमें से 3 लिखा था, उसमें 2 पास किया सर, 2 पास किया IIT मेंस सर। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? या इसके विषय में आप लोग कुछ अप्रिसिएशन नहीं करेंगे? सर आपने सत्ता में 15 साल रहा, क्यों आदिवासी बच्चों के लिए शुरुआत नहीं किया? कोचिंग किया? नहीं किया। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? इसीलिए हम बोल रहे हैं सर कि आदिवासी का हित में अभी हम लोग अभी और स्टार्ट कर रहे हैं, मगर आदिवासी का हित में हम भाजपा के तरफ से बिल्कुल नकारात्मक एटीट्यूड पाते हैं। शोषण, हमने जैसे कहा डेवलपमेंट एक अलग बात है, डेवलपमेंट कभी कभी छूटता है, कम होता है, आपसे भी हमसे भी, लेकिन आदिवासियों का मुद्दा मेनली एक्सप्लॉयटेशन का है मैडम, उसका शोषण, उसका दमन, उस पर अत्याचार, तो वो छूट नहीं रहा है और वो ज्यादा भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे छूट भी हो, थोड़ा बहुत आ जाए, आगे बढ़े, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैडम हम लोग मैडम चूंकि हम लोग समझ चुके हैं, वो दोनों बच्चों का माँ बाप रेजाकुली है जो IIT पास किया है वहां से, इसीलिए हमने समझा कि नहीं, अब SC, पिछला बार भी हमने घोषणा किया था SC समाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर JEE एवं नीट का कमरे में 5 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हैं और वहां से ये कोचिंग हम स्टार्ट करेंगे मैडम। और वो कोचिंग से वहां के बच्चे जो हम लोग UPSC में नहीं निकल रहा है, मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं निकल रहा है, देखिएगा वो निकलना शुरू होगा। तो आप इस सब चीजों को भी आप देखें और सोचें। ओबीसी के लिए नगड़ा टोली में हम लोग करने जा रहे हैं शहीद बिरमल महतो के नाम से JEE और नीट का कोचिंग। तो ना आप लोगों ने ओबीसी के लिए किया था पहले ऐसा, पढ़ाई को तो आप समझते ही होंगे, सब लोग समझते हैं, पढ़ाई देश को बदल देता है, समाज को बदल देता है, परिवार को बदल देता है। तो आप पढ़ाई पर क्यों फोकस नहीं किए या आदिवासी पर क्यों फोकस नहीं किए? हम SC पर भी कर रहे हैं, OBC पर भी कर रहे हैं, तो और ST पर भी कर रहे हैं जी। अभी हम लोग सर भगवान बिरसा मुंडा, पूरा भारत देश में उसका नाम है, हम लोग जहां जहां गए, चाहे महाराष्ट्र गए उसको जिंदाबाद, चाहे गुजरात गए जिंदाबाद, तो उसके लिए आप बोलते हैं बड़ा बड़ा धरती आबा, मगर सर कुछ नहीं हो। अभी 40 करोड़ रुपए का टोटल एक म्यूजियम की तरह कि भगवान बिरसा मुंडा जाते कहां थे, बैठते कहां थे, मीटिंग कहां करते थे, किससे किससे मीटिंग किए, अंग्रेजों के खिलाफ प्लान कैसे कैसे बनाते थे और डुमारी बुरू में क्या क्या करके उन्होंने अपना शहादत दिया, इन सभी चीजों को एक बड़ा म्यूजियम के रूप में 40 करोड़ रुपया से कर रहे हैं। ऐसा तो आपने नहीं किया सर, पहले पूरा भारत देश के लोग यहाँ पर आएंगे। इसीलिए मैं अपनी उपलब्धि को आप सबको बता रहा हूं कि मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा सोच क्या है। सर हॉस्पिटल पर तो बहुत बातें होती है, मगर हम लोग 16 हॉस्पिटल आदिवासी कल्याण विभाग भी चलाती है। वो 16 हॉस्पिटल को हम लोग चाह रहे हैं कि एक बड़ा जिसमें MRI की भी सुविधा हो, क्योंकि सर आदिवासी लोग और प्रिमिटिव ट्राइब रिम्स आते नहीं है सर, वो डराते हैं, हेजिटेशन है, साइनेस है सर, इसलिए उनका हॉस्पिटल खोलना उसके लिए अति आवश्यक है। तो हम लोग कर रहे हैं उसको हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल जिसमें कि वो लोग आएगा, रिम्स ना आएगा तो वो आएगा, लेकिन सुविधा उसी अनुसार रहेगा, उतना ही रहेगा। तो हेल्थ के लिए भी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 16 हॉस्पिटल बहुत सक्सेस नहीं हुआ तो हमको लिमिट कर रहे हैं, मतलब प्रमंडल वाइज कर दे रहे हैं ताकि उसमें सभी सुविधा वहां पर विद्यमान होगा। सर नर्सिंग का
और ITI का और B.Ed का हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्डिंग भी बनेगा और क्लासेस भी शुरू करेंगे, OBC के लिए भी, SC के लिए भी, ST के लिए, ये तीनों का प्रावधान होगा। BIT मिश्रा में तीनों के लिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अभी अच्छा एक ही साथ 80 का अपॉइंटमेंट होता है विदेश में सर, BIT मिश्रा से। तो पिछले कल में आप लोगों ने रोक दिया था या किसने रोक दिया था, लेकिन हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से पास किया इसको, और पास किया, और खाना फ्री दे रहे हैं वहां, हॉस्टल फ्री, फीस फ्री, सब कुछ फ्री। BIT मिश्रा जैसे संस्थान से ये चीज किया जा रहा है और ये अच्छे अच्छे रिजल्ट करके निकल रहे हैं। सर एकलव्य विद्यालय को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमको पता है एकलव्य विद्यालय को बढ़ा रहे, 90 हमको प्राप्त हुआ है, उसमें 45 को इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंटेंशन को देखें, मतलब उस चीज को कि उस चीज को कितना हम लोग उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, छोटी चीजें होती है, ठीक है, वृद्धा पेंशन नहीं हुआ या तो अभी समय से नहीं हुआ, ऐसा तो कोई भी आएगा तो ये कहेगा आएगा, ये प्रॉब्लम आएगा, मगर ये चीजें जो अनकंपेरेबल है। हाँ, छात्रवृत्ति वाला योजना, छात्रवृत्ति तो देखिए इसको तो हमको बोलना ही पड़ेगा। आप केंद्र नहीं दीजिएंगे तो हम इतना सारा अंतर रहता है। अगर 100 करोड़ हमारा होता है तो 409, अभी हमारा कम से कम 900 करोड़ रुपया पेंडिंग है, तो उसको कहां से पाएंगे हम? 900 करोड़ रुपया कहां से पाएंगे, कैसे देंगे? लेकिन तब भी माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से हम लोगों ने अपना संसाधन को करने के लिए, अपना संसाधन से विकसित करके अभी उसको नियम को शिथिल करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें प्रयास है हमारा। आप दूसरे चीजों में हम लोगों को ब्लेम लगाते रहते हैं, ब्लेम लगा, इस सब चीजों पर भी तो कुछ ना कुछ हमारे लिए बोलिए, अच्छा बोलिए। 550 सीट का हॉस्टल माननीय मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, रांची में गर्ल्स का एंड बॉयज का, उसके बाद पलामू में गर्ल्स एंड बॉयज का, इसके बाद कहां बन रहा है? देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, चाईबासा। OBC के लिए भी वो चले गए, OBC के लिए भी, SC के लिए भी, चूंकि दुमका में तो आदिवासी है, हजारीबाग में तो आदिवासी कम है, वहां तो OBC पढ़ेगा। 540 चाईबासा, उसी देवघर और धनबाद में भी पढ़ेगा, अभी बनना शुरू हो गया है रांची में दोनों। तो ये चीजें, IAS का कोचिंग करने हैं सर। IAS अभी जो बात कर रहे थे कि IAS का कोचिंग के लिए यहाँ पर जब तक प्रावधान नहीं रहेगा, रामेश्वर सर कह रहे थे कि बिना कोचिंग नहीं होगा, लेकिन उनसे भी बच्चे बिना कोचिंग नहीं हुए हैं और हमारे भी घर के हैं बिना कोचिंग नहीं हुए हैं। तो IAS के लिए बनने के लिए बिना कोचिंग तो अपवाद नहीं निकलते हैं सर। इसीलिए हम लोग दिल्ली में बड़ा फ्लैट खरीद रहे हैं और उस फ्लैट में हम लोग उसको बच्चों को वहां पर वो माहौल देंगे ताकि वहां अच्छे जगहों से पढ़े। और यहाँ भी हिंदपीढ़ी में हम लोग साधारण कोचिंग नहीं है सर, साधारण मोशन का है, मोशन का कोचिंग कोटा का है जो देश का टॉप लेवल में है। फिजिक्स वाला और मोशन दोनों बराबर का है। यहाँ इससे पहले लोअर लेवल का, साधारण लेवल का कोई पढ़ाने जाओ और पढ़ाओ, ऐसा था। तो ये सब हम करना चाह रहे हैं और हम लोग एक कंसेप्ट चेंज किए हैं सर, बृहद भूमपुड़िया, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा, मतलब एक में हर डिस्ट्रिक्ट का कोचिंग भी हो, लाइब्रेरी भी हो, नीचे कल्चरल हॉल भी हो, और बड़ा सा एक 2.5 करोड़ रुपया का, 5 करोड़ का है स्कीम। 5 करोड़ में 2.5 करोड़ का 1000 से लेकर 1500 लोग वहां बैठ के अपना समस्या समाधान, पर्व त्योहार, शादी ब्याह जो करना है करे। और 3 तल्ला का बिल्डिंग जिसमें नीचे कल्चरल और ऊपर कोचिंग और उससे ऊपर लाइब्रेरी। तो ये तो कुछ बेहतर ही है ना सर, इससे पहले हुआ नहीं, तो नया कर रहे हैं तो ये तो बेटर है, मेरा समझ है। तो पोषण योजना जैसे सर कह रहे थे, सर पोषण योजना अनफॉर्चुनेटली किसी कारणों से टेंडर में गड़बड़ हो गई थी, तो 14 ही आदमी पूरे के पूरे टेंडर ले लिए थे। अभी उसको फिर रीटेंडर कर रहे हैं और प्रत्येक हॉस्टल में फ्री खाना रहेगा सर, और वहाँ लाइब्रेरियन भी होगा, गार्ड भी होगा, और वहाँ का जो भी चीजें आवश्यकता पड़ेगी, कुक वगैरह का ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये सभी लोग, मतलब पोषण योजना के अंतर्गत जो हमारा रेजुलेशन है वो सारे रेजुलेशन में ये सब समाहित है सर। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारा चीज हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो अनकम्पेरेबल है। तो इसीलिए नीरा जी उसको वापस ले, हमारा कटौती प्रस्ताव को,
ये सब हमारा कंसेप्ट को देखते हुए मंत्री जी का आग्रह को मान लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार मंत्री हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बस 2 बातों को बता दें माननीय मंत्री जी, जो 7 जिलों में ओबीसी को 0 है आरक्षण, उस पे और क्या ओबीसी को आप 27% आरक्षण दे रहे हैं, ये 2 बातों को क्लियर कर दे महोदय, हम अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे। इस कटौती प्रस्ताव के वक्तव्य में करें 27% ओबीसी की चिंता, ओबीसी के बारे घड़ियाली आंसू बार बार बहाया जाता है महोदय। मैं पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ, और कुछ सदस्य अवगत भी है इस विषय को लेकर के कि ओबीसी का आरक्षण 27% महामहिम राज्यपाल से लेकर के यहाँ से बढ़कर के केंद्रीय गृह मंत्रालय पर पड़ा हुआ है महोदय, और उस मंत्रालय से वहाँ केवल महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाना अनुमोदन होगा महोदय। तो उस विषय को क्यों नहीं बोलते हैं कि गृह मंत्रालय में जाकर उसको करें महोदय। माननीय मंत्री जी, क्या माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, जो मैटर केंद्र का नहीं है, ये 27% तो राज्य का है महोदय। केंद्र का मामला बोल करके बरगलाने का काम वहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूँ। प्रश्न यह है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 21 अरब 88 करोड़ 21 लाख 84,000 रुपये का अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शनिवार दिनांक 14 मार्च 2026 के 10 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।